मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं यहाँ एक कहानी लेकर आया हूँ। अगर आपको यह पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसे जारी रख सकूं। चलिए शुरू करते हैं। स्नातक की परीक्षा समाप्त हो गई। इवोल्यूशन कैंप में 3 छात्र चर्चा के केंद्र में रहे। पहला छात्र कक्षा 1 से हुआंग जिरुई था, जो बैच 101 में प्रथम स्थान पर था। उसका शारीरिक फिटनेस स्कोर 160 से अधिक था और वास्तविक युद्ध मूल्यांकन में उसे एस ग्रेड मिला था। दूसरी छात्रा कक्षा 2 की यू शुएकिन थी, जो लड़कियों में सर्वश्रेष्ठ थी। वह न सिर्फ लड़ने में अच्छी थी, बल्कि उसका लुक भी बेहद अच्छा था। ऐसा कहा गया था कि वह पहले से ही मून वेव के अस्तित्व को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। तीसरा छात्र कक्षा 23 का वांग ये था, जो सामान्य कक्षाओं से अचानक प्रतिभाशाली व्यक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। वह कुलीन वर्ग के छात्रों जितना प्रतिभाशाली नहीं था और उसके पास अच्छे संसाधन या परिस्थितियां नहीं थीं। हालांकि अपनी कड़ी मेहनत पर भरोसा करते हुए उन्होंने 3000 छात्रों के बीच शीर्ष स्थान हासिल किया। उनके एस ग्रेड युद्ध मूल्यांकन ने उन्हें इवोल्यूशन कैंप के 3 प्रमुख संस्थानों के विशेष विभागों में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त बना दिया। मून वेब। वांग ये ने अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित किया। पानी के टपकने की आवाज सुनाई दी और उसके मन में एक सुंदर दृश्य उभर आया। यह बहुत नम था। तभी उसके होश उड़ गए। जीवन शक्ति की एक बड़ी मात्रा, सर्वव्यापी ब्रह्मांडीय ऊर्जा, साथ ही असीम आकाश में एक हल्का सा स्पष्ट अस्तित्व। भले ही वह बहुत दूर था, फिर भी वह उसे सूरज की रोशनी की तरह हल्का हल्का महसूस कर सकता था। दरार, बाथरूम का दरवाजा धक्का देकर खोला गया। शुमेंगो, जो एक सफेद तौलिया में लिपटा हुआ था, बाहर चला गया। उसका गोरा और चिकना चेहरा पानी की बूंदों से ढका हुआ था। वह धीरे से मुस्कुराई और उसके पास बैठ गई। आप किस बारे में सोच रहे हैं? आगे और पीछे के बारे में सोच रहा हूँ, वांग ये ने पलकें झपकाई। नहीं, मैं इसे अब और नहीं सह सकता। शुमेंगो ने अपनी चमकती आंखों से वांग ये को देखा। अब क्या आपने कभी सोचा है कि इवोल्वर बनने के बाद आप किस संगठन में प्रवेश करेंगे? वह बहुत दूर है। वांग ये ने उसकी कोमल कमर पकड़ ली। मुझे पहले इवोल्यूशन ड्रग का इंजेक्शन लगाना होगा और एक इवोल्वर बनना होगा। फिर 3 प्रमुख इवोल्वर संगठनों में से एक में शामिल होने से पहले मुझे नौसिखिया परीक्षण पास करना होगा। मुझे अपने विचार बताओ, शुमेंगो ने धीरे से कहा। वांग ये ने इसके बारे में सोचा और कहा, 3 विशेष विभागों में से जीन पार्क का फ्यूचर सेंटर घर के करीब है। इवोल्वर्स के पोषण के लिए इसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें स्वतंत्रता की उच्चतम डिग्री है। प्रशिक्षण के अलावा मुझे किसी और चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। सभी संसाधन देश द्वारा प्रदान किए जाएंगे, जो काफी अच्छा है। बेस डिफेंस डिवीजन के संरक्षक विभाग के पास 3 प्रमुख विकसित संगठनों के बीच सबसे अधिक अधिकार और प्रभाव है। इसमें भविष्य में पदोन्नति के लिए बहुत जगह है और इसके संसाधन फ्यूचर सेंटर के बाद दूसरे स्थान पर हैं। मुझे सभी प्रकार के राक्षसों से निपटना होगा और बहुत सारे मिशन होंगे। कुल मिलाकर यह बुरा नहीं है। जहां तक विकास शिविर की बचाव टीम का सवाल है, यह बहुत निस्वार्थ है और मिशन बहुत जटिल है। मैं इस पर विचार नहीं कर रहा हूँ। वांग ये ने शुमेंगो की ओर देखा, जिसने अपना सिर थोड़ा नीचे झुका लिया। उसकी आवाज में थोड़ी निराशा थी। वह जानता था कि वह क्या सोच रही थी। चिंता मत करो, चाहे मैं कहीं भी जाऊं, हमारा रिश्ता नहीं बदलेगा। वास्तव में शुमेंगो की आंखें खुशी से भर गईं। वांग ये ने सिर हिलाया। पिछले महीने में 2 लोग ऐसे थे जिनका वह सबसे अधिक आभारी था। बचाव दल में से एक था सोंग शिरुई। उसने उसके शरीर को जंगल में सुरक्षित रखा था ताकि उत्परिवर्तित राक्षस उसे फाड़ न दें। अगर मौका मिले तो उसे उसका बदला अवश्य चुकाना होगा। दूसरा शुमेंगो था, जो उसका इलाज कर रहा था और उसे गर्म कर रहा था। 3 दिन बाद इवोल्यूशन दवा प्राप्त करने वाले लोगों की सूची की घोषणा की जाएगी। मुझे पहले इवोल्वर बनना होगा। वांग ये ने शुमेंगो का कोमल आलिंगन छोड़ दिया और जीवन विकास पद्धति को विकसित करना जारी रखा। 24 दिसंबर को छात्र अपने अपने छात्रावासों में थे और इंट्रानेट को ताजा कर रहे थे। दोपहर को उन लोगों की सूची जारी की जाएगी जो इवोल्यूशन दवा ले सकते हैं। मूल रूप से जिन छात्रों ने व्यापक शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी, जिनका शारीरिक फिटनेस स्कोर मानक तक था और जिनका मुकाबला मूल्यांकन एफ ग्रेड नहीं था, वे लंबी सूची में प्रवेश कर सकते थे। मैं समझ गया। हाँ, मैं इवोल्वर बन सकता हूँ। इतनी जल्दी खुश मत होइए। इवोल्यूशन दवा की मृत्यु दर कम नहीं है। आइए पहले बीमा के रूप में अपने बैंक कार्ड पासवर्ड का आदान प्रदान करें। कम से कम अगर हमें कुछ होता है तो बैंक को हमारी मृत्यु से कोई लाभ नहीं होगा। अरे, आपका कर्ज पहले ही देर से चुका है। जैसे ही 20 कक्षा के छात्र जश्न मना रहे थे, अचानक किसी को एहसास हुआ कि कुछ गलत हो गया है। देखो, क्या वांग ये उन लोगों की सूची में नहीं है जिन्हें इवोल्यूशन दवा मिलेगी? हाँ भाई, ये की आईडी W10122323 है। ठीक है, वह वास्तव में सूची में नहीं है। क्या चल रहा है? भाई ये को इवोल्यूशन दवा का इंजेक्शन क्यों नहीं दिया जा सकता? क्या ऐसा हो सकता है कि उसके स्नातक परीक्षा परिणाम इतने अच्छे थे कि उसे विशेष विभागों द्वारा पहले ही भर्ती कर लिया गया था? बकवास। इवोल्यूशन कैंप में जल्दी भर्ती नहीं होती है। हर किसी को पहले इवोल्यूशन दवा का इंजेक्शन लगाना होगा और नौसिखिया परीक्षण में भाग लेना होगा। उसके बाद ही वे इवोल्वर्स के लिए 3 प्रमुख संगठनों में शामिल हो सकते हैं। मेरे अनुभव के आधार पर इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वांग ये के शरीर में कोई समस्या है। हा। छात्रावास में यू ताऊ दिल खोलकर हंसने से खुद को नहीं रोक सका। उन्होंने सूची को बार-बार देखा और उन्हें पूरा यकीन था कि वांग ये की आईडी उस पर नहीं थी। पिछले कुछ दिनों का अवसाद और नाखुशी तुरंत बादलों में बदल गई। क्या वांग ये अद्भुत नहीं था? क्या वह शारीरिक स्वस्थता की दृष्टि से सामान्य कक्षाओं में प्रथम स्थान पर नहीं था? क्या उन्हें युद्ध मूल्यांकन में एस ग्रेड नहीं मिला? क्या फायदा था? यदि वांग ये को इवोल्यूशन दवा का इंजेक्शन नहीं दिया जा सका, तो उनका शारीरिक फिटनेस स्कोर कभी भी 200 से अधिक नहीं होगा, भले ही उन्होंने लाइफ इवोल्यूशन तकनीक को सीमा तक विकसित किया हो। इसके विपरीत, जब तक उसने अपना विकास सफलतापूर्वक पूरा कर लिया और एक उन्नत विकास तकनीक विकसित की, वह बहुत जल्दी आनुवंशिक योद्धा बनने में सक्षम हो जाएगा। उस समय वह वांग ये की पिटाई करेगा। लेवल 1 जेनेटिक योद्धा का शारीरिक फिटनेस स्कोर कम से कम 250 था। आप खत्म हो चुके हैं। यू हेताओ की मुस्कान बेलगाम थी। जब वह इवोल्वर बन गया, तो यह वांग ये की मृत्यु होगी। अच्छी बात है कि आप पीछे हट गए और उसके साथ दोबारा नहीं मिले। हुआंग जू ने उसकी छाती थपथपाई। हाँ। झाओ शियाओयू ने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर देखा। वह इस बात को लेकर असमंजस में थी कि क्या उसे वांग ये के साथ वापस आने का मामला उठाना चाहिए। वांग ये के शांत और उदासीन रवैये के कारण उसके लिए यह पता लगाना असंभव हो गया कि वह क्या सोच रहा था। सौभाग्य से, देखिए, उस समय हमारा निर्णय सही था। हुआंग जू मुस्कुराया। यदि वह इवोल्वर नहीं बन सकता है, तो वह बेस सिटी में लौटने के बाद ही नौकरी पा सकता है। वह एक शरणार्थी है और उसके परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है। यदि आप उसके साथ हैं, तो आपको केवल नुकसान होगा। आपका कोई भविष्य नहीं होगा। हाँ। झाओ जियाओयू ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया। इस बार उसे सचमुच राहत मिली। वे दोनों एक ही राह पर नहीं थे। इवोल्वर बनने के बाद वह वांग ये से ऊपर हो जाएंगी। भूतल हॉल की दूसरी मंजिल। वांग ये ने धक्का देकर दरवाजा खोला और प्रवेश किया। उसने मेज पर बैठे 3 प्रशिक्षकों पर नजर डाली। बाई ओर कक्षा 23 का प्रशिक्षक था, दाई ओर बैच 101 के सभी छात्रों का मुख्य प्रशिक्षक था और बीच में प्रशिक्षक जो था, जिसने वास्तविक युद्ध मूल्यांकन के दौरान उसके साथ हाथापाई की थी। बैठना। मुख्य प्रशिक्षक ली, जो दाहिनी ओर बैठे थे, ने अपना हाथ लहराया। वांग ये ने सिर हिलाया और बैठ गए।
क्या आपने विकासवादी दवा की सूची देखी है? प्रमुख प्रशिक्षक ली ने पूछा। हाँ, वांग ये ने उत्तर दिया। भले ही हेड इंस्ट्रक्टर ली ने उसकी तलाश नहीं की, फिर भी उसने जवाब मांगने की योजना बनाई। क्यों? आपके बाल और रक्त परीक्षण के परिणाम आ गए हैं। यह मानक के अनुरूप नहीं है। यह दवा की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। मुख्य प्रशिक्षक ली सीधे मुद्दे पर आए। वांग ये के दिमाग में एक सवालिया निशान उभर आया। क्या क्या ऐसा हो सकता है कि वह नेगेटिव था? प्रमुख प्रशिक्षक ली ने कहा, आपके रक्त में उत्परिवर्तित राक्षसों के रक्त क्रिस्टल के अवशेष हैं। सीधे शब्दों में कहें तो आप दूषित हो चुके हैं। लेकिन मैंने परिवर्तन नहीं किया। वांग ये समझ गया, लेकिन वह अभी भी थोड़ा भ्रमित था। यदि रक्त क्रिस्टल की सांद्रता अधिक नहीं है और आपका शरीर पर्याप्त मजबूत है, तो आप उत्परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। विकास दवा में निहित विकास पदार्थ अनिवार्य रूप से एक अन्य प्रकार का रक्त क्रिस्टल है। यदि आपको इसका इंजेक्शन दिया जाता है, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि संघर्ष होगा। वांग ये ने सिर हिलाया। उसके शरीर में बचे उत्परिवर्तित राक्षसों के रक्त क्रिस्टल संभवतः जंगल में प्रशिक्षण के शुरुआती चरणों में लगातार चोटों के कारण थे। क्या कोई समाधान है? वांग ये ने 3 प्रशिक्षकों को देखा। यदि नहीं, तो उन्होंने उसे विशेष रूप से नहीं बुलाया होता। आपके पास 3 विकल्प हैं। प्रशिक्षक जियो ने वांग ये की ओर देखा। सबसे पहले अपने रक्त में दूषित रक्त क्रिस्टल को हटाने के लिए उपचार प्राप्त करें। फिर आपको इवोल्यूशन दवा का इंजेक्शन लगाया जाएगा। इसमें कितना समय लगेगा? वांग ये ने पूछा। 3 महीने, प्रशिक्षक जियो ने कहा। हालांकि रक्त क्रिस्टल को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है, हालांकि कम से कम 90% खत्म हो जाएंगे। इस अवधि के दौरान आपको शिविर में रहना होगा और बाहर जंगल में नहीं जा सकते। वांग ये ने सिर हिलाया। दूसरा, इवॉल्वर बनना छोड़ दो। प्रशिक्षक जियो की आंखें अफसोस से चमक उठी। सर्जरी के बाद भी आपकी रक्त कोशिकाओं में कुछ रक्त क्रिस्टल अवशेष बने रहेंगे। आपके विकास के विफल होने की संभावना सामान्य छात्रों की तुलना में बहुत अधिक होगी। कितना ऊंचा? वांग ये ने पूछा। 3 से अधिक बार। आपकी वर्तमान शारीरिक शक्ति के साथ विफलता की संभावना लगभग 30% है। प्रशिक्षक जियो रुक गया। भले ही आप जीवन विकास तकनीक को सीमा तक विकसित करते हैं और आपकी शारीरिक फिटनेस 200 के करीब है, विफलता दर अभी भी 20% के आसपास है। वांग ये ने सिर हिलाया। तीसरा, मैं प्रक्रियाओं से गुजर सकता हूं और विकास फल के लिए आवेदन करने में आपकी मदद कर सकता हूं। प्रशिक्षक जियो ने वांग ये की ओर देखा। लेकिन नियमों के अनुसार आपके पास उपचार प्राप्त करने का समय नहीं हो सकता है। आपको अन्य छात्रों की तरह ही विकास शुरू करना होगा। विकास की संभावना क्या है? वांग ये ने पूछा। 40% सफलता, 30% उत्परिवर्तन, 30% मृत्यु। प्रशिक्षक जियाओ के शब्द तीखे थे। वांग ये हंसे। तो फिर मुझे तुम लोगों को परेशान करना पड़ेगा। वह खड़े हुए और अपना आभार व्यक्त करने के लिए थोड़ा झुके। वांग ये, इसके बारे में फिर से सोचें। उपचार पूरा करना और 3 महीने के बाद विकसित होना बेहतर है। प्रमुख प्रशिक्षक ली ने गंभीरता से कहा। नहीं धन्यवाद, वांग ये ने मना कर दिया। 3 महीने तक इंतजार करें। सर्वनाश में प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अर्थ एक अतिरिक्त परिवर्तन था। इसके अलावा यू ताओ की ताकत 3 महीनों में बहुत आगे होगी। उस समय उसकी मृत्यु दर केवल अधिक होगी। चूंकि आपने निर्णय ले लिया है, मैं विकास फल के लिए आवेदन करने में आपकी सहायता करूंगा। प्रशिक्षक जियाओ मुस्कुराए। उन्होंने वांग ये के साहस की प्रशंसा की। इवोल्वर बनना कांटों भरा रास्ता था। यदि कोई कठिनाइयों का सामना करते हुए पीछे हट गया, तो उसकी भविष्य की उपलब्धियां सीमित हो जाएंगी। जब उन्होंने टिंडर योजना के लिए साइन अप किया था, तो उन्होंने विकसित होने के लिए रक्त सागर के पानी को अवशोषित कर लिया था। उन्होंने सचमुच अपना जीवन दांव पर लगा दिया था। धन्यवाद, वांग ये घूमे और चले गए। 40% सफलता दर। यह पहले से ही बहुत अधिक था। उसे विश्वास नहीं था कि उसकी किस्मत इतनी खराब होगी कि वह दूसरी बार मर जाएगा। 27 दिसंबर, सुबह 7 बजे। वेस्ट कैंप, जमीनी स्तर। बैच 101 की नाम सूची में शामिल छात्र क्रमबद्ध तरीके से एक के बाद एक पहुंचे। उनकी अभिव्यक्तियां अलग-अलग थीं, या तो घबराई हुई, भयभीत, आशावादी या उत्साहित। इवोल्यूशन ड्रग का इंजेक्शन लगाना एक बहुत बड़ा जुआ था। 3 संभावनाएं थीं। 1 सफल विकास, जहां किसी का जीन बदल जाएगा। तब किसी की चेतना मूनवेव से जुड़ जाएगी और एक सच्चा इवोल्वर बन जाएगी। 2 उत्परिवर्तन घटित होगा, जहां एक लाल बत्ती अलार्म दिखाई देगा। शरीर में दवा के प्रति तीव्र अस्वीकृति प्रतिक्रिया होगी और व्यक्ति के जीन नष्ट हो जाएंगे, जिससे शरीर को स्थायी क्षति होगी। वह या किसी के जीन में परिवर्तन होगा और वे अमानवीय राक्षसों में विकसित होंगे। 3 विकास विफल हुआ, जिससे मृत्यु हुई। इवोल्यूशन कैंप के छात्रों की मृत्यु दर इतनी अधिक होने का कारण इवोल्यूशन दवा थी। कक्षा 23 के छात्र अपने प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में एकत्र हुए। जब उन्होंने वांग ये को देखा, तो सभी छात्रों के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। यू ताओ विशेष रूप से भ्रमित था। वह पूछना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि कहीं उसके चेहरे पर फिर से थप्पड़ न पड़ जाए। वांग ये, क्या आप सूची में नहीं हैं? लुयोंग पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सका। हाँ, वांग ये ने सिर हिलाया, लेकिन प्रशिक्षक ने मुझे विकास फल के लिए आवेदन करने में मदद की। हंगामा मच गया और साथ ही हर तरह की ईर्ष्यालु और घृणास्पद नजरें भी उठने लगीं। विकास फल एक ऐसे पौधे द्वारा उत्पन्न फल था जो विकसित हो चुका था। यह बहुत दुर्लभ था। इसमें मौजूद विकास पदार्थ सौम्य और अवशोषित करने में आसान था, जिससे सफलता दर विकास दवा की तुलना में बहुत अधिक थी। उनमें से बहुत से लोग जानते थे कि यू ताओ ने वांग ये के विकास फल को चुरा लिया है। तो क्या हुआ? वर्तमान वांग ये ने न केवल सभी पहलुओं में यू ताओ को पीछे छोड़ दिया। इसके अलावा उन्हें भाग्य पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी। स्नातक परीक्षा में अपनी असाधारण क्षमता दिखाने मात्र से ही इवोल्यूशन कैंप ने उन्हें सीधे तौर पर एक विकास फल दे दिया था। भविष्य में उनके और यू ताओ के बीच का अंतर और भी बड़ा हो जाएगा। असेंबली स्क्वायर में सूरज की एक किरण चमकी। विशाल डिस्प्ले स्क्रीन पर हुआक्सिया विशेषज्ञों और सुपर राक्षसों के बीच लड़ाई चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि प्रत्येक तलवार और प्रत्येक ब्लेड मानव की सीमा से कहीं अधिक दुनिया को विभाजित करने में सक्षम है। विशेषज्ञ हल्की गति से यात्रा करते हुए हवा में लड़ सकते थे। उनके शरीर राक्षसों से भी अधिक शक्तिशाली थे। वे बेघर शरणार्थियों को बचा रहे थे। उन्होंने हुआक्सिया बेस सिटी की रक्षा की। वांग ये ने स्क्रीन की ओर देखा। हालांकि उसने इसे अनगिनत बार देखा था, फिर भी यह रोमांचकारी था और हर बार जब वह इसे देखता था तो उसका खून खौल उठता था। हालांकि वह थोड़ा लालची और व्यभिचारी था, लेकिन यह मानव स्वभाव था। इससे उनके सच्चे देशभक्त हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वीडियो के अंत में काले युद्ध सूट में एक ठंडा दिखने वाला युवक हवा में एक चमकदार करिपान से वार करता है और 8 गहरे हरे रंग के हंसिया अंगों के साथ एक मानव जैसे मकड़ी दानव को मार डालता है। करिपान ऊर्जा के झटके ने एक गगनचुंबी इमारत को भी जमींदोज कर दिया। उससे कुछ ही पीछे सफेद कपड़ों में एक पवित्र और निष्कलंक लड़की ने अपनी बाहें हवा में फैला रखी थीं। स्क्रीन के माध्यम से भी हड्डी भेदी ठंडक महसूस की जा सकती थी। उसने कई मंजिल लंबे एक महादैत्य को जमाकर मूर्ति बना दिया और उसे तुरंत चकनाचूर कर दिया। हुआक्सिया में सबसे मजबूत व्यक्ति और मानवता में भी सबसे मजबूत व्यक्ति याओ। हुआक्सिया में नंबर 1 क्षमता वाला उपयोगकर्ता और दुनिया में तीसरा जूलिंग। बेशक वांग ये ने उन्हें पहचान लिया। वर्तमान में हुआक्सिया में 2 सबसे हॉट हीरो दोनों बहुत छोटे थे। ये दोनों इवोल्यूशन कैंप से नहीं थे। एक के बाद एक आधार शहरों की स्थापना के बाद 2046 में इवोल्यूशन कैंप की स्थापना की गई थी। ब्लू प्लैनेट एलायंस ने क्रमबद्ध तरीके से मानव विकास के लिए सर्वोत्तम मार्ग तलाशना शुरू किया। यहाँ तक कि छात्रों का पहला बैच भी केवल 4 वर्षों से खेती कर रहा था।
इस समय विश्व में 2 प्रकार के उच्च कोटि के विशेषज्ञ थे। पहला प्रकार मानव इवोल्वर्स था जो वर्ष 2045 में अराजकता और निराशा से उभरे थे जब पहली बार आपदा आई थी। उन्होंने या तो हताशा से विकसित होने के लिए रक्तसागर का पानी पिया या याओ जैसे लाल बारिश को अवशोषित करके अनजाने में विकसित हुए। दूसरा प्रकार 2045 के अंत से 2046 की शुरुआत तक इवोल्वर्स था। प्रत्येक देश ने टिंडर के बैचों के बाद बैचों का सावधानीपूर्वक चयन किया था। वे या तो सैनिक थे जो मृत्यु से नहीं डरते थे, असाध्य बीमारियों से ग्रस्त रोगी थे, या शरणार्थी थे जिनके पास कोई अन्य रास्ता नहीं था, जैसे कि जुलिंग। वे मानव जाति के अग्रदूत हैं, बहादुर योद्धा हैं जिन्होंने रास्ता खोला, और मजबूत योद्धा जो हुआक्सिया की रक्षा करते हैं। मुख्य प्रशिक्षक अंतिम भाषण दे रहे थे। उनकी तेज और स्पष्ट आवाज पूरे चौराहे पर फैल गई और हर छात्र के कानों में पड़ी। अतीत में विकास के लिए जीवित रहने की संभावना कम थी। उन्होंने जीवन विकास तकनीक की खेती नहीं की और 100 में से केवल एक ही रक्तसागर का पानी पीने से बच पाया। वैज्ञानिक अनुसंधान की प्रगति और इवोल्वर्स के निस्वार्थ समर्पण के साथ अनुसंधान संस्थान ने इवोल्वर्स के रक्त का उपयोग विकास पदार्थों को निकालने, विकास दवाओं की पीढ़ियों पर शोध और सुधार करने के स्रोत के रूप में किया। इस प्रकार दवा के प्रति शरीर की अस्वीकृति बहुत कम हो गई है और अनुकूलता अधिक हो गई है। विकास की संभावना बहुत बढ़ गई है। अब लाइफ इवोल्यूशन तकनीक के साथ 5वीं पीढ़ी की इवोल्यूशन दवा की विफलता दर न्यूनतम हो गई है। हालांकि आप सभी को अभी भी यह याद रखने की जरूरत है कि जब आप एक निराशाजनक स्थिति का सामना कर रहे हो तो आपको हार नहीं माननी चाहिए। आपको अपने दृढ़ संकल्प पर कायम रहना होगा और जीतना होगा, हुक्सिया के पूर्वजों की तरह। अब मैं विकास की शुरुआत की घोषणा करता हूँ। 10 मेडिकल केबिनों ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया। छात्र प्रत्याशा के साथ कतार में खड़े थे। इंजेक्शन व्यवस्थित तरीके से लगाए गए। छात्र अपनी बारी पर बाहरी दुनिया से अलग, पूरी तरह से बंद मेडिकल केबिन में प्रवेश करेंगे। शोधकर्ताओं ने मेडिकल केबिन में डेटा की निगरानी की और उसे रिकॉर्ड किया, जबकि मेडिकल स्टाफ मरीज का इलाज कर रहा था। यदि छात्र एक गैरमानवीय राक्षस में बदल जाता है, तो केबिन में आनुवंशिक योद्धा उसे निर्दयता से मार देंगे। लुयोंग ने कांपती आवाज में वांग ये को ये सब बताया था। वह बहुत घबराया हुआ था। पहली बार कौन नर्वस नहीं होगा? एक बार सुई डालने के बाद यदि रक्तस्राव नहीं हुआ तो क्या प्रक्रिया रुक जाएगी? अगर किसी का खून ही न बहे तो क्या वह घबरा जाएगा? ज्यादा मत सोचो, मुझे पहले इवॉल्वर बनना है। यू ताऊ की आईडी W10123115 थी, जो वांग ये से आगे थी। हालांकि वांग ये के विकास फल प्राप्त करने की बात ने उन्हें बहुत असहज कर दिया, लेकिन उन्हें इसके बारे में न सोचने के लिए खुद को मजबूर करना पड़ा। युद्ध मूल्यांकन का पाठ अभी भी उसके मन में ताजा था। यू हेताओ ने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। फिर वह मेडिकल केबिन में घुस गया। आधे घंटे बाद W10122323 वांग ये दल ने हेच खोला। वांग ये ने सिर हिलाया और अपनी पहचान सत्यापित करने के बाद प्रवेश किया। पिताजी। केबिन का दरवाजा धड़ाम से बंद और बंद हो गया। वहां कीटाणुनाशक की तेज गंध के साथ खून का हल्का सा मिश्रण था। वांग ये की नजर सफेद केबिन पर पड़ी, जिसके अंदर एक कीटाणुनाशक और शुद्धिकरण मशीन के साथ साथ केबिन के केंद्र में एक विशाल सीटी जैसी मशीन लगी हुई थी। बाईं ओर चश्मा पहने एक शोधकर्ता था और दाईं ओर पूरी तरह से सशस्त्र मेडिकल स्टाफ था। सींगदार कवच पहने एक लंबा आदमी दीवार के पास खड़ा था। उसने अपनी बाहें मोड़ रखी थी और आंखें बंद थीं। वह अभिव्यक्तिहीन था, लेकिन उसने भारी दबाव छोड़ दिया। वेस्ट कैंप का एक आनुवंशिक योद्धा। वह विकास प्रक्रिया के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं या उत्परिवर्तन को रोकने के लिए वहां मौजूद था। अपने जूते उतारो और लेट जाओ, पुरुष डॉक्टर ने वांग ये से कहा। काका काका। 4 घंटियां बजीं। वांग ये के हाथ और पैर ठीक हो गए थे। उसकी कमर पर एक बकल दिखाई दिया और कंप्यूटर डेटा से जुड़ गया। मशीन ने उसके शरीर को मशीन में घुमा दिया। इंजेक्शन पूरी तरह से बंद माहौल में लगाया गया। मानवीय त्रुटि और आनुवंशिक उत्परिवर्तन की संभावना से बचने के लिए इसे पूरी तरह से मशीन से संचालित किया गया था। वांग ये के सामने की रोशनी धीरे-धीरे गायब हो गई और उसकी जगह मशीन के ठंडे इंटीरियर ने ले ली। वांग ये की दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। उसके सिर के पीछे की धातु की प्लेट धीरे-धीरे गिर गई और सीमित स्थान में केवल सांस लेने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। अपना मुंह खोलो, एक आवाज आई। वांग ये ने अपना मुंह खोला और एक यांत्रिक हाथ से एक गोल फल पकड़ लिया। इससे पहले कि वह फल देख पाता, वह उसके मुंह में डाला जा चुका था। लेकर खाना निगलना आसान नहीं है। वांग ये ने अभी अपने दिल में शिकायत खत्म ही की थी कि फल उसके मुंह में पिघल गया। एक पल में उसके शरीर में भारी मात्रा में ऊर्जा प्रवाहित हुई और उसके पूरे शरीर में फैल गई। यह यहाँ था। एक और विकास फल। वह अभी वाले से अलग है। उसे फल इवोल्यूशन कैंप द्वारा दिया गया था। दोनों डॉक्टरों ने स्क्रीन की ओर देखा और बातचीत की। हम सफलता दर इतनी कम, केवल 45% क्यों है? शोधकर्ता ने अपना सिर भी नहीं उठाया और कहा, उसके शरीर में उत्परिवर्तित राक्षसों के रक्त क्रिस्टल हैं, इसलिए कई और चर हैं। संभावना केवल एक संदर्भ है। यह सटीक नहीं है। वर्तमान बड़े डेटा के अनुसार रक्तसागर के पानी का उपयोग करने वाले विशेषज्ञों के पहले बैच की सफलता दर 1% भी नहीं हो सकती है। महिला डॉक्टर ने दीवार के सहारे झुके हुए बेल्सिंग आनुवंशिक योद्धा को देखा और कहा, बैच 101 के लिए इंजेक्शन लगभग पूरा हो चुका है। कैप्टन टोंग, आप अंकुरों के इस बैच के बारे में क्या सोचते हैं? उनमें से कितने आपकी बचाव टीम में प्रवेश कर सकते हैं? बेल्सिंग वाले आनुवंशिक योद्धा ने अपनी आंखें खोली और भावहीन होकर कहा, वे केवल कायरों का एक समूह है जिन्होंने कभी आधार शहर नहीं छोड़ा है। वे नहीं जानते कि असली राक्षस कितने डरावने हैं। बचाव दल, उन्हें पहले नौसेखिया परीक्षण से बचना होगा। बीप बीप बीप। जैसे ही वह बोल रहा था, मशीन ने अचानक अलार्म बजा दिया और लाल बत्ती जला दी। मेडिकल स्टाफ के हाव-भाव तुरंत बदल गए और वे तुरंत स्थिति में आ गए। बेल्सिंग वाले आनुवंशिक योद्धा ने अपना सिर उठाया। उसका लंबा और मांसल शरीर सीधा खड़ा था और उसकी बर्फ जैसी ठंडी आंखों से ठंडी रोशनी निकल रही थी। लाल बत्ती अलार्म का मतलब था कि छात्र ने विकास प्रक्रिया में उत्परिवर्तन किया था। केवल 2 संभावनाएं थीं। या तो छात्र के जीन नष्ट हो जाएंगे और उसका शरीर स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएगा, या उसके जीन बदल जाएंगे और वह एक अमानवीय राक्षस में विकसित हो जाएगा। थोड़ी देर और प्रतीक्षा करें। शोधकर्ता जिसने शुरू से अंत तक डेटा की निगरानी की और अपने चश्मे को समायोजित किया, रक्त क्रिस्टल अभी भी शरीर में प्रतिक्रिया कर रहे हैं और प्रक्रिया अभी तक समाप्त नहीं हुई है। छात्र का जीवन अच्छी स्थिति में है और उसकी इच्छाशक्ति बहुत मजबूत है। थम 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 थम। वांग ये के अंग अनियंत्रित रूप से कांपने लगे। उसने अपना जबड़ा भींच लिया, उसकी आंखें खून से लथपथ हो गईं। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि वह फंस गया था, तो वह पहले ही बंधनों से मुक्त हो चुका होता और पागल होने की कगार पर था। उसके शरीर में शक्तिशाली और भयानक ऊर्जा का संचार हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई घर या आराम करने की जगह नहीं मिल रही है। वांग ये खून से लथपथ थी और फंसी हुई थी। उसे स्पष्ट रूप से पता था कि क्या हुआ था, लेकिन उसे इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में केवल शब्दों की एक पंक्ति उभरी, स्वर्ग प्रतिभाओं से ईर्ष्या करता था। इच्छा। वांग ये ने अपने दांत पीस लिए और उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भर गईं। वह जीवित रहने के लिए सबसे पहले अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति का उपयोग करेगा। यदि उसका विकास विफल हुआ, तो ऐसा ही होगा। जब तक वह इससे बच सकता है, उसके पास चीजों को बदलने का मौका रहेगा। छोड़ देना कदापि नहीं। अरे कितना बड़ा अन्याय है। मैं वास्तव में एक इवॉल्वर बनना चाहता हूँ। लानत है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे जीवित रहना चाहिए। मैंने अभी तक शादी नहीं की है।
मैंने अभी तक डॉक्टर शू के साथ उनकी वर्दी में नहीं खेला है। मुझे दूसरी, तीसरी या चौथी मालकिन नहीं मिली। मैंने अभी तक थ्रीसम नहीं किया है। सुनहरे बालों वाली सुंदरिया, अंतरराष्ट्रीय मॉडल, समलैंगिकों, एनीमे लड़कियां, प्यारे, नहीं वो लड़कियों। मैंने इसके साथ ऐसा नहीं किया है या तो महिला हस्तियां। जीवित रहने की वांग ये की दृढ़ इच्छाशक्ति ने उसके खून के हर हिस्से को खौला दिया और उसे अटल बना दिया। उसके मन की गहराइयों में तरंगें प्रकट हुई और प्रकाश का एक धब्बा जिससे वांग ये परिचित था प्रकट हुआ। उनकी प्रतिभा, इंटरफेस, यह प्रकाश की एक चमकती गेंद थी जो जेड नक्काशी की तरह दिख रही थी। यह शुद्ध और दोष रहित था और उसे स्पष्ट रूप से संख्या 6 दिखाई दे रही थी। कुछ ही समय बाद जेड प्रकाश की गेंद ने चकाचौंध रोशनी उत्सर्जित की। प्रचंड मात्रा में ऊर्जा मुक्त हुई और उसके मस्तिष्क की गहराइयों का बहुत विस्तार हुआ। उसकी आत्मा की गहराइयां कांप रही थीं। उस क्षण में उनकी चेतना अत्यंत स्पष्ट हो गई और इस क्षण उनका जीवन उदात्त हो गया। जागृत क्षमता उपयोगकर्ता, प्रारंभिक जीवन, प्रारंभिक ग्रह उपस्तरीय जीवन। उनका विकास सफल रहा। वांग ये को सुख आश्चर्य हुआ जब उसने अपने सामने परिचित सूचनाएं देखीं। जैसा कि अपेक्षित था, उसका रुखा नहीं, उसकी प्रतिभा विश्वसनीय थी। हालांकि यह उनकी अपेक्षा से बहुत अलग था, परिणाम बहुत प्रभावशाली था। उन्होंने न केवल अपना विकास पूरा किया, बल्कि उन्होंने शुरुआती इवोल्वर्स के बीच एक दुर्लभ क्षमता भी जागृत की। वह एक क्षमता उपयोगकर्ता बन गया था। मेडिकल केबिन के अंदर मेडिकल स्टाफ जो पूरी तरह से इंतजार कर रहे थे, तब दंग रह गए जब उन्होंने मशीन की लाल बत्ती को हरा होते देखा। क्या वह सफल हुआ? क्या वह असफल हो गया? या मशीन खराब हो गई थी? असंभव, यह कैसे संभव है? शोधकर्ता ने खुद से बुदबुदाया और डेटा की जांच करते हुए अपना सिर हिलाया। म्यूटेशन को उल्टना और सफलतापूर्वक विकसित करना बहुत दुर्लभ है। दरार। जैसे ही वांग ये को बाहर भेजा गया, सीलबंद धातु बोर्ड उठ गया और उपकरण बजने लगा। एनेस्थेटिक तैयार करो, महिला डॉक्टर ने सर्जिकल लाइट चालू कर दी। भले ही विकास सफल हुआ या नहीं, सबसे पहली चीज उसका इलाज करना था। वह थोड़ा आगे झुकी और वांग ये की आंखें खोली। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? यह बहुत बड़ा है। वांग ये ने अपना वाक्य पूरा नहीं किया। महिला डॉक्टर ने अपना सिर नीचे कर लिया। शोधकर्ता की ओर देखते ही पुरुष डॉक्टर के मुंह के कोने थोड़े हिल गए। बाद वाले ने अपने माथे से पसीना पोंछा और गंभीरता से कहा, उनके शरीर में कोई रक्त क्रिस्टल प्रतिक्रिया नहीं है। उनके शारीरिक कार्य अच्छे हैं। उनके विभिन्न संकेतक लगातार बढ़ रहे हैं। उनकी प्रतिक्रिया सामान्य है। उत्परिवर्तन के कोई संकेत नहीं है। सर्जरी शुरू करें। महिला डॉक्टर ने स्केल पेन उठाया। वेस्ट कैंप मुख्य हॉल। यू हिताओ अपने अपार्टमेंट कार्ड और नौसिखिया उपकरण इकट्ठा करने के लिए पंजीकरण कर रहा था। वह अन्य विद्यार्थियों की तरह ही उत्साहित था। वह अंततः एक इवोल्वर बन गया था। इसके अलावा उनके शरीर की विकास दर 100% से अधिक होने का अनुमान लगाया गया था। अचानक हंगामा मच गया। कई शोधकर्ता और डॉक्टर हॉल से होते हुए असेंबली स्क्वायर की ओर दौड़ पड़े। क्या हुआ? यू हिताओ ने पूछा। मैंने सुना है कि एक छात्र ने विकास फल को अवशोषित कर लिया और उसके शरीर ने इसे अस्वीकार कर दिया। स्टाफ ने बिना ऊपर देखे जानकारी दर्ज करते हुए कहा। विकास का फल अस्वीकृति? कौन सा क्लास? यू हिताओ का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने अपनी खुशी दबा दी। सामान्य कक्षाओं में बहुत से विद्यार्थियों के पास विकासवादी फल नहीं थे। इस समय यह लगभग निश्चित था कि यह कौन था। मुझे नहीं पता। स्टाफ सदस्य ने रूम कार्ड सक्रिय किया और इसे यू हिताओ को सौंप दिया। अपना उपकरण इकट्ठा करने के बाद शिक्षक की तलाश करें। वह आपको अपनी नई पहचान को जल्दी से अनुकूलित करने में मदद करेगा, मून वेब से जुड़ना सीखेगा और 7 दिनों में नौसिखिया परीक्षण के लिए तैयार करेगा। ठीक है। यू हिताओ ने रूम कार्ड रख लिया और अपनी मुस्कान नहीं छिपा सका। उनके पीछे स्टाफ के कुछ सदस्य बात कर रहे थे। यह कक्षा 23 का छात्र है, ओल्ड झांग। उसकी आईडी क्या है? मुझे जांचने दीजिए। हम आज सचमुच बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं। कक्षा 2 की वह लड़की यू शुइकिन विकसित हुई और सीधे एक सक्षम उपयोगकर्ता के रूप में जागृत हुई। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? उसकी क्षमता बहुत भयानक है। आईडी W10122323 वांग ये। हा, यू हिताओ अब अपने उत्साह को रोक नहीं सका और दिल खोलकर हंसा। सोचिए वांग, ये कभी ऐसा कोई दिन होगा। मेडिकल केबिन में कई उन्नत शोधकर्ता और प्रमुख डॉक्टर एकत्र हुए। आखिरकार जब सिवनी पूरी हुई तो महिला डॉक्टर ने राहत की सांस ली। उसने अपने सर्जिकल दस्ताने उतारे और चली गई। उसका पूरा शरीर गीला था। इतने सारे विभाग निदेशकों और पीएचडी द्वारा कभी भी उसकी लाइव निगरानी नहीं की गई थी। पर्यवेक्षकों, वह इतनी घबरा गई थी कि उसने लगभग अपनी पैंट से पेशाब कर दिया था। डेटा कैसा है? सब कुछ सामान्य है। उनकी जीवन शक्ति स्थिर है। उनके जीन को पूर्ण और तोड़ दिया गया है। उनके रक्त में विकास पदार्थ शामिल है। सिद्धांत रूप में उनका विकास सफल है, लेकिन यह बहुत अजीब है। उनके शरीर की विकास दर 50% से कम है। असंभव। एक आनुवंशिक योद्धा के पहले विकास के लिए शरीर के कम से कम 60% विकास की आवश्यकता होगी। 50% से कम एक उत्परिवर्तन है। नहीं, उसका आनुवंशिक परीक्षण बरकरार है। क्षति या उत्परिवर्तन के कोई संकेत नहीं है। रुको, क्या यह संभव है कि वह एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में जागृत हो? नहीं। हालांकि उनके मस्तिष्क की प्रतिक्रिया सामान्य लोगों की तुलना में अधिक है, फिर भी यह सीमा से बहुत दूर है। इसके अलावा किसी के पहले जीवन विकास के दौरान एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में जागृत होने की संभावना बेहद कम है। शायद आनुवंशिक योद्धा बनने की उसकी क्षमता पर्याप्त नहीं है। चाहे कुछ भी हो, यह अच्छी बात है कि वह सफलतापूर्वक विकसित हो सका। हाँ, यह मानवीय इच्छा का चमत्कार है, एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ, जब तक कोई हार नहीं मानता, आशा बनी रहती है। रात्रि, वेस्ट कैंप अस्पताल। वांग ये धीरे धीरे जाग गया। यह 1 महीने से अधिक समय में उनकी सबसे लंबी नींद थी। बेहोश करने वाली दवा बहुत तेज थी। चोटें गंभीर नहीं हैं। वे 5 दिनों में ठीक हो जाएंगी और 7 दिनों में नौसिखिया परीक्षण को प्रभावित नहीं करेंगी। वांग ये ने एक मोटा अनुमान लगाया। उन्हें चोटों से निपटने का बहुत अनुभव था, जो लगभग कभी भी 1 महीने से अधिक समय तक नहीं रुका था। एक विचार के साथ इंटरफेस तुरंत प्रकट हो गया। 6 वांग ये। जीवन स्तर, शुरुआती ग्रह उपस्तर का जीवन। साधना प्रणाली, पूर्व आनुवंशिक योद्धा, जागृत क्षमता उपयोगकर्ता। साधना तकनीक, जीवन विकास तकनीक, उत्तम। युद्ध तकनीक, बुनियादी करीपान तकनीक के 9 रूप, सीमा तोड़ कौशल, व्यापक करीपान तकनीक। संभावित बिंदु 6.6। यह वास्तव में कोई भ्रम नहीं था। वांग ये मुस्कुराया। शुरुआती ग्रह उपस्तरीय जीवन शुरुआती रैंक इवोल्वर्स के बराबर होना चाहिए। साधना प्रणाली के लिए एक अतिरिक्त कॉलम है। मानव विकासकर्ताओं के लिए 2 रास्ते थे। सामान्य लोगों ने जीवन विकास तकनीक की खेती की। सफलतापूर्वक विकसित होने के बाद वे आनुवंशिक योद्धा बन जाएंगे और उन्हें उनकी शारीरिक ताकत के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा। यदि फिटनेस स्कोर 250 से कम था, तो किसी को पूर्व आनुवंशिक योद्धा माना जाएगा। 250500 एक स्तर 1 आनुवंशिक योद्धा। 500100 एक स्तर 2 आनुवंशिक योद्धा। 10002000 एक स्तर 3 आनुवंशिक योद्धा। 2000 एक शुरुआती आनुवंशिक योद्धा की शारीरिक सीमा थी। फिर किसी को फिर से विकसित होने की आवश्यकता होगी। जहां तक क्षमता उपयोगकर्ताओं की बात है, वह उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। उसने कैसे सोचा होगा कि एक दिन वह एक जागृत क्षमता वाला उपयोगकर्ता बन जाएगा जिसका सपना संभ्रांत वर्ग के छात्र भी देखते हैं।
मुझे क्षमता उपयोगकर्ताओं के बारे में जानकारी की जांच करनी है। वांग ये ने एक नर्स से लैपटॉप मांगा और उसे इवोल्यूशन कैंप के इंट्रानेट से जोड़ दिया। उसने जल्दी से जांच की। एक क्षमता उपयोगकर्ता की खेती का सार ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित करना और उसका उपयोग करना, इसे अपनी क्षमता में बदलना था। क्षमताओं को 5 प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया गया था: सुदृढ़ीकरण, विमोचन, नियंत्रण, तात्विक और परिवर्तन। प्रत्येक प्रकार की क्षमता भिन्न थी। 5 प्रमुख प्रकारों के अलावा स्वतंत्र विशेषता प्रकार भी था। प्रत्येक जागृत क्षमता वाला उपयोगकर्ता मूनवेव से जुड़ने के बाद खेती करने के लिए एक प्रकार की क्षमता का चयन करेगा। प्रत्येक क्षमता उपयोगकर्ता जागृति के बाद एक स्टार कोर बनाएगा। कोर के रूप में स्टार कोर के साथ विकास तकनीक को विकसित करके ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित करें, फिर ऊर्जा को चुनी गई क्षमता के प्रकार में परिवर्तित करें जो क्षमता उपयोगकर्ता के स्तर को बढ़ाएगा। वांग ये ने अपना दिमाग केंद्रित किया। जब उसकी चेतना उसके मस्तिष्क की गहराई में प्रवेश कर गई तो उसे जल्द ही अराजकता दिखाई दी। जिस केंद्र में अव्यवस्था जुड़ी थी वहां एक चमकता हुआ बिंदु था। यह प्रकाश की जेड गेंद थी जिसे उसने तब देखा था जब वह विकसित होने में विफल रहा था। हम कोई स्टार कोर नहीं, या यह तारा कोर था। वांग ये प्रकाश की जेड गेंद में राजसी जीवन शक्ति को महसूस कर सकते थे। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा जानकारी में बताया गया था, लेकिन रूप बिल्कुल अलग था। आइए पहले मूनवेव से जुड़ने का प्रयास करें। वांग ये बहुत उत्सुक थे। मूनवेव को ब्लू स्टार एलायंस द्वारा देवताओं के उपहार और मानव जाति की आशा के रूप में जाना जाता था। चंद्रमा की दिशा में देखते हुए वांग ये को एक विशेष उपस्थिति महसूस हो सकती थी, जैसे कि कोई लंगर हो। उसकी चेतना इसे आसानी से छू सकती थी। ऐसा प्रतीत होता था कि यह चंद्रमा के केंद्र में है, लेकिन ऐसा भी प्रतीत होता है कि यह चंद्रमा ही है। रिंग। एक विचार के साथ वह तुरंत नेटवर्क कनेक्शन की तरह मूनवेव से जुड़ गया। क्या यह इतना आसान था? वांग ये थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। फिर उन्होंने एक जादुई दुनिया में प्रवेश किया जो वीआर की तरह थी। उसके सामने प्रकाश से चमकते 3 मायावी दर्पण प्रकट हो गए। उन्हें बाएं, मध्य और दाएं पर व्यवस्थित किया गया था। हालांकि बाईं ओर केवल पहला दर्पण चमकीला और तरंगित था, जो दर्शाता है कि यह खुला था। यह खेती तकनीक का क्षेत्र था जहां शुरुआती स्तर के इवोल्वर्स प्रवेश कर सकते थे। प्रवेश करने के बाद उन्हें 2 दरवाजे दिखे, एक आनुवंशिक योद्धाओं के लिए और दूसरा क्षमता उपयोगकर्ताओं के लिए। वांग ये ने क्षमता उपयोगकर्ता का दरवाजा धक्का देकर खोला, लेकिन एक अदृश्य बाधा ने उसे अवरुद्ध कर दिया। इसने उसे अंदर क्यों नहीं जाने दिया? कई बार कोशिश करने के बाद वांग ये पीछे मुड़े और जेनेटिक योद्धा का दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। वह वैसे भी एक हाथापाई योद्धा बनना पसंद करता था। विकास पद्धति, युद्ध तकनीक, उसके सामने 2 विकल्प आए। वांग ये ने विकास तकनीक श्रेणी का चयन किया। तुरंत विभिन्न रंगों की 13 क्रिस्टल गेंदें प्रकट हुई और हवा में तैरने लगीं। शीर्ष पंक्ति में केवल एक सफेद क्रिस्टल बॉल थी जिस पर बुनियादी विकास तकनीक शब्द लिखे थे। उसने उस पर अपना हाथ रखा और बुनियादी विकास तकनीक की सारी सामग्री तुरंत उसके दिमाग में आ गई। गति, श्वास, लय और तकनीक के सभी विवरण एक-एक करके प्रस्तुत किए गए। ब्लू प्लैनेट अलायंस के ऑनलाइन शिक्षण की तुलना में इसे समझना आसान था। दूसरी पंक्ति में 6 नीली क्रिस्टल गेंदें थीं। उन्हें आर्मर बारबेरियन इवोल्यूशन तकनीक, वाटर बियर इवोल्यूशन तकनीक, थंडर लेपर्ड इवोल्यूशन तकनीक, क्लाउड फाल्कन इवोल्यूशन तकनीक, डायमंड इवोल्यूशन तकनीक और रेडसन इवोल्यूशन तकनीक शब्दों से चिह्नित किया गया था। वे एक आनुवंशिक योद्धा के 6 भौतिक पहलुओं के अनुरूप थे, अर्थात ताकत, लचीलापन, गति, चपलता, स्थायित्व और सार। गुण जितना अधिक प्रमुख होगा, अनुकूलता उतनी ही अधिक होगी। क्या रेडसन इवोल्यूशन तकनीक मेरे लिए सबसे अनुकूल है? वांग ये देख सकते थे कि रेडसन इवोल्यूशन तकनीक में सबसे शानदार नीली रोशनी थी, उसके बाद क्लाउड फाल्कन इवोल्यूशन तकनीक थी। लाइटनिंग लेपर्ड इवोल्यूशन तकनीक की प्रकाश तीव्रता आर्मर बारबेरियन इवोल्यूशन तकनीक के समान थी और वाटर बियर इवोल्यूशन तकनीक, जो लचीलेपन का प्रतिनिधित्व करती थी, का रंग सबसे फीका था। इससे साबित हुआ कि उनका सार सबसे मजबूत था, उसके बाद चपलता, गति, ताकत और स्थायित्व था, जबकि सबसे खराब लचीलापन था। वह वास्तव में एक असली आदमी था, लेकिन भगवान जानता है कि क्या वह जल्दी गंजा हो जाएगा। तीसरी पंक्ति में 6 लाल क्रिस्टल गेंदें थीं। रोशनी असामान्य रूप से मंद थी। वे महिलाओं के लिए उपयुक्त उन्नत विकास तकनीकें थीं। जब तक वह ट्रांस नहीं हो जाता, वे निश्चित रूप से उसके लिए उपयुक्त नहीं थे। वांग ये को चुनने की कोई जल्दी नहीं थी। उन्होंने सबसे पहले युद्ध तकनीक इंटरफेस में प्रवेश किया। यह सर्वव्यापी था और इसमें विभिन्न युद्ध तकनीकें थीं, जिनमें अनगिनत हथियार, मुठ्ठियां और यहां तक कि पैर भी शामिल थे। विकासात्मक तकनीकों के विपरीत युद्ध तकनीकों की अनुकूलता निर्धारित करने का कोई तरीका नहीं था। अभ्यास के बाद ही पता चल सका। जब वांग ये ने करीपान तकनीक आइकन का चयन किया, तो विभिन्न शैलियों के 18 क्रिस्टल करीपान दिखाई दिए। बुनियादी करीपान तकनीकों के 9 रूपों को शामिल करते हुए कुल 18 बुनियादी करीपान तकनीकें थीं। उन्होंने थंडरस एक्सप्लोजन सेबर तकनीक से चिह्नित करीपान के हैंडल को धीरे से पकड़ा और तुरंत एक आकृति को करीपान तकनीक को क्रियान्वित करते हुए देखा। उसके दिमाग में हरकतें और विवरण पूरी तरह से प्रस्तुत किए गए थे। गड़गड़ाहट ऐसी गर्जना कर रही थी मानो कलाकार ठीक उसके सामने हो। प्रभाव प्रशिक्षक के मार्गदर्शन से कहीं बेहतर था। हालांकि तकनीक में वास्तव में महारत हासिल करने और इसे अपना बनाने के लिए उसे अभी भी बहुत अभ्यास और वास्तविक युद्ध की आवश्यकता थी। कोई आश्चर्य नहीं कि प्रशिक्षक ने हमसे कहा कि नियमित करीपान तकनीक सीखने में जल्दबाजी न करें और पहले एक अच्छी नींव तैयार करें। वांग ये ने करीपान के हैंडल को छोड़ दिया जिसे एक्सप्लोसिव थंडर ब्लेड तकनीक से रिकॉर्ड किया गया था। थोड़ी ही देर में वह एक्सप्लोसिव थंडर सेबर तकनीक के सार का एक छोटा सा हिस्सा समझ चुका था। उसके लिए शुरुआती स्तर तक पहुंचना काफी तेज होना चाहिए क्योंकि उसकी बेसिक सेबर तकनीक पहले से ही सीमा तोड़ने के स्तर पर थी। हालांकि इस तरह से खेती करना उनकी प्रतिभा के इंटरफेस पर दिखाए गए से बहुत हीन था, लेकिन यह पहले से ही बहुत प्रभावशाली था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ सब कुछ मुफ्त था, लेकिन मुफ्त अक्सर सबसे महंगा होता है। वांग ये ने चुपचाप उत्तर दिया। उन्हें लगा कि मूनवेव के अस्तित्व में कुछ अजीब बात है। लाल बत्ती के अवतरण से लेकर ब्रह्मांडीय राक्षसों का प्रकोप, महान आपदा का प्रकोप, मानव इवॉल्वर की उपस्थिति और मूनवेव की खोज तक, यह ऐसा था जैसे कोई अदृश्य हाथ हर चीज में हेरफेर कर रहा हो। मुझे आशा है कि मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ। वांग ये ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और विकास तकनीक क्षेत्र में लौट आए। उन्होंने रेडसन इवोल्यूशन तकनीक विकसित करना शुरू किया। बिस्तर से उठकर इधर-उधर घूमने की कोई जरूरत नहीं थी। मूनवेव में खेती करना बिल्कुल डॉक्टर शू की तरह था, पूरी तरह से स्वचालित। जब तक वह गोल गेंद पर अपना हाथ रखता, खेती तुरंत शुरू हो जाती। यह किसी की चेतना पर बहुत बोझ डालने वाला था। 2 घंटे तक अभ्यास करने के बाद वांग ये के सिर में चक्कर आने लगा। रेडसन इवोल्यूशन तकनीक एक उन्नत विकास तकनीक थी और यह जीवन विकास पद्धति की तुलना में 10 गुना अधिक कठिन थी जो आम लोगों के लिए बनाई गई थी। भले ही मूनवेव में समझ का प्रभाव बहुत बढ़ गया हो, फिर भी यह बहुत कठिन था। और मेहनत करें। वांग ये ने अपना दिमाग केंद्रित किया। उन्होंने इसे बार-बार तब तक समझा जब तक कि रेडसन इवोल्यूशन तकनीक का हर विवरण उनके दिमाग में गहराई से अंकित नहीं हो गया। बुनियादी लाल सूर्य विकास तकनीक शुरुआती। उसकी आंखों के सामने एक परिचित सूचना प्रकट हुई और वांग ये के शरीर में तुरंत कुछ परिवर्तन हुए। उसका सार ऐसे भरा हुआ था मानो उसके शरीर में एक छोटा सा सूरज हो। वह अनंत ऊर्जा से भरपूर थे। तो उन्नत विकास तकनीक का एक अतिरिक्त प्रभाव है। वांग ये स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि उनकी शारीरिक फिटनेस में सुधार हुआ है, विशेषकर उनके सार में। यह संभवतः 6 पहलुओं में से पहले से ही अस्तित्व का एक स्तंभ था।
रेड सन इवोल्यूशन तकनीक वर्तमान में केवल मूल संस्करण थी। मध्यवर्ती संस्करण की खेती केवल मध्यवर्ती रैंक इवॉल्वर द्वारा ही की जा सकती है। यह यहाँ है। वांग ये ने इंटरफेस पर खेती कॉलम में बेसिक रेड सन कल्टीवेशन तकनीक शुरुआती देखी। उसकी चेतना पीछे प्लस पर जा टिकी। क्या आप बेसिक रेड सन इवोल्यूशन तकनीक को अपग्रेड करने के लिए 5 संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? हाँ। वांग ये का शरीर तुरंत बदल गया। ऐसा लग रहा था कि उनकी कोशिकाएं सक्रिय हो गई हैं और जीवन ऊर्जा से भर गई हैं। अरे या वाह! वांग ये बेहद उत्साहित थे। उसके शरीर में छोटा सा सूरज जल रहा था और उसकी रक्तवाहिकाएं ऊपर उठ रही थीं। वह चाहता था कि वह तुरंत डॉक्टर शू के छात्रावास में जा सके और उसे सब कुछ सिखा सके। अभ्यास स्तर। उनकी शारीरिक फिटनेस एक बार फिर बढ़ गई थी। जब मेरा शरीर ठीक हो जाएगा और मैं जंगल में चला जाऊंगा तो मेरी ताकत बढ़ जाएगी। वांग ये आत्मविश्वास से भरपूर थे। वेस्ट कैंप जमीनी स्तर। कक्षा 23 के छात्र जो सफलतापूर्वक विकसित हो चुके थे इवोल्यूशन बिल्डिंग के एक साधना कक्ष में एकत्र हुए। शिक्षक के मार्गदर्शन में उन्होंने मूनवेव को अपनी चेतना से जोड़ने का प्रयास किया। अपनी चेतना को एकाग्र करें। ध्यान केंद्रित करें। अपनी शक्ति को एक इवॉल्वर के रूप में सक्रिय करें। दृश्य गड़बड़ था। कुछ छात्र इतने अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे थे कि उनके चेहरे लाल हो गए और उनकी गर्दन मोटी हो गई। कुछ लोगों ने अपनी चेतना को इस हद तक केंद्रित करने की कोशिश की कि वे लगभग सो गए। कुछ ऐसे भी थे जो बेजान आंखों से जमीन पर गिर पड़े। केवल कुछ ही सफलतापूर्वक इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। शिक्षक, थोड़ी देर के लिए मूनवेव में प्रवेश करने के बाद मुझे चक्कर क्यों आते हैं और मैं ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ क्यों हो जाता हूँ? युवताओं ने अपनी कनपटी रगड़ी और असमंजस में पूछा। यह सामान्य है। आपको बस इसकी आदत डालनी होगी। आनुवंशिक योद्धा की चेतना अपेक्षाकृत कमजोर होती है। शिक्षक ने उत्तर दिया। जब कोई नौसिखिया पहली बार मूनवेव में प्रवेश करता है तो आधे घंटे की सीमा होती है। अनुकूलन के बाद वे इसे लगभग 1 से 2 घंटे तक बनाए रख सकते हैं। इतना छोटा, युवताओं थोड़ा अनिच्छुक था। वह जल्द से जल्द आर्मर बारबेरियन इवोल्यूशन तकनीक सीखना चाहता था। जब तक कि यह एक मजबूत और स्थिर चेतना वाला एक क्षमता वाला उपयोगकर्ता न हो, अन्यथा दिन में 1 से 2 घंटे पर्याप्त हैं। शिक्षक ने कहा, आखिरकार आप केवल मूनवेव में साधना तकनीकों को समझ रहे हैं। अपनी शारीरिक फिटनेस को मजबूत करने के लिए विभिन्न उन्नत विकास तकनीकों को वास्तविक जीवन में विकसित करना होगा। युद्ध तकनीकों के लिए भी यही बात है। उन्हें दृष्टि से समझना एक बात है, लेकिन उन्हें समझना दूसरी बात है। इसके अलावा इवोल्वर्स बनने के बाद आपको अपनी मातृभूमि की रक्षा करने और लड़ने की जिम्मेदारी निभानी होगी जंगल में राक्षस। हाँ, शिक्षक, छात्र भावुक थे। साधना जारी रखें और नौसिखिया परीक्षण के लिए तैयारी करें। जी श्रीमान। अस्पताल में खिड़की पर सूरज की रोशनी की किरण चमकी। बेसिक रेड सन सेबर आर्ट शुरुआती। वांग ये की आंखों के सामने रोशनी चमक उठी और उसके दिमाग में यादें असाधारण रूप से स्पष्ट थीं। रेड सन सेबर तकनीक की 3 चालें उनके दिमाग में अंकित हो गईं। पहला कदम उगता सूरज, त्वरित और संक्षिप्त था। दूसरी चाल ड्रोन ब्लेड, आग जितनी भीषण थी। तीसरी चाल मैरियल लाइट में आश्चर्यजनक गति और विस्फोटक शक्ति थी। रेड सन इवोल्यूशन तकनीक के साथ वह पानी में मछली की तरह था। उसने पूरी रात कड़ी मेहनत की। शुरुआत में वह अभी भी मूनवेव से जुड़ने का आदी नहीं था। रेड सन इवोल्यूशन तकनीक को समझने के बाद उन्होंने 2 घंटे की झपकी ली और उनकी चेतना काफी हद तक ठीक हो गई। फिर वह फिर से मूनवेव से जुड़े और बुनियादी नियमित करीपान तकनीकों को विकसित करना शुरू कर दिया। बेसिक सेबर तकनीकों के 18 सेटों में से उन्हें सुप्रीम स्विफ्ट सेबर तकनीक, रेड सन सेबर तकनीक और थंडरस एक्सप्लोजन सेबर तकनीक में सबसे अधिक रुचि थी। अंततः उन्होंने रेड सन सेबर तकनीक को क्यों चुना, इसका कारण तर्कसंगत नहीं था। आरंभ से अंत तक उनका सार वही था जो उनके 6 भौतिक पहलुओं से अलग था। रेड सन सेबर तकनीक में महारत हासिल करना और शुरुआती स्तर तक पहुंचना सेबर तकनीकों के अन्य 2 सेटों की तुलना में तेज होगा। इसके अलावा उसका सार जितना मजबूत होगा, रेड सन सेबर तकनीक की शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। रेड सन सेबर तकनीक का इस्तेमाल हमला करने के लिए किया जाएगा जबकि कॉम्प्रिहेंसिव सेबर तकनीक का इस्तेमाल बचाव के लिए किया जाएगा। यह एक आदर्श संयोजन है। वांग ये बिस्तर से उतर गए। उनका शरीर ठीक हो रहा था। इवोल्वर बनने के बाद उनका शरीर मजबूत हो गया। इस प्रकार उनकी पुनर्प्राप्ति क्षमता में स्वाभाविक रूप से काफी सुधार हुआ। इसके अलावा उन्होंने कल रात रेड सन इवोल्यूशन तकनीक का अभ्यास किया था जिसने उनके शरीर को अग्निमय सार से भर दिया, जिससे उनके शरीर में भी काफी सुधार हुआ। उसकी इच्छा थी कि वह 6 कर सके। भले ही यह विकासवादी तकनीक हो या करीपान तकनीक, शुरुआती स्तर के बाद दक्षता बहुत कम हो जाएगी यदि कोई उन्हें केवल मूनवेव में समझता है। किसी को अभी भी उन्हें एक साथ अभ्यास करने की आवश्यकता होगी। केवल दोनों के संयोजन से ही वे एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। कहा जा रहा है, मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। उनके लिए सबसे अच्छी दक्षता मूनवेव में शुरुआती स्तर तक पहुंचना था और फिर स्तर को बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिभा और संभावित बिंदुओं पर भरोसा करना था। यह सरल और अपरिष्कृत था, जिससे समय और मेहनत की बचत होती थी। बाकी समय में वह रेड सन इवोल्यूशन तकनीक का अभ्यास करेंगे। वांग ये ने ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित किया और उसे अपने शरीर में समाहित कर लिया। उन्होंने ऊर्जा के साथ अपने शरीर की कोशिकाओं के संयोजन को ध्यान से महसूस किया और इसकी तुलना जीवन विकास तकनीक से की। वे बिल्कुल अलग थे। लाइफ इवोल्यूशन तकनीक शरीर, दिमाग, जीन आदि का एक व्यापक विकास है। इस बीच रेड सन इवोल्यूशन तकनीक केवल शारीरिक फिटनेस पहलू पर ध्यान केंद्रित करती है, विशेष रूप से सार में वृद्धि। वांग ये ने तुरंत निर्णय लिया। रेड सन इवोल्यूशन तकनीक बेहतर थी। यह आनुवंशिक योद्धाओं के लिए विशिष्ट एक उन्नत विकास तकनीक थी। शरीर की ताकत बढ़ाने के मामले में शुरुआती स्तर की रेड सन इवोल्यूशन तकनीक उत्तम स्तर की लाइफ इवोल्यूशन तकनीक के बराबर थी। कुशल स्तर पर यह उससे कहीं आगे था। मुझे संभावित अंक चाहिए। वांग ये को ठीक पता था कि उसे क्या करना है। नौसिखिया परीक्षण 10 दिनों में था। उस समय या तो वह या युवताओं मर जाएंगे। कोई भी दूसरे को जाने नहीं देगा। रेड सन इवोल्यूशन तकनीक को अभ्यास स्तर से कुशल स्तर तक जाने के लिए 3 संभावित बिंदुओं की आवश्यकता होती है। अपनी वर्तमान ताकत के साथ उसे केवल 3 दिनों की आवश्यकता थी। 30 दिसंबर। आप डिस्चार्ज होना चाहते हैं? नहीं, यह बहुत लापरवाही है। शू मेंगो की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने सिर्फ छीलना बंद कर दिया। मैंने आपके मेडिकल रिकॉर्ड देखे हैं। आपको कम से कम 5 दिनों तक अस्पताल में रहना होगा। मैं लगभग ठीक हो गया हूँ। वांग ये ने रेड सन इवोल्यूशन तकनीक का अभ्यास पूरा करने के बाद एक आह भरी। वह उसकी अपेक्षा से अधिक तेजी से ठीक हो गया था। रेड सन इवोल्यूशन तकनीक में किसी के शरीर की मजबूती और रिकवरी के लिए एक विशेष बोनस था। आप इतने दृढ़ निश्चयी नहीं हो सकते। यदि आपकी चोटें बदतर हो गईं तो क्या होगा? यह देखकर कि उसका अनुनय अप्रभावी था, शू मेंगो मदद नहीं कर सकी, लेकिन अपने लाल होंठ थपथपाने लगी। उसने सिर्फ का चाकू उठाया और गुस्से से कहा, अगर तुम गड़बड़ करोगे तो मैं करूंगी। आप मेरी सर्जरी करने जा रहे हैं। मुझे डर है कि आप इसे काट नहीं पाएंगे। वांग ये ने चिढ़ाया। शू मेंगो ने गुस्सा होने का नाटक करते हुए खर्राटे लिए और अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। यहाँ, इसे ले लो। वांग ये ने एक कार्ड निकाला। यह क्या है? मुझे यह नहीं चाहिए। शू मेंगो ने चुपचाप नजर डाली। यह मेरे इवॉल्वर के अपार्टमेंट के कमरे का कार्ड है। वांग ये ने शू मेंगो के कोमल हाथों में कार्ड भर दिया और कहा, यदि आप सहज नहीं हैं तो किसी भी समय आए और मेरे शरीर की जांच करें। यदि आपको कुछ भी गलत लगे तो मुझे तुरंत अस्पताल भेजें। यह तो बिल्कुल वैसा ही है। शू मेंगो की अभिव्यक्ति नरम हो गई। मैं हर रात वहां जाऊंगा।
वांग ये ने उसके बट को थपथपाया, मुझे डर है कि आपका शरीर इसे सहन नहीं कर सकता। वांग ये डिस्चार्ज प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद वांग ये सीधे मुख्य प्रशिक्षक के कार्यालय में वेस्ट कैंप हॉल की दूसरी मंजिल पर गए। दस्तक दस्तक, अंदर आए। वांग ये प्रमुख प्रशिक्षक ली के सामने बैठ गए। क्या आपको छुट्टी दे दी गई है? मुख्य प्रशिक्षक ली ने अपने हाथ मेज पर रखे। हाँ, वांग ये ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि उस दिन क्या हुआ था, साथ ही मेरे शरीर के विभिन्न डेटा भी। मुख्य प्रशिक्षक ली ने सिर हिलाया और अपने लैपटॉप पर एक वीडियो खोला। उन्होंने वांग ये की ओर रुख किया और कहा, इस बार आपका विकास एक विशेष मामला है। डेटा रिसर्च सेंटर पहले ही कई बार इसका अध्ययन कर चुका है। मैं देख रहा हूँ। वांग ये ने स्क्रीन की ओर देखा। उसने देखा कि लाल बत्ती अलार्म बंद हो गया और उसके विभिन्न डेटा में भारी बदलाव आया। फिर उसने देखा कि लाल बत्ती हरी हो गई है और उसे सर्जरी के लिए बाहर धकेल दिया गया। मैं समझता हूँ। वांग ये ने पूरा वीडियो देखा और पिछले 2 दिनों की सभी शंकाओं का समाधान हो गया। सबसे पहले वह वास्तव में विकसित होने में विफल रहा था और उसके शरीर में शेष रक्त क्रिस्टल उत्परिवर्तित हो गए थे। दूसरे, यद्यपि वह एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में जागृत हुआ था, यह कोई सामान्य जागृति नहीं थी। उसकी मस्तिष्क की प्रतिक्रिया दहलीज तक नहीं पहुंची थी, इसलिए उसके इंटरफेस से केवल यह पता चला कि वह एक क्षमता के रूप में जागृत हो गया था। वह अभी तक लेवल 1 क्षमता वाला उपयोगकर्ता नहीं था, यही कारण था कि वह मूनवेव में क्षमता उपयोगकर्ता का दरवाजा नहीं खोल सका। तीसरा, उसकी प्रतिभा, प्रकाश की जेड गेंद ने उसे बचा लिया था। अच्छी खबर यह है कि आपकी जीवन स्थिति अच्छी और स्थिर है। आपके जीनोम का परीक्षण अक्षुण्ण होने के लिए किया गया है और यह आपकी भविष्य की खेती को प्रभावित नहीं करेगा। प्रमुख प्रशिक्षक ली ने अपनी बाहों को पार किया और वांग ये की ओर देखा। बुरी खबर यह है कि उत्परिवर्तित रक्त क्रिस्टल के हस्तक्षेप के कारण आपके विकास का प्रभाव बेहद खराब है। आपके शरीर की विकास दर केवल 47% है, जो औसत आनुवंशिक योद्धा के 88.9% से बहुत कम है। धन्यवाद, वांग ये ने सिर हिलाया। वह खड़ा हुआ, हेड इंस्ट्रक्टर ली को थोड़ा झुकाया और चला गया। मुख्य प्रशिक्षक के कार्यालय से बाहर निकलने पर वांग ये को राहत मिली। उसके कदम शिथिल थे और चेहरे पर मुस्कान थी। 47% शरीर विकास दर। नहीं, मुख्य प्रशिक्षक ली ने गलत अनुमान लगाया था। वास्तव में यह और भी कम था। परीक्षा के दौरान उनका शारीरिक फिटनेस स्कोर 103 था और जब उन्होंने अपना विकास पूरा किया तो 151 था। इससे उनकी शारीरिक विकास दर 47% निर्धारित की गई। वास्तव में स्नातक परीक्षा के व्यापक शारीरिक मूल्यांकन के बाद भी उन्होंने पूर्णतास्तरीय जीवन विकास तकनीक का विकास करना कभी बंद नहीं किया था। जब तक उन्हें इवोल्यूशन दवा का इंजेक्शन लगाया गया, तब तक उनका शारीरिक फिटनेस स्कोर 125 से 130 के बीच होना चाहिए था। विकास के बाद उनका शारीरिक स्कोर 151 था। यह उनके जीवन स्तर के विकास और जीन की प्राकृतिक पूर्णता का परिणाम था। उसके शरीर की वास्तविक विकास दर 20% भी नहीं हो सकती है। मगर इससे क्या? इस बार यह छिपा हुआ आशीर्वाद था। यदि वह सामान्य रूप से विकसित हुआ, तो वह केवल स्तर 1 आनुवंशिक योद्धा की दहलीज तक पहुंचेगा। लेकिन अब एक आनुवंशिक योद्धा होने के अलावा उन्होंने एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में खेती का एक नया रास्ता भी खोल दिया है। मूल रूप से अपनी प्रतिभा के दम पर वह निश्चित रूप से कम समय में ऐसी उपलब्धि हासिल नहीं कर सके। ऐसा इसलिए था क्योंकि सामान्य जागृति पर कोई व्यक्ति स्तर 1 क्षमता वाला उपयोगकर्ता होगा। इसके बाद कोई मूनवेव में क्षमता उपयोगकर्ता का दरवाजा खोल सकता है और विकसित करने के लिए क्षमताओं में से किसी एक को चुन सकता है। इसके विपरीत वह अपनी प्रतिभा की उत्तेजना से एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में मुश्किल से ही जागृत हुआ था। एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में उनका स्तर अब लगभग एक पूर्व आनुवंशिक योद्धा के बराबर था। ऐसा कहा जा रहा है कि सभी साधना तकनीकों की तरह उनके लिए सबसे कठिन बात यह नहीं थी कि अपने स्तर को कैसे बढ़ाया जाए, बल्कि शुरुआती स्तर तक पहुंचना था। जब उसके इंटरफेस पर एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में जागृत शब्द दिखाई दिए, तो उसके वास्तविक क्षमता उपयोगकर्ता बनने में केवल समय की बात थी। जहां तक घाटे का सवाल है, उन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है। 15 मिनट बाद वांग ये डेटा रिसर्च सेंटर से बाहर चले गए। उन्होंने पूरे शरीर की जांच पूरी कर ली थी और यह निर्धारित किया गया था कि वह बहुत स्वस्थ हैं। न केवल कोई अवशिष्ट दुष्प्रभाव नहीं था, बल्कि उसका शरीर जीवन शक्ति और गर्मी से भी भरपूर था। शक्ति 216, लचीलापन 188, गति 231, चपलता 245, स्थायित्व 197, 60 शारीरिक फिटनेस स्कोर 230। वह लेवल 1 जेनेटिक योद्धा बनने के लिए 250 की दहलीज तक पहुंचने से केवल एक कदम दूर था। यह सब रेडसन इवोल्यूशन तकनीक की बदौलत था। इसे लगातार 2 स्तरों तक उन्नत करने के बाद उनकी शारीरिक फिटनेस में सभी पहलुओं, विशेषकर उनके सार में सुधार हुआ था। सुधार चौंकाने वाला था। यूं हिताओं को अब बहुत खुश होना चाहिए। वांग ये ने अपने हाथ हिलाए। वह उपकरण गोदाम की ओर गया और जंगल में जाने के लिए तैयार हो गया। मैं उसे अगले 2 दिनों के लिए इधर-उधर घूमने दूंगा और नौसिखिया परीक्षण के दौरान उसे एक बड़ा आश्चर्य दूंगा। बेस सिटी के बाहर वेस्ट कैंप के लोगों के साथ मुद्रित एक ऑफरोड वाहन लंबे समय से परित्यक्त राजमार्ग पर तेजी से चल रहा था। सड़क ऊबड़-खाबड़ थी और हर जगह धूल उड़ रही थी। यह इवोल्वर्स की कैंपसाइट कार थी जो हर आधे घंटे में एक मोड़ लेती थी। छात्रों के विपरीत इवोल्वर्स के शिकार लक्ष्य शक्तिशाली राक्षस थे जो विकसित हो चुके थे। बेस सिटी के 10 किमी के दायरे में ऐसे राक्षसों का सामना करना लगभग असंभव था। वे कम से कम 20 किमी दूर थे। कार में 2 पुरुष और 1 महिला थे और माहौल जीवंत था। तो आप दोनों आंतरिक गश्ती विभाग से हैं। मैंने सोचा कि आंतरिक गश्ती विभाग को केवल बेस सिटी में उत्परिवर्तित मनुष्यों को पकड़ने की जरूरत है। वांग ये ने उत्सुकता से पूछा, तो आपको बेस सिटी के बाहर भी शिकार करने की जरूरत है ना? यह सही है। आखिरकार अग्निशामक सिर्फ आग नहीं बुझाते। इसके अलावा अगर हम शिकार नहीं करते हैं तो हम पैसे भी नहीं कमा सकते हैं। महिला गश्ती ने पलकें झपकाई और वांग ये के चेहरे की ओर देखा जो उसके जीन विकास के बाद और भी सुंदर हो गया था। क्या आप नौसिखिया परीक्षण पास करने के बाद बेस डिफेंस डिवीजन में आने की योजना बना रहे हैं? यदि आंतरिक गश्ती विभाग की महिला गश्तीकर्ता इतनी सुंदर हैं, तो इसमें विचार करने की क्या बात है? वांग ये ने मुस्कुराते हुए अपना फोन निकाला। मुझे अपनी संपर्क जानकारी अवश्य दें, वरिष्ठ बहन। समय आने पर मैं आपके अनुभव के बारे में पूछूंगा। जरूर। महिला गश्तीकर्ता स्वाभाविक और शालीन थी। किनारे पर खड़े पुरुष गश्तीकर्ता ने हल्के से खांसते हुए गंभीरता से कहा, आंतरिक गश्तीकर्ता के काम को कम मत समझो। एक व्यक्ति की क्षमता अनंत है। मैं एक बार ड्यूटी पर एक उत्परिवर्तित मानव से मिला और एक महत्वपूर्ण क्षण में शुरुआती स्तर के इवॉल्वर के बराबर ताकत से भर गया। यह बहुत चौंकाने वाला था। वांग ये ने सिर हिलाया। मैं सहमत हूँ। मैंने लड़कियों को स्क्वैट्स करते देखा है। आमतौर पर वे केवल कुछ ही बार स्क्वैट्स कर सकती हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण क्षण में वे बिना रुके स्क्वैट्स कर सकती हैं। पफ, महिला इंस्पेक्टर ने अपना मुंह ढक लिया और हंसने लगी। वाहन को बेस सिटी से 20 किलोमीटर दूर कैंप नंबर 3 पर पार्क किया गया था। इसे परित्यक्त बाउलोन स्क्वायर के बगल में बनाया गया था और इसकी सुरक्षा बेस रक्षा कर्मियों द्वारा की जाती थी। पुनर्निर्माण के बाद बाउलोन स्क्वायर बिजली और इंटरनेट से सुसज्जित था, जहां इवोल्वर्स खा सकते थे, आराम कर सकते थे और कुछ देर रुक सकते थे। उत्साही वरिष्ठ बहन को अलविदा कहने के बाद, जो उसके साथ प्रशिक्षण लेना चाहती थी, वांग ये ने अपनी घड़ी पर नक्शा खोला और उत्तर की ओर चला गया। अधिकांश इवोल्वर पश्चिम की ओर जाएंगे, जहां झील के किनारे एक बड़ा पार्क बना हुआ था। वहां बड़ी संख्या में राक्षस स्तर के राक्षस थे और झील में ध्वस्वप्न स्तर के राक्षस भी थे। वह फिलहाल उन राक्षसों को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। दक्षिण में एक बड़ा परित्यक्त गाँव था जो अस्थायी रूप से नियंत्रण में था।
पहले से ही इसकी आदत डाल लेना अच्छा है। वांग ये ने कैंपमेंट नंबर 3 में अपने जैसे कई नौसिखियों को देखा। हर कोई 4 दिनों में नौसिखिया परीक्षण की तैयारी कर रहा था। बेशक वे सभी संभ्रांत वर्ग के छात्र थे। सामान्य कक्षाओं के अधिकांश छात्र अभी भी उन्नत विकास तकनीकों को विकसित करते हुए इवोल्यूशन बिल्डिंग में मूनवेव से जुड़ने के लिए खुद को प्रशिक्षित कर रहे थे। यह यहाँ है। वांग ये, जो भाग रहा था, की नजर सामने मलबे पर आराम कर रहे एक उत्परिवर्तित राक्षस पर पड़ी। इसकी हरी काली त्वचा खुरदरी और मोटी थी और इसके शानदार खुर विस्फोटक शक्ति से भरे हुए थे। इसने धरती हिला देने वाली दहाड़ें निकाली। लाल सूर्य करीपान खोल दिया गया था। जी। जब वांग ये ने उत्परिवर्तित राक्षस को एक ही वार से मार डाला तो खून बिखर गया। जब वह अपने पिछले शिकार पर गया था तो उसका शारीरिक फिटनेस स्कोर 230 दोगुने से भी अधिक था। अच्छा करीपान, वांग ये की आंखें चमक उठी। यह रेड सन सेबर मून वेव के खेती तकनीक क्षेत्र में क्रिस्टल सेबर के आधार पर बनाया गया था, जिसका उपयोग उन्होंने रेड सन सेबर तकनीक को समझने के लिए किया था। उसकी करीपान बिल्कुल क्रिस्टल करीपान के समान थी। हालांकि यह एक नौसिखिया उपकरण था, इसका उपयोग करना काफी आसान था, हालांकि थोड़ा भारी था। एक बार जब वह लेवल 1 आनुवंशिक योद्धा बन गया तो यह कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। 0.1 संभावित अंक। यह एक अच्छी शुरुआत थी। 5 घंटे बाद उत्परिवर्तित जानवर मारा गया। संभावित बिंदु 3.7 3.8 पॉइंट। उसकी आंखों के सामने रोशनी चमक उठी और वांग ये ने आकाश की ओर देखा। जैसे ही सूरज डूबा, आसमान में धीरे-धीरे अंधेरा छा गया। जंगल की रात बहुत खतरनाक थी। बुरा नहीं, मैंने 2.2 संभावित अंक अर्जित किए। आमतौर पर मैं संभवतः लगभग 5 संभावित अंक प्राप्त कर सकता हूँ। प्रतिदिन पिछले 3 संभावित बिंदुओं की तुलना में उसकी दक्षता लगभग दोगुनी हो गई थी और वह बहुत सुरक्षित था। मेरे लिए बेदाग होना दुर्लभ है। वांग ये ने मुस्कुराते हुए काम खत्म कर दिया। वह अभी ठीक हुआ है, इसलिए उसे आराम से रहना चाहिए। ऐसा न हो कि डॉक्टर शू रात में फिर से आंसू बहाए। बड़ी बहन का परिचय सही था। पड़ाव संख्या 3 का उत्तर वास्तव में नौसिखियों के शिकार के लिए अधिक उपयुक्त था। जब तक कोई छावनी से बहुत दूर नहीं था, तब तक उनका सामना पैशाचिक स्तर के राक्षसों से नहीं होगा। शिविर में वापस जाने का समय। वांग ये निकलने ही वाला था कि अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन जोर से हिल गई। दूर से देखने पर ऐसा लगा मानो भूकंप आ गया हो। क्रोध और दर्द से मिश्रित एक उग्र जानवर की दहाड़ें सुनी जा सकती थीं। वांग ये अचानक पलटे और दूर से धूल का एक बादल उड़ता हुआ देखा। कार के आकार का एक काला राक्षस उसकी ओर दौड़ रहा था। वह अपनी नाक से फुंफकार रहा था और उसके 2 सींगों में से एक टूट गया था। इसकी गति निश्चित रूप से 200 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक थी। अच्छे भगवान, उसका सामना एक राक्षस स्तर के राक्षस से हुआ था। यह निर्धारित करना आसान था कि राक्षस उत्परिवर्तित था या विकसित हुआ था। उत्परिवर्तित राक्षसों को आनुवंशिक उत्परिवर्तन द्वारा लाया गया था। उनमें से 99% अजीब, बीभत्स और भयानक दिखते थे। उनकी पुतलियां लाल थीं और उनका दिमाग अस्पष्ट था, जैसे कि उन्हें रेबीज हो। इस बीच विकसित राक्षसों ने मूल रूप से अपना मूल स्वरूप बनाए रखा। हालांकि जैसे जैसे उनके जीन विकसित हुए, वे स्वाभाविक रूप से ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित करेंगे। परिणाम स्वरूप उनका शरीर बड़ा हो जाएगा, मजबूत और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। उदाहरण के लिए उसके सामने यह राक्षस स्तर का बाइसन। झगड़ा करना, पलायन। वांग ये के दिमाग में 2 विचार कौंधे और उन्होंने तुरंत निर्णय ले लिया। झगड़ा करना, क्योंकि वह बच नहीं सका। आसपास कोई इमारत या संकरे रास्ते नहीं थे, तो वह स्पोर्ट्स कार से कैसे आगे निकल सकता था। वांग ये ने ध्यान केंद्रित किया और सभी ध्यान भटकाने वाले विचारों को दूर फेंक दिया। उसके हाथ में लाल सूर्य करीपान भी गर्म हो गया। थम थम थम। जैसे जैसे राक्षस स्तर का बाइसन करीब आता गया, वह उसकी भारी सांसें भी सुन सकता था और उसकी दुर्गंध भी सूंघ सकता था। करीब से देखने पर आकार में अंतर और भी अधिक था। 3 मीटर लंबे पैशाचिक स्तर के बाइसन की काली और हरी त्वचा प्राकृतिक कवच की तरह थी और इसकी रक्षा उसी स्तर के मनुष्यों से कहीं अधिक थी। प्रहार प्रहार, ठोको। वांग ये ने तुरंत अपनी स्थिति बदल दी। हालांकि पैशाचिक स्तर का बाइसन बहुत बड़ा था, लेकिन वह बेहद फुर्तीला था। इसके बेयरिंग को थोड़ा समायोजित करने के बाद भी इसकी गति धीमी नहीं हुई। यह ऐसा था मानो वह वांग ये को आकाश में भेजना चाहता हो। यह निश्चित रूप से नर बाइसन था। सीमा तोड़ने का कौशल, व्यापक करीपान तकनीक। वांग ये को हमला करने का मौका नहीं मिला। उन्होंने एक वृत्त बनाने के लिए रेड सन सेबर का उपयोग किया और चलते हुए उन्होंने पैशाचिक स्तर के बाइसन के चौंकाने वाले प्रभाव को हटा दिया। जैसे ही करीपान बाइसन के टूटे हुए सींग से टकराया, उसका खून खौल उठा और वह तेजी से पीछे हट गया। उसका हाथ सुन्न हो गया। कितनी भयानक शक्ति है। यह घायल हो गया था। जैसे ही वांग ये आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि राक्षस स्तर के बाइसन के साथ कुछ गड़बड़ थी। उसके शरीर के दाहिनी ओर एक हृदय विदारक घाव था, मानो उसे भाले से छेदा गया हो। जैसे ही खून निकला, घाव और दर्द ने उसकी गतिविधियों को प्रभावित किया। इसकी कमजोरी पर हमला करो। वांग ये ने अपनी चपलता का लाभ प्रदर्शित किया। हालांकि पैशाचिक स्तर के बाइसन के प्रभाव से उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसका शरीर टूटने वाला है। सीमा तोड़ने के कौशल का रक्षात्मक प्रभाव वास्तव में बहुत अच्छा था। उनकी चोटें गंभीर नहीं थीं। गोल से चौकोर तक पूर्णता स्तर की बुनियादी करीपान तकनीकों ने चालें बदल दी और रेड सन ब्लेड ने राक्षस स्तर के बाइसन के खूनी घाव को काट दिया, जिससे यह और भी अधिक हिंसक हो गया। वांग ये ने स्थिति का फायदा उठाया और अपना ब्लेड खींच लिया, जिससे घाव खुल गया। फिर वह बैकहैंड ब्लेड से पीछे हट गया और फिर से कॉम्प्रिहेंसिव सेबर तकनीक से बचाव किया। पैशाचिक स्तर का बाइसन क्रोधित था। इसके शरीर का संतुलन बिगड़ गया और इसने भागने की कोशिश की। वह उससे टकराकर उसे लहूलुहान करके भागना चाहता था। इतनी अच्छी बात कैसे हो सकती है। वांग ये आगे बढ़े और रेड सन सेबर तकनीक का इस्तेमाल किया। आरंभिक रुख, उगता सूरज। इस चाल की गति बेहद तेज थी क्योंकि यह राक्षस स्तर के बाइसन के गधे का पीछा कर रही थी। वांग ये के शरीर का सार संघनित हो गया और ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में कोई सूरज था जो गर्मी उत्सर्जित कर रहा था। लाल सूर्य करीपान को जला रहा था। जी। एक झटके से उसके दोनों हाथ सुन्न हो गए, लेकिन साथ ही रेड सन सेबर ने फिंगर स्तर के बाइसन को जमीन पर गिरा दिया। बाइसन पर दिल दहला देने वाला घाव पहले से ही खूनी गंदगी था, जो हड्डियों को देखने के लिए काफी गहरा था। ची ची ची। वांग ये ने पैशाचिक स्तर के बाइसन को दोबारा खड़ा होने का मौका नहीं दिया। वह अपने लाल सूर्य करीपान से बार-बार वार करता था, जैसे कोई कसाई गाय को काट रहा हो। एक दर्जन हमलों के बाद मजबूत जीवन शक्ति वाला राक्षस स्तर का बाइसन अंततः मारा गया। लेवल 1 बाइसन को मार डाला। संभावित बिंदु 3.85.3 पॉइंट। हफ हफ। वांग ये जोर से हाफ रहा था और वह अपने हाथों को महसूस नहीं कर सका। यह बहुत कठिन था। कोई आश्चर्य नहीं कि प्रशिक्षक ने कहा कि उसी स्तर के पैशाचिक राक्षसों के शरीर थे जो मानव इवॉल्वर को कुचल सकते थे। यदि यह घायल नहीं होता, तो इसे उतारना आसान नहीं होता। लेकिन यह इसके लायक था। 1.5 संभावित अंक। वांग ये ने उसके इंटरफेस को देखा। पैशाचिक स्तर के राक्षस से लड़ने से न केवल उसे अनुभव प्राप्त हुआ, बल्कि उसने 1.5 संभावित अंक भी अर्जित किए। इसके अलावा पैशाचिक स्तर के राक्षसों की वसूली के लिए एक बोनस भी था, जिसका प्रभारी जीन पार्क का संग्रह विभाग था। यदि वह स्वयं ऐसा करता, तो वह कुछ हजार पाउंड वजन वाले बाइसन को नहीं ले जा पाता। वह अधिक से अधिक कुछ 100 पाउंड वजन वाली लड़की को ले जा सकता था। दूर से एक आकृति अचानक प्रकट हुई और तेजी से आगे बढ़ गई। वांग ये ने अपनी अभिव्यक्ति बदले बिना अपना बायां हाथ बगल की ओर कर लिया। उसने अपनी घड़ी पर सिग्नल बटन दबाया और एक निशान लगा दिया।
घड़ी संग्रह विभाग को संकेत और चित्र भेजेगी और उन्हें आने और लाश को इकट्ठा करने के लिए सूचित करेगी। फिर वे लाश को इकट्ठा करने, कीमत की गणना करने और पैसे को उसके डिजिटल मुद्रा खाते में स्थानांतरित करने के लिए कलेक्टर भेजेंगे। मुझे क्षमा करें भाई, मेरे पास युद्ध का पर्याप्त अनुभव नहीं है, इसलिए मैंने गलती से इसे अभी भागने दिया। नवागंतुक एक सुंदर युवक था जो शक्ल सूरत में उससे थोड़ा ही कमतर था। उन्होंने चांदी का सुव्यवस्थित युद्ध सूट पहना हुआ था और चांदी का भाला पकड़ रखा था। उपकरण गोदाम में यह कोई सामान्य वस्तु नहीं थी। वह एक बहुत ही विशिष्ट आभा बिखेर रहा था। मैं बहुत अमीर हूँ, आओ और मुझसे लाभ उठाओ। खुद देखिए, वांग ये के हाथ ऐसे झुक गए जैसे कि वह एक भयंकर युद्ध के बाद थक गया हो। उसने पहचान लिया कि यह युवक कौन है। यह छात्राओं का स्वप्न प्रेमी, स्वर्ग का सुंदर और अमीर बेटा, एलीट कक्षा 1 का हुआंग जिरुई था। यह प्रयोगशाला की नवविकसित उपचार औषधि HF3 है। यह शुरुआती स्तर के इवोल्वर्स के उपचार के लिए उपयुक्त है। हुआंग जिरुई ने अपनी कमर की थैली खोली और ट्यूबों की एक पंक्ति में से एक ट्यूब निकाली। उन्होंने इसे वांग ये को सौंप दिया। इतनी सारी औषधियां लाए हो? वांग ये ने उस पर नजर डाली। हुआंग जिरुई ने मुस्कुराते हुए कहा, तैयार रहना बेहतर है। बाकी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हम नए लोगों के लिए उपचार औषधि और मारक आवश्यक हैं। किसी ने उसे यह क्यों नहीं बताया? यह अविश्वसनीय शिक्षक, मुझे अचानक थोड़ा चक्कर आ रहा है। शायद मुझे जहर दे दिया गया है। वांग ये ने उसके माथे को छुआ। हुआंग जिरुई ने जमीन पर लेटे हुए राक्षस स्तर के बाइसन को देखा और उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। बाइसन के पास किस प्रकार का जहर होगा? बकवास जहर। यह जेडी है, एक सर्वउद्देशीय मारक। यह अधिकांश विषाक्त पदार्थों से छुटकारा दिला सकता है। यह लक्षित नहीं है, लेकिन यह अक्सर जंगल में लोगों की जान बचा सकता है। हुआंग जिरुई ने औषधि की एक छोटी बोतल निकाली और उसे सौंप दी। वांग ये ने इसे ले लिया। ठीक है, जब मैं वापस आऊंगा तो इसे ले लूंगा। मुझे अब भूख नहीं है। हुआंग जिरुई ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं शिविर में वापस जाने वाला हूँ। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको सवारी दूं? जरूर। एक अच्छी तरह से सुसज्जित शीर्ष पायदान का ऑफरोड वाहन तेजी से चला जा रहा था। टाइकून अमानवीय थे। वांग ये को अपने पिछले जीवन में लग्जरी कारें देखने की आदत थी, इसलिए वह ज्यादा भावुक नहीं हुए। हालांकि क्या इवोल्वर ड्राइवर का उन्हें लेने जाना और कार में एक पूर्णकालिक डॉक्टर का होना कुछ ज्यादा नहीं था। ओह, हालांकि उसकी डॉक्टर अधिक सुंदर थी। हुआंग जिरुई ने अचानक कहा, आपको वी कक्षा का वांग ये होना चाहिए। हम वांग ये ने उसकी ओर देखा। हुआंग जिरुई ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं संभ्रांत वर्गों के सभी छात्रों को जानता हूँ, खासकर इस स्तर पर। जो लोग अकेले निम्न श्रेणी के राक्षस स्तर के राक्षसों को मार सकते हैं, वे सभी बहुत मजबूत हैं। वांग ये ने कहा, आपका धन्यवाद, यह घायल हो गया है। हुआंग जिरुई ने अपना सिर हिलाया। एक घायल और क्रोधित राक्षस स्तर के बाइसन से निपटना एक सामान्य निम्न श्रेणी के राक्षस स्तर के जानवर की तुलना में कठिन है। यहाँ तक कि मुझ में भी इसे आसानी से मारने का आत्मविश्वास नहीं है। वांग ये एक शीर्ष छात्र की विनम्रता महसूस कर सकते थे। हालांकि दूसरे पक्ष का साथ पाना काफी आसान था और वह बहुत उदार था। उन्होंने हुआंग जिरुई के साथ कुछ देर तक बातचीत की और उन्हें एक दोस्त के रूप में जोड़ा। जब वे डेरे पर पहुंचे तो वे अलग हो गए। जिरुई, आपका सहपाठी बुरा नहीं है। उसके व्यवहार, ताकत और अन्य सभी पहलू उसके साथियों के बीच उत्कृष्ट हैं। इवोल्वर ड्राइवर ने पलट कर कहा। मुझे पता है। हुआंग जिरुई ने जाते समय वांग ये की ओर देखा, तो मैं पहले उससे दोस्ती कर रहा हूँ। इवोल्वर का अपार्टमेंट कैंप और बेस सिटी के बीच स्थित था, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि इवोल्वर्स पहले क्षण में लड़ने में सक्षम होंगे जब राक्षसों ने बेस सिटी और आम लोगों की रक्षा करते हुए शहर पर हमला किया था। प्रत्येक इवोल्वर को एक शयनगृह सौंपा जाएगा जो एक एकल अपार्टमेंट के समान होगा। 50 वर्ग मीटर का स्वीट साफ सुथरा था। फर्नीचर उत्तम और सरल था और दैनिक आवश्यक चीजें अच्छी तरह से सुसज्जित थीं। सबसे आकर्षक चीज खेती का कमरा था जो अपार्टमेंट के आकार का लगभग आधा था और फर्श से छत तक की खिड़की दक्षिण की ओर थी। वांग ये, जैसे ही शुमिंगो ने दरवाजे में प्रवेश किया, उसने घायल वांग ये को देखा। वह इतनी घबरा गई थी कि वह अपनी मेडिकल किट लेकर भाग गई। उसने अपने होंठ भींचे और तुरंत उसका इलाज किया। यह ठीक है। यह सिर्फ एक सतही घाव है। वांग ये ने माहौल को शांत किया। मुझसे बात मत करो। शुमिंगो की आंखें लाल हो गईं। ओह ठीक है, मेंगो, उपचार औषधि HF और सर्वउद्देशीय मारक जेडी क्या है? मैं उन्हें क्यों नहीं ढूंढ सकता? वांग ये ने इवोल्यूशन कैंप के इंट्रानेट पर खोज की थी, लेकिन कोई जानकारी नहीं थी। वे जीन पार्क की प्रयोगशाला द्वारा नियंत्रित उत्पाद हैं, इसलिए निश्चित रूप से आप उन्हें नहीं ढूंढ सकते। आपको उनके बारे में कैसे पता चला? शुमिंगो ने वांग को मौका देने के बाद पूछा। एक दोस्त ने उन्हें मुझे दिया। वांग ये ने मेज पर रखा बैग खोला और औषधि की 2 ट्यूब निकाली। शुमिंगो ने औषधि खोली और उसे अपने हाथ से हवा दी, फिर उसे सूंघा। वे प्रामाणिक हैं और वे सभी नवीनतम उत्पाद हैं। आपका मित्र वास्तव में उदार है, जो ऐसे ही हजारों मूल्य की औषधि दे रहा है। दसियों हजार। वांग ये स्तब्ध रह गए। अगर उसे पहले पता होता तो वह और मांगता। शुमिंगो ने हल्के से सिर हिलाया। नौसिखिया परीक्षण के बाद आपकी पहचान की जानकारी हुआक्सिया इवोल्वर प्रबंधन केंद्र में पंजीकृत की जाएगी। उस समय आप इसे खरीदने के लिए इवोल्वर बाजार में प्रवेश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, शुरुआती रैंक इवोल्वर्स के लिए हीलिंग पोशन HF की कीमत 10,000 युआन है। HF3 के बारे में क्या? वांग ये ने पूछा। शुमिंगो ने अपना सिर हिलाया। HF2 की कीमत 15,000 है। HF3 अभी उपलब्ध नहीं है। ऐसा लगता है कि वह सिर्फ अमीर नहीं है। वांग ये को हुआंग जिरुई की गहरी समझ थी। अधिकांश समय अमीर बच्चों के बारे में लोगों की समझ पक्षपातपूर्ण थी। अपने पिछले जीवन में वह सभी प्रकार के अमीर बच्चों के संपर्क में आया था। उनके पास अक्सर अत्यधिक उच्च ज्ञान और उपलब्धियां, साथ ही उच्च वर्ग के संबंध और अंतर्दृष्टि होती थी और वे अपने परिवार के लाभों का उपयोग करने में बहुत अच्छे थे। यह पहले से ही अतीत की बात थी कि पारिवारिक संपत्ति केवल 3 पीढ़ियों तक ही जारी रह सकती थी। सौभाग्य से आपने मेरी हड्डियों को चोट नहीं पहुंचाई। शुमिंगो ने अपने शरीर की जांच पूरी करने के बाद उसके सुंदर चेहरे को थोड़ा आराम दिया। उसने मेडिकल किट पैक की और कहा, आपके लिए 2 दिन आराम करना सबसे अच्छा है। क्या आप कम से कम 1 दिन आराम नहीं कर सकते? नहीं, मैं एक पल भी आराम नहीं करना चाहता। वांग ये ने सख्ती से इनकार कर दिया और तुरंत आगे बढ़ना शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद वांग ये के खेती कक्ष में प्रवेश करते ही बाथरूम में पानी के छींटों की आवाज सुनाई दी। यह सब रेडसन इवोल्यूशन तकनीक का दोष था। दुष्प्रभाव बहुत बढ़िया थे। इससे उसकी सार ऊर्जा अत्यधिक प्रचंड हो गई। शुद्ध सफेद खेती कक्ष बाहरी दुनिया से अलग थलग था। यह खेती के लिए बहुत उपयुक्त था। रेडसन सेबर तकनीक। वांग ये ने इसका अभ्यास किया। उसकी वर्तमान आक्रमण शक्ति पैशाचिक स्तर के राक्षसों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं थी। वह आज जीत गया क्योंकि राक्षस स्तर का बाइसन घायल हो गया था और क्योंकि उसकी सीमा तोड़ने की क्षमता, कॉम्प्रिहेंसिव सेबर तकनीक, वास्तव में मजबूत थी। यह आक्रमण और बचाव दोनों में उत्कृष्ट था। रेडसन सेबर तकनीक में कोई समस्या नहीं थी। बात सिर्फ इतनी थी कि उनकी निपुणता की डिग्री पर्याप्त नहीं थी। ऊपर का स्तर। वांग ये निर्णायक थे। बेसिक रेडसन सेबर तकनीक में 5 संभावित बिंदु जोड़े गए। चेतना के क्षेत्र में उन्होंने करीपान तकनीक का बार-बार अभ्यास किया, विशेषकर पहली चाल, उगता सूरज। जब तक उन्होंने इसमें पूरी तरह से महारत हासिल नहीं कर ली तब तक उन्होंने 100,000 से अधिक बार इसका अभ्यास किया। उसकी चेतना वास्तविकता में लौट आई और उसने अचानक लाल सूर्य करीपान को हिलाना शुरू कर दिया। उसकी चाल तेज थी और उसकी शक्ति अधिक मजबूत थी। उसकी आक्रमण शक्ति 50% से अधिक बढ़ गई थी।
बेसिक रेड सन सेबर तकनीक अब अभ्यास स्तर पर पहुंच गई है। 2051 जनवरी। छात्रों के नए बैच ने प्रत्याशा से भरे विकास शिविर में प्रवेश किया और 6 महीने का प्रशिक्षण शुरू किया। हमेशा की तरह वांग ये छावनी संख्या 3 की ओर बढ़े। नौसिखिया परीक्षण से पहले 3 दिन थे। आज वह पहले से ही शिविर संख्या 3 में कई नए लोगों को देख सकता था। इस बिंदु पर सामान्य कक्षाओं के छात्र मूल रूप से मूनवेव के कनेक्शन और शुरुआती स्तर की उन्नत विकास तकनीकों से परिचित थे। उसने युवताओं को नहीं देखा बल्कि वांग जिरुई से टकरा गया। हालांकि वांग ये ने उसे एक दोस्त के रूप में जोड़ा था, लेकिन उसने कभी उससे संपर्क करने की पहल नहीं की। जानबूझकर रिश्ता निभाने की कोई जरूरत नहीं थी। क्या आप नानहू पार्क जाना चाहते हैं? वांग जिरुई की आंखें उत्साह से भर गईं। नहीं धन्यवाद, वांग ये ने मना कर दिया। नानहू पार्क छावनी संख्या 3 के पश्चिम में स्थित था। यह झील के किनारे बना एक बड़ा पार्क था और इसका नाम इसकी बोतल जैसी आकृति के कारण रखा गया था। पार्क में बड़ी संख्या में राक्षस स्तर के राक्षस थे। यह इवोल्वर्स के लिए शिकार और प्रशिक्षण के लिए कैंपमेंट नंबर 3 के पास सबसे उपयुक्त जगह थी। तो ठीक है, वांग जिरुई ने अस्वीकार किए जाने पर कोई नाराजगी नहीं दिखाई। उसने अलविदा कहा और चला गया। हालांकि वांग ये अभी भी अपनी आवाज में निराशा सुन सकते थे। शायद बाद वाले की राय में उसकी ताकत एक पैशाचिक स्तर के राक्षस से लड़ने के लिए पर्याप्त थी। अत्यधिक सतर्क रहने से व्यक्ति की शक्ति क्षीण हो जाएगी। हालांकि दक्षता और जोखिम सह अस्तित्व में थे। कल मेरा सामना किसी राक्षस स्तर के राक्षस से नहीं हुआ, फिर भी मुझे 5.1 संभावित अंक मिले। यह काफी है। वांग ये ने उत्तर में शिकार करना जारी रखा। हालांकि वह नन्हू पार्क जाकर जल्दी से 5 संभावित अंक हासिल कर सकता था, लेकिन उसे जल्दी ही वहां से निकलना भी होगा। उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसे इतना बड़ा जोखिम लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी, खासकर जब से नौसिखिया परीक्षण आ रहा था। रात में इवोल्वर अपार्टमेंट में डॉक्टर शू के साथ गहरी बातचीत करने के बाद वांग ये ने खुद को खेती के कमरे में बंद कर लिया। क्या आप बेसिक रेड सन इवोल्यूशन तकनीक को अपग्रेड करने के लिए 10 संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? हाँ। उनके संभावित अंक 10.8 से घटकर 0.8 हो गए। इसके बाद उन्होंने चेतना के क्षेत्र में प्रवेश किया और रेड सन इवोल्यूशन तकनीक में सुधार महसूस किया। यह उगते सूरज की तरह था और उसका शरीर एक उग्र आभा से भर गया था। जैसे जैसे रेड सन इवोल्यूशन तकनीक का स्तर बढ़ता गया, उनके शरीर में आनुवंशिक कोशिकाएं भी बदलती गईं। उसकी मांसपेशियां अधिक परिष्कृत हो गईं, उसकी त्वचा अधिक लचीली हो गई और यहाँ तक कि उसके पैर भी 1 सेंटीमीटर लंबे हो गए। सबसे स्पष्ट परिवर्तन उनके सार से आया। वह विशाल और शक्तिशाली था और उसका शरीर ऊर्जा से भरा हुआ लग रहा था, जैसे कि वह एक सतत गति मशीन हो। पूर्व आनुवंशिक योद्धा स्तर 1 आनुवंशिक योद्धा। उसका शरीर निर्णायक बिंदु को पार कर चुका था। हर बार जब रेड सन इवोल्यूशन तकनीक का स्तर बढ़ता, तो यह शरीर में बदलाव का कारण बनता। स्तर जितना ऊंचा होगा, परिवर्तन उतना ही अधिक होगा। विकास के बाद वांग ये तरोताजा हो गए। एक विचार के साथ इंटरफेस प्रकट हुआ। 6 वांग ये। जीवन स्तर शुरुआती ग्रह उपस्तर का जीवन। साधना प्रणाली स्तर 1 आनुवंशिक योद्धा 16% जागृत क्षमता उपयोगकर्ता। साधना तकनीक मूल लाल सूर्य विकास तकनीक, कुशल जीवन विकास तकनीक, उत्तम युद्ध तकनीक, बुनियादी लाल सन सेबर तकनीक, अभ्यास बुनियादी सेबर तकनीक के 9 रूप, सीमा तोड़ कौशल, व्यापक सेबर तकनीक। संभावित अंक 0.8। स्तर 1 आनुवंशिक योद्धा की शारीरिक सीमा 250 है, जबकि स्तर 2 आनुवंशिक योद्धा की सीमा 500 है। 16%, जिसका मतलब है कि मेरी वर्तमान शारीरिक फिटनेस 290 के आसपास है। बेसिक रेड सन इवोल्यूशन तकनीक के अभ्यास स्तर से लेकर कुशल स्तर तक शारीरिक फिटनेस में वृद्धि लगभग 50 है। वांग ये पहले से ही महत्वपूर्ण बिंदु के करीब था। रेड सन इवोल्यूशन तकनीक की सफलता ने उन्हें लेवल 1 आनुवंशिक योद्धा बनने की अनुमति दी। यह परेशानी भरा है। दुष्प्रभाव फिर से सामने आ रहे हैं। खेती के कमरे का दरवाजा खुला। जल्द ही बिस्तर फिर से चरमराने लगा। अगले दिन जंगल में वांग ये ने निर्णायक प्रहारों से एक बदसूरत राक्षस को मार डाला। उत्परिवर्तित जानवर मारा गया। संभावित अंक 0.8 0.85 पॉइंट। आखिर क्या बात है? उसके द्वारा अर्जित संभावित अंक आधे क्यों कर दिए गए? वांग ये थोड़ा हैरान था। क्या ऐसा हो सकता है कि उत्परिवर्तित जानवर ने कोने काट दिए हों और उसका उत्परिवर्तन पूरा न हुआ हो? जल्द ही दूसरे उत्परिवर्तित जानवर को मारने के बाद वांग ये को यकीन हो गया कि उत्परिवर्तित जानवरों को मारने के संभावित बिंदु वास्तव में 0.1 से घटकर 0.05 हो गए हैं। यह पूर्व आनुवंशिक योद्धा से स्तर 1 आनुवंशिक योद्धा की उन्नति के कारण होना चाहिए। वांग ये तुरंत समझ गए। जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती गई, उसे अब ताकतवर राक्षस स्तर के राक्षसों का शिकार करना चाहिए। हालांकि अचानक नानहू पार्क जाना बहुत खतरनाक था। मैं आगे उत्तर की ओर जाऊंगा, वांग ये ने अपना निर्णय लिया। संयोग से नए लोगों की संख्या में वृद्धि के साथ राक्षसों की संख्या उसके वर्तमान शिकार के मैदानों में मांग के लिए कुछ हद तक अपर्याप्त थी। नन्हू पार्क की तुलना में जो पैशाचिक स्तर के राक्षसों से घनी आबादी वाला था, उत्तरी उपनगर बहुत विरल थे। वहां और भी अकेले राक्षस होंगे जो अब उसके लिए अधिक उपयुक्त था। 2 घंटे बाद लेवल 1 कुत्ते राक्षस को मार डाला। संभावित अंक 1.35 2.35 पॉइंट। उसका पहला पैशाचिक स्तर का राक्षस। यह पैशाचिक स्तर के बाइसन के साथ उसकी पिछली लड़ाई से अलग थी। दोनों राक्षस स्तर 1 पर थे, लेकिन यह पैशाचिक स्तर का कुत्ता राक्षस थोड़ा कमजोर था। उनकी ताकतें अलग अलग थीं। पैशाचिक स्तर का बाइसन मजबूत और टिकाऊ था, इसलिए उससे निपटना मुश्किल था। कुत्ता राक्षस फुर्तीला और सार से भरपूर था, जो कि वांग ये की ताकत भी थी। ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी जीत मुख्यतः इसलिए हुई क्योंकि 3 दिन पहले की तुलना में उनकी ताकत में काफी सुधार हुआ था। 1 और घंटा बीत गया। संभावित बिंदु 2.7 3.7 पॉइंट। तब इसकी पुष्टि हो गई है। निम्न स्तर के राक्षस को मारने का संभावित बिंदु 1 अंक है। पहले बाइसन ने मुझे 1.5 अंक दिए, संभवतः उच्च स्तरीय राक्षस को मारने के लिए इनाम। वांग ये ने मोटे तौर पर पैटर्न को समझा। यदि वह निचले स्तर के राक्षसों को मारता है तो उसके संभावित अंक आधे हो जाएंगे, यदि वह समान स्तर के राक्षसों को मारता है तो मानक, और यदि वह उच्च स्तर के राक्षसों को मारता है तो 50% बढ़ जाएगा। 3 जनवरी की रात वह समय था जब सभी नौसिखियों को सोने में परेशानी हो रही थी। कल नौसिखिया परीक्षण होगा जिस पर हर कोई नजर रख रहा है। नौसिखिया परीक्षण पास करने के बाद वे सच्चे इवॉल्वर बन जाएंगे। भले ही वे नागरिक पद पर आसीन हो जाएं या जीन पार्क में साधारण कलेक्टर बन जाएं, उनकी स्थिति पहले से अलग होगी। यदि वे नौसिखिया परीक्षण पास नहीं कर सके तो उन्हें मौत का इंतजार था। हेलो बड़े भाई, यू ताओ अपने डेस्क के सामने बैठा था, वीडियो कॉल कर रहा था, मुझे मिल गया। फ्लोइंग लाइट कॉम्बैट सूट बहुत अच्छी तरह से फिट बैठता है। यह आश्चर्यजनक है। मैं आपको एक अच्छी खबर बताता हूँ बिग ब्रदर। मैंने बेसिक आर्मर बारबेरियन इवोल्यूशन तकनीक को अभ्यास स्तर तक विकसित किया है। मैं 7 दिनों में अभ्यास स्तर तक पहुंच गया हूँ। यहाँ तक कि शिक्षक ने भी मुझे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में सराहा, जिसकी तुलना उच्च वर्ग के छात्रों से की जा सकती है। मुझे पता है। मैं समय पर जीवन शक्ति दवा और पोषक तत्व समाधान ले रहा हूँ। मैंने कल ही अपने शरीर का परीक्षण किया और मेरा स्कोर 255 है। अब मैं पहले से ही एक सच्चा आनुवंशिक योद्धा हूँ। क्या मैं अद्भुत नहीं हूँ? कल मेरी अच्छी खबर की प्रतीक्षा करें बड़े भाई। वीडियो कॉल समाप्त करने के बाद यू ताओ ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वह कल के नौसिखिया परीक्षण के लिए आत्मविश्वास से भरा था।
न केवल वह उत्कृष्ट परिणामों के साथ परीक्षण पास करेगा, बल्कि वह इस अच्छे अवसर का उपयोग अपने पक्ष में फंसे वांग ये को निकालने के लिए भी करेगा। 47% विकास दर, शरीर स्कोर 151। यू ताओ ने वांग ये की जानकारी की जांच की और उपहास किया। यदि कोई स्वयं को और अपने शत्रु को जानता है, तो वह कभी पराजित नहीं होगा। केवल 7 दिनों में वांग ये ने भी उन्नत विकास तकनीक को अभ्यास स्तर तक विकसित करने के लिए अपनी अत्यधिक प्रतिभा पर भरोसा किया। उनकी शारीरिक फिटनेस अधिकतम 200 होगी। जहां तक उन्हें पता था, वांग ये 3 दिन पहले भी अस्पताल में थे। तब वह प्रतिदिन पड़ाव क्रमांक 3 पर जाने लगा था। मूल एक नौसिखिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात पैशाचिक स्तर के राक्षसों के साथ अपने युद्ध के अनुभव को बढ़ाना नहीं था, बल्कि पहले एक सच्चा आनुवंशिक योद्धा बनना था। उसने अभी भी इवोल्यूशन कैंप का नौसिखिया लड़ाकू सूट पहना हुआ है। मैं उसे शारीरिक शक्ति, उपकरण और तलवारबाजी सहित सभी पहलुओं में कुचल देता हूँ। तुम्हें मुझसे लड़ने की क्या जरूरत है? कल वह दिन होगा जब तुम मरोगे। हालांकि मुझे अभी भी सावधान रहना होगा। क्या होगा अगर यह लड़का कोई तुरुप का पत्ता छिपा रहा है? यू हेताओ अभी भी काफी आशंकित था। आखिरकार स्नातक परीक्षा के दौरान वांग ये ने उस पर बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक आघात छोड़ा था। इवॉल्वर अपार्टमेंट, कमरा 714। खेती के कमरे में। क्या आप बेसिक रेड सन सेबर तकनीक को अपग्रेड करने के लिए 10 संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? हाँ। वांग ये ने सावधानीपूर्वक अपनी करीबान तकनीक के सुधार का स्वाद चखा। उन्होंने दूसरी चाल, ड्रॉन ब्लेड को पूरी तरह से समझ लिया। विशुद्ध रूप से आक्रामक शक्ति के संदर्भ में यह चाल संभवतः 3 चालों में सबसे मजबूत थी। यदि वह फिर से एक राक्षस स्तर के बाइसन से मिलता, तो उसे विश्वास था कि वह अब इसे 3 स्लैश में मार सकता है। पिछले 2 दिनों में शिकार में उसकी दक्षता बढ़ गई थी। आगे बढ़ने और लेवल 1 आनुवंशिक योद्धा बनने के बाद उसकी युद्ध शक्ति बढ़ गई थी। अब वह अकेले ही पैशाचिक स्तर के राक्षसों का शिकार कर सकता था और उसके घायल होने की संभावना बहुत कम थी। औसतन वह हर दिन 6 संभावित अंक प्राप्त कर सकता है। जब नौसिखिया परीक्षण समाप्त हो गया, तो नन्हू पार्क जाने का लगभग समय हो गया था। हालांकि उन्हें पहले अपने दामन का कांटा निकालना था। यू हेताओ शायद सोच रहा है कि मेरे साथ कैसे व्यवहार किया जाए। वांग ये ने अपना रेड सन सेबर लहराया। अब उसे करीबान तकनीक की पूरी समझ हो गई थी। कल वह इस शरीर के असली मालिक से बदला लेगा और पुराने गिले शिकवे मिटाएगा। 4 जनवरी सुबह 7 बजे। वेस्ट कैंप के लोगों वाला एक ऑफरोड वाहन एनकैंपमेंट 3 के दक्षिण की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा था। दक्षिण में एक परित्यक्त गांव था जो बेस डिफेंस डिवीजन के नियंत्रण में था। इसका उपयोग वेस्ट कैंप में छात्रों के प्रत्येक बैच के लिए नौसिखिया परीक्षण आयोजित करने के लिए मैदान के रूप में किया गया था। आसपास कोई नदियां या झीलें नहीं थीं और क्षेत्र में राक्षसों को हर आधे महीने में साफ किया जाता था, इसलिए वहां बहुत सारे राक्षस स्तर के राक्षस नहीं थे। उनमें से अधिकांश निम्न स्तर के पैशाचिक स्तर के राक्षस थे। टीएसके टायरो ने जमीन को खरोंच दिया और ऑफरोड वाहन रुक गए। बैच 101 के नौसिखिए एक के बाद एक वाहन से उतर गए। उन्होंने 2 मीटर ऊंचे लकड़ी के तख्तों से घिरे विशाल क्षेत्र को देखा और बेवजह घबरा गए। लकड़ी के तख्तों की ऊंचाई से कुछ ऊंची इमारतें और बीच में लहरदार पहाड़ दिखाई दे रहे थे। सबसे बड़े पर्वत को बोन बरीइंग माउंटेन कहा जाता था। निम्न स्तर के राक्षसों की बड़ी संख्या के कारण अनगिनत नौसिखियों की हड्डियां वहां दबी हुई थीं। सभी लोग इकट्ठे हो गए। यह एक काला पिंड था। लगभग आधे नौसिखिए 3 कुलीन वर्गों से आए थे। नौसिखिया परीक्षण के लिए एकमात्र आवश्यकता जीवित रहना है। प्रमुख प्रशिक्षक ली की नजर भीड़ पर पड़ी। 3 प्रमुख संगठन परीक्षण में आपके प्रदर्शन के अनुसार आपको स्तर देंगे। आपको आपकी योग्यता के आधार पर चुना जाएगा। आपके नौसिखिया लाभ के रूप में आपको पैशाचिक स्तर के राक्षसों को मारने पर अतिरिक्त 100% पुरस्कार प्राप्त होंगे। इसके अलावा शीर्ष 10 और शीर्ष 100 छात्रों को अतिरिक्त पुरस्कार मिलेगा। शीर्ष 3 को विशेष पुरस्कार मिलेगा। पहले स्थान को जीन पार्क की प्रयोगशाला द्वारा तैयार किए गए व्यक्तिगत उपकरणों का एक सेट मिलेगा। दूसरे स्थान को इवोल्वर बाजार से पसंदीदा हथियार मिलेगा जिसकी कीमत 10 लाख युआन से कम है। तीसरे स्थान को 300000 नकद मिलेंगे। नवागंतुकों में हंगामा मच गया। तनावपूर्ण माहौल तुरंत शांत हो गया। ओह! वांग ये की आंखें चमक उठीं। कितना उदार इनाम है। उन्हें विशेष रूप से तीसरे स्थान का इनाम पसंद आया। यह सरल और अलंकृत था। बैच 101 में 401 नौसिखिए हैं। मुख्य प्रशिक्षक ली की आवाज हर नौसिखिए के कानों में पड़ी। मुझे आशा है कि 24 घंटों के बाद आप सभी को जीवित वापस आते देखूंगा। नौसिखिया परीक्षण शुरू होता है। प्रमुख प्रशिक्षक ली के आदेश से नौसिखिए बाहर निकल गए। इनमें एक खूबसूरत आकृति सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली थी। आम छात्रों द्वारा पहने जाने वाले नौसिखिया लड़ाकू सूट से अलग उसने एक चिकना तकनीकी सूट पहना हुआ था। उसके नितंब सुडौल थे और उसकी छोटी कमर पर एक क्रॉसबो और खंजर लटक रहा था। उसके बाल एक ऊंची पोनीटेल में बंधे हुए थे। बैच 101 में एकमात्र क्षमता वाला उपयोगकर्ता यू शुइकिन। उसके कूल्हों और कमर के मोड़ को देखते हुए यह अफसोस की बात है। वांग ये मध्यम गति से भीड़ के पीछे चले। उनके पेशेवर निर्णय से यह एक बहुविकल्पीय प्रश्न था जिसका उत्तर सी नहीं था। भाई क्या हम साथ चलेंगे? लुयोंग आया और फुसफुसाया। आप इतने लंबे हैं, आपके साथ रहना अकेले रहने से ज्यादा खतरनाक है। वांग ये ने अपने दिल में शिकायत की लेकिन तुरंत जरूर कहा। नौसिखिया परीक्षण में वास्तव में केवल 2 विकल्प थे। कोई या तो दूसरों के साथ टीम बना सकता है और जीवित रहने का लक्ष्य रख सकता है या अंक अर्जित करने के लिए राक्षसों को मार सकता है। सामान्य कक्षाओं के विद्यार्थी प्रायः पहला विकल्प चुनते थे। जब तक वे जीवित रहे तब तक ठीक था। जहां तक रैंकिंग और उनकी भविष्य की स्थिति का सवाल है, यह भाग्य पर निर्भर था। इसके विपरीत संभ्रांत वर्ग के अधिकांश छात्र आक्रमण की पहल करेंगे। वे पैशाचिक स्तर के राक्षसों का तब तक शिकार करेंगे जब तक वे घायल नहीं हो जाते। आखिरकार रैंकिंग 3 प्रमुख संस्थानों की भर्ती और पुरस्कारों से संबंधित थी। इसके अलावा 100% नौसिखिया लाभ बहुत व्यावहारिक थे। जहां तक शीर्ष 3 में आने की कोशिश का सवाल है, यह कुछ ऐसा था जिसे करने के लिए केवल वांग जिरुई और यू शुइकिन जैसे सुपर जीनियस ही योग्य थे जो कुलीन वर्गों में शीर्ष पर थे। अगर वांग ये से पूछा जाए कि क्या उन्हें शीर्ष 3 में प्रवेश करने का कोई भरोसा है, तो वह हाँ कहेंगे, हालांकि यह बहुत मुश्किल होगा। उदाहरण के लिए वांग जिरुई को लें। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह विभिन्न उपकरणों और औषधियों से सुसज्जित था, लेकिन उसने अकेले स्नातक परीक्षा में 161 का शारीरिक फिटनेस स्कोर प्राप्त किया था। इसके अलावा उनकी सार्वजनिक रूप से घोषित शारीरिक विकास दर 148% थी, जिसका मतलब था कि उनके आनुवंशिक विकास के बाद उनकी शारीरिक फिटनेस पहले ही 399 तक पहुंच गई थी। साथ ही वह संभवतः अपनी उन्नत विकास तकनीक के लिए अभ्यास स्तर तक पहुंच गया था। इन 7 दिनों के प्रशिक्षण के साथ वह शायद लेवल आनुवंशिक योद्धा बनने से केवल एक कदम दूर था। दूसरी ओर यू शुइकिन एक ऐसी व्यक्ति थी जो एक शुरुआती स्तर की इवोल्वर होते हुए भी एक सक्षम उपयोगकर्ता के रूप में जागृत हुई थी, जिसने उसे 10,000 में से एक बना दिया था। वास्तव में वांग ये के लिए तीसरा स्थान पाने का मौका था, लेकिन अभी समय नहीं था। चलकर वांग ये ने यू ताओ को अपनी आंख के कोने से निकलते हुए देखा। वह लुयोंग के साथ काम कर रहा था। इसका कारण यह नहीं था कि वह लंबा था और पैशाचिक स्तर के राक्षसों का ध्यान आकर्षित करेगा। इसके बजाय वह यू ताओ को सुन्न करना चाहता था। बाद वाला बहुत सावधान था। अगर वह अकेले काम करेगा तो उसे निश्चित रूप से संदेह होगा। यदि दूसरे पक्ष को एहसास हुआ कि उसका पीछा करने का उसका इरादा है, तो वह शायद बहुत दूर भाग जाएगा या सुरक्षित रहने के लिए अन्य छात्रों के साथ गठबंधन भी कर लेगा। दूसरे पक्ष से निपटने का सबसे अच्छा तरीका उसे जाल में आमंत्रित करना है।
उच्च श्रेणी के शिकारी अक्सर खुद को शिकार के रूप में प्रच्छन्न करते थे। लू योंग के साथ बाहर जा रहे हैं। काफी चतुर, यू ताओ ने व्यंग्य किया और अपनी चिंताओं को दूर किया। वह चिंतित था कि वांग ये के पास कोई तुरुप का इक्का है और वह उसकी पीठ में छुरा घोंप देगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वांग ये का विकास वास्तव में विफल हो गया था। यदि वांग ये के पास लेवल 1 आनुवंशिक योद्धा की ताकत होती, तो उसे लू योंग जैसे बेकार लोगों के साथ सहयोग नहीं करना पड़ता और अपनी रैंकिंग नीचे नहीं गिरानी पड़ती। क्या वह सिर्फ जीना चाहता था? सपने देखना बंद करो। खेतों में एक छोटे से रास्ते पर लू योंग ने घबराकर इधर-उधर देखा, ऐसा लग रहा था जैसे कोई लंबा डरा हुआ खरगोश हो। भाई हाँ, हमें छिपने के लिए जगह क्यों नहीं मिलती? लू योंग ने सुझाव दिया। कहाँ? वांग ये ने पूछा। बड़ा घर, लू योंग ने चारों ओर देखा। ताकि हमारे लिए घात लगाना आसान हो जाए, वांग ये ने कहा, यदि आप छिपना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका लकड़ी की दीवार के सहारे झुकना है। इस तरह आप अपने आसपास देख सकते हैं और घात लगाकर हमला करना आसान नहीं होगा। इसके अलावा बाहर बेस डिफेंस कर्मी है, इसलिए मदद मांगना आसान है। यह सही है। मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा? लू योंग ने चिल्लाकर कहा। वांग ये ने उसकी ओर देखा, आप शायद एक नागरिक पद पर आसीन होंगे। यह लू योंग परेशान था। चलो चलें, हम पहले चारों ओर घूमेंगे। अगर यह वास्तव में काम नहीं करता है, तो हम अभी भी छिप सकते हैं। वांग ये की नजर दूर तक गई। कुछ छोटे पहाड़ों पर युद्ध की आकृतियां और ध्वनियां पहले से ही मौजूद थीं। जो छात्र उच्च रैंकिंग का लक्ष्य रख रहे थे, उनका स्पष्ट लक्ष्य था, पहाड़ों पर चढ़ो। पहाड़ निश्चित रूप से सबसे क्रूर स्तर के राक्षसों वाले स्थान थे, लेकिन अब निश्चित रूप से सबसे खतरनाक समय था। 24 घंटे बहुत लंबा समय था। कितने छात्र लगातार 24 घंटे तक युद्ध कर सकते हैं? दिन और रात के दौरान खतरे की डिग्री बिल्कुल अलग थी। नौसिखिया परीक्षण के दूसरे भाग में जब रात हो गई और छात्र कमजोर युद्ध शक्ति से थक गए, वह सच्ची परीक्षा का समय होगा और जब अंतिम रैंकिंग निर्धारित की जाएगी। जी जी। वांग ये ने एक फार्म हाउस के प्रांगण में उत्परिवर्तित राक्षसों को एक ही बार से मार डाला। उसके पीछे लू योंग अवाक रह गया। क्या यह वही वांग ये था जिसे वह जानता था? बहुत घना। वांग ये ने देखा कि उनके संभावित अंकों में 0.25 अंकों की वृद्धि हुई है। वह सीधे दूसरी मंजिल की बालकनी में गया और पत्थर की सीढ़ियों पर एक और राक्षस को मार डाला। वेस्ट कैंप के प्रत्येक बैच के बीच का अंतराल आधे महीने का था, इसलिए इस क्षेत्र को आधे महीने तक साफ नहीं किया गया था। स्वाभाविक रूप से वहां कई उत्परिवर्तित राक्षस थे। बड़े फार्म हाउस में सभी राक्षसों को मारने के बाद उसके संभावित अंक 0.45 तक बढ़ गए, जो आधे पैशाचिक स्तर के राक्षस के बराबर है। वांग ये नहीं रुके और दूसरे परित्यक्त फार्म हाउस की ओर चले गए। उसके पीछे लू योंग घबराया हुआ था। 1 घंटे बाद वांग ये के संभावित अंक 2.3 से बढ़कर 5.3 हो गए। यह वह आंकड़ा था जो वह आमतौर पर आधे दिन के लिए जंगल में शिकार करने से प्राप्त करता था। मैं उड़ान भरने जा रहा हूँ। वांग ये बहुत खुश था। हालांकि उत्परिवर्तित राक्षसों को मारने से उसकी रैंकिंग नहीं बढ़ेगी, उनमें से कई थे और कोई भी उससे नहीं लड़ेगा। 2.5 घंटे तक घर जाने के बाद उसके संभावित अंक 10 अंक तक पहुंच गए। दोपहर में नौसिखिया परीक्षण अब 6 घंटे और 45 मिनट तक चल रहा था। संभावित अंक 19.95 टू 0 पॉइंट। वांग ये एक खाली आंगन में खड़ा था। उसके बगल में एक जंग लगी 3 पहियों वाली इलेक्ट्रिक बाइक और कई बदसूरत रूपांतरित राक्षस खून से लथपथ पड़े थे। उसने अपना इंटरफेस खोला। वांग ये की चेतना प्लस पर आ गई। चेतना के क्षेत्र में उन्होंने रेडसन इवोल्यूशन तकनीक का बार-बार अभ्यास किया। कुशल स्तर से उन्होंने तकनीक को समझना शुरू कर दिया, एक पल में सामान्य से हजारों गुना तेज गति से खेती की। फिर वांग ये ने अपनी आंखें खोली और उसका शरीर कांपने लगा। उनके शरीर की कोशिकाओं में तेजी से बदलाव आया, उनका सार आसमान छू गया और उनकी मांसपेशियां अधिक परिष्कृत और शक्तिशाली हो गईं। साथ ही उनकी 6 इंद्रियों में भी सुधार हुआ था। उसकी दृष्टि स्पष्ट हो गई थी और उसकी सूंघने की क्षमता अधिक संवेदनशील हो गई थी। चेतना के आकाश की उथल-पुथल कुछ खुलती हुई प्रतीत हुई। बुनियादी लाल सूर्य विकास तकनीक, कुशल महारत। वांग ये ने इंटरफेस को देखा। लेवल 2 जेनेटिक योद्धा बनने की उनकी प्रगति 28% से बढ़कर 56% हो गई थी। इसमें पूरे 28% की वृद्धि हुई थी, जो शारीरिक शक्ति के लगभग 70 अंक थी। इसके साथ ही उनका फिजिकल फिटनेस स्कोर 400 के करीब था। अकेले शारीरिक फिटनेस के मामले में उन्हें 401 नौसिखियों में सर्वश्रेष्ठ माना जा सकता है और यह तो बस शुरुआत थी। यह लड़का अभी भी लू योंग के साथ है। यू ताओ के पास पूरी कक्षा 23 में जासूस थे और वह जानता था कि वांग ये क्या कर रहा है। यह कोई साजिश नहीं लगती। लगभग 7 घंटे के धैर्यपूर्वक इंतजार के बाद यू ताओ और भी अधिक आश्वस्त था। गांव में उत्परिवर्तित राक्षसों को मारने से क्या लाभ? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने वांग ये ने मारे, इसकी तुलना एक पैशाचिक स्तर के राक्षस को मारने से नहीं की जा सकेगी। यू ताओ नौसिखिया ट्रायल के रैंकिंग नियमों के बारे में बहुत स्पष्ट थे। मैं अंधेरा होने पर कार्रवाई करूंगा। यू ताओ के पास एक योजना थी। यह पड़ाव संख्या 3 नहीं था। एक बार अंधेरा हो जाने पर केवल चंद्रमा की हल्की रोशनी ही रह जाती थी। इसके अलावा अंधेरा होने के बाद बड़ी संख्या में राक्षस स्तर के राक्षस दिखाई देंगे। यह निश्चित रूप से अराजक होगा। उस समय कोई कदम उठाने का यह सबसे अच्छा समय होगा। क्या वांग ये अभी भी लू योंग के साथ था? फिर वह उन दोनों को मार डालेगा। गांव की एक इमारत की दूसरी मंजिल की बालकनी पर वांग ये हाथ में करीपान लेकर बैठा था और शांति से दूर की ओर देख रहा था। उसके बगल में लू योंग था, जो घबराहट से इधर-उधर देख रहा था, डर रहा था कि उत्परिवर्तित राक्षस अचानक प्रकट हो जाएंगे। अपनी शुरुआती बेचैनी की तुलना में लू योंग को अब बहुत अधिक राहत मिली थी। वांग ये अति अद्भुत था। वह एक शक्तिशाली व्यक्ति से जुड़ने में कामयाब हो गया था। हालांकि वांग ये का विकास सुचारू रूप से नहीं चल रहा था, फिर भी वह काफी मजबूत था। एस ग्रेड युद्ध मूल्यांकन स्कोर के साथ भले ही वांग ये का शरीर उतना मजबूत नहीं था, सामान्य उत्परिवर्तित राक्षसों को मारना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दिन के दौरान वांग ये ने अनगिनत उत्परिवर्तित राक्षसों को मार डाला था। किसी भी स्थिति में उसने गांव के लगभग सभी उत्परिवर्तित राक्षसों को मार डाला था। जब तक उनका सामना पैशाचिक स्तर के राक्षसों से नहीं होता, वे सुरक्षित रहेंगे। भाई हाँ, क्या हम मुकदमे के अंत तक यहीं बैठे रहेंगे? लू योंग ने सावधानी से पूछा। आप चाहें, वांग ये ने हंसते हुए कहा, मुझे डर है कि राक्षस स्तर के राक्षस हमें ऐसा नहीं करने देंगे। लू योंग घबरा गया। यह लगभग समय है। वांग ये ने अपनी घड़ी देखी और उठ खड़ा हुआ। 2 घंटे आराम करने के बाद वह अपनी चरम स्थिति में आ गया था, जो रात में होने वाले भीषण युद्ध से निपटने के लिए काफी था। उसे नौसिखिया ट्रायल में रैंकिंग के लिए एक भी अंक नहीं मिला था। वह चिंतित नहीं था, क्योंकि उसने कुल 20 प्लस संभावित अंक प्राप्त किए थे। वह रैंकिंग के लिए लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि इससे यू ताओ को मारने की उसकी योजना प्रभावित होगी। वह अपनी योजना पूरी करने और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की क्षमता हासिल करने के बाद ही रैंकिंग के लिए लड़ने की कोशिश करेगा। चलो यहाँ अलग हो जाते हैं। वांग ये ने घबराए हुए लू योंग से कहा, अभी अंधेरा नहीं हुआ है, इसलिए जाओ एक लकड़ी की दीवार ढूंढो और छिप जाओ। रात में गांव बहुत खतरनाक होगा। मैं शायद तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाऊंगा। मैं लड़ने में भी बहुत अच्छा हूँ। लू योंग काफी सशंकित लग रहा था।
यदि आप दिन के दौरान अपने प्रदर्शन के आधार पर अपनी रैंकिंग की परवाह नहीं करते हैं, तो कम से कम आपको एक नागरिक पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। वांग ये ने लुयोंग की ओर देखा और कहा, आप शायद बेस्ट सिटी के जीन पार्क में कलेक्टर बनने में सक्षम होंगे। इसके साथ बेस्ट सिटी में आपकी स्थिति और उपचार बहुत खराब नहीं होगा। यह आपके लिए एक लापरवाह और स्थिर जीवन जीने के लिए पर्याप्त है। लुयोंग का चरित्र और ऊपरी सीमा एक नजर में स्पष्ट थी। या क्या तुम सचमुच लड़ने में अच्छे हो? वांग ये ने पलकें झपकाई। मैं वास्तव में लड़ने में अच्छा हूँ। बड़ी तस्वीर देखने और स्थिर रूप से जीने के लिए लड़ रहा हूँ। लुयोंग अजीब तरह से हंसा और जल्दी से डर गया। तो फिर मैं सचमुच जा रहा हूँ। आगे बढ़ो। सावधान रहें, भाइये। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, लुयोंग की आकृति दूसरी मंजिल की बालकनी से गायब हो चुकी थी। वांग ये ने अपना शरीर बढ़ाया और अपनी करीपान लहराई। उसकी आंखों में हत्या का इरादा झलक गया। असली लड़ाई आ रही थी। अंधेरा था। लड़ाइयां भड़कने लगीं। पर्वत श्रृंखलाओं पर भयंकर युद्ध हुए। जिन छात्रों ने अभी युद्धों से भरे दिन का अनुभव किया था, वे यह देखकर हैरान रह गए कि राक्षस स्तर के राक्षस पूरे पहाड़ों और मैदानों में दिखाई दे रहे थे। वांग ये ने रात भर यात्रा की। वह जानता था कि उस पर नजर रखी जा रही है, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि यह यू ताऊ था या उसका जासूस। कोई जल्दी नहीं थी। अब वह शिकार था। उसे केवल शिकार के रूप में अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभानी थी। वांग ये तेजी से एक जीर्णशीर्ण फार्म हाउस में घुस गया और दीवार के दूसरी तरफ से कूद गया। भाई ताऊ, वह चला गया है। लगता है उसने मुझ पर ध्यान दिया है। समझ गया। मुझे स्थान भेजो। यू हेताओ ने संचारक बंद कर दिया। उसकी फील्ड वॉच पर एक मानचित्र स्थान दिखाई दिया और वह तुरंत वहां पहुंच गया। दौड़ने के बारे में सोचो भी मत। लगभग 12 घंटे तक इंतजार करने के बाद यू हेताओ अब अपने दिल में हत्या के इरादे को दबा नहीं सका। अब सबसे अच्छा मौका था। क्या उसका पीछा करने वाला व्यक्ति चला गया था? वांग ये भी हैरान थे। दूसरे पक्ष की ट्रैकिंग तकनीक सचमुच खराब थी। क्या उसने पहले कोई फिल्म नहीं देखी थी? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे वापस जाकर फिर से इधर-उधर भटकना पड़े? यह कुछ ज्यादा ही जानबूझकर किया गया मामला होगा। मैं कुछ उत्परिवर्तित राक्षसों को ढूंढूंगा और उन्हें आकर्षित करने के लिए युद्ध की ध्वनि का उपयोग करूंगा। वांग ये तुरंत एक विचार लेकर आए। यू हेताओ, जो हर जगह वांग ये की तलाश कर रहा था, चिंता से जल रहा था। अचानक उसने युद्ध की आवाजें सुनी। उसकी आंखें चमक उठी और वह दीवार पर कूद गया। दूर से देखने पर यू हेताओ बहुत खुश हुआ। वह तेजी से दीवार के शीर्ष पर आगे बढ़ा, इंद्रधनुष तलवार को कसकर पकड़ लिया और हत्या के इरादे से फट गया। उसे अपना लक्ष्य मिल गया। वांग ये कितना भी सावधान क्यों न हो, यह बेकार था। यह एक परीक्षण भूमि थी और हर जगह राक्षस थे। जब तक लड़ाई होगी, हंगामा तो होगा ही। वह बच नहीं सका। यू हेताओ ने तेजी जारी रखी। परिचित और घृणित आकृति दूर से उत्परिवर्तित राक्षसों से लड़ती हुई दिखाई दी। यू हेताओ धीमा हो गया और चुपचाप वांग ये के पीछे चला गया। हालांकि उनका मानना था कि वह वांग ये से कहीं अधिक मजबूत थे, लेकिन अगर वह अपना काम सरल तरीके से कर सकते थे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। अरे, सामान्य चाकू कौशल। वांग ये को उत्परिवर्तित राक्षस पर हमला करते हुए देखकर यू हेताओ धीरे से पत्थर की दीवार के पीछे छिप गया। वह उस क्षण दूसरे पक्ष को घातक झटका देने के लिए तैयार था, जब उसने उत्परिवर्तित राक्षस को मार डाला था, जो तब होता था जब दूसरे पक्ष का शरीर और दिमाग सबसे अधिक आराम में होता था। अचानक वांग ये का स्लैश छूट गया। यू हेताओ अवाक रह गया। उत्परिवर्तित राक्षस को इसकी उम्मीद नहीं थी और वह अपनी झपट्टा नहीं रोक सका। वांग ये ने उत्परिवर्तित राक्षस की तरफ अपना ब्लेड घुमाया। रूपांतरित राक्षस दहाड़ता हुआ उस पत्थर की दीवार से टकरा गया जहां यू हेताओ छिपा हुआ था। यू हेताओ शाप देने से खुद को नहीं रोक सका और वह जल्दी से पीछे हट गया। परिवर्तित राक्षस का मजबूत शरीर सीधे पत्थर की दीवार से टकराया और फिर वांग ये ने फिर से अपनी करीपान घुमाई। क्या वह फिर चूक गया? नहीं, वांग ये सीधे यू हेताओ के पास गया। यू हेताओ, जो दुखी अवस्था में था, ने अपनी तलवार से रोकने की पूरी कोशिश की। उसे अपनी कलाई पर असामान्य रूप से भारी विस्फोटक बल महसूस हुआ, जैसे 1000 किलोग्राम की कोई चीज उस पर दबाव डाल रही हो। उसका पूरा हाथ तुरंत सुन्न हो गया। उसके पैर अब और टिक नहीं सके और उसका पहले से ही असंतुलित शरीर तुरंत स्लैश द्वारा जोर से पीछे की ओर फेंका गया। वांग ये ने जानबूझकर ऐसा किया था। उसने उसे वहां छुपे हुए देख लिया। यू हेताओ के दिमाग में कुछ विचार कौंध गए और उसकी अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। लेकिन संकोच करने का समय नहीं था। वांग ये फिर उसके सामने आए। उसके हाथ में लाल सूर्य करीपान नीचे गिरते ही आग से जलता हुआ प्रतीत हो रहा था। यू हेताओ बस खड़ा हो गया था और उसने अपनी तलवार से रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन भयानक शक्ति फिर से प्रकट हो गई। वह इससे बचाव करने में पूरी तरह से असमर्थ था और करीपान ने उस पर इतनी जोर से वार किया कि वह अपनी तलवार से लगभग अपनी पकड़ खो बैठा। उसका शरीर फिर जोर से जमीन पर गिर पड़ा। मूलभूत गुण। यह साधारण करीपान तकनीक थी जिसे यू हेताओ ने तुच्छ समझा। जी। करीपान की रोशनी बिजली की तरह थी, जो बेरहमी से यू हेताओ के पैरों पर गिर रही थी। फ्लोइंग लाइट कॉम्बैट सूट की सुरक्षा के बावजूद, जो बेहद नरम और कट प्रतिरोधी था, यह प्रभाव को पूरी तरह से रोक नहीं सका। हड्डियां चटकने की आवाज आने लगी और हर तरफ खून बिखर गया। नहीं, यू हेताओ की दिल दहला देने वाली आवाज गूंज उठी। उसने वांग ये को ऐसे देखा जैसे वह अंधेरी रात में किसी राक्षस को देख रहा हो। वह कैसे नहीं जान सका कि क्या हो रहा था। उन्होंने आर्मर बारबेरियन इवोल्यूशन तकनीक की खेती की, जो ताकत पर केंद्रित थी और वह पहले ही अभ्यास स्तर तक पहुंच चुके थे। फिर भी वांग ये की शक्ति ने उसे कुचल दिया। नकली। यह सब नकली था। लुयोंग के साथ वांग ये का गठबंधन नकली था। उनके शरीर की विकास दर भी नकली थी। उसके पास निश्चित रूप से लेवल 1 आनुवंशिक योद्धा की शारीरिक ताकत थी। नहीं, वह और भी ताकतवर था। वह बहुत भयानक था। यू हेताओ का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसे केवल डर और पछतावा महसूस हुआ। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। जैसे ही उसकी पुतलियां चौड़ी हुई, यू हेताओ का शरीर कांपने लगा। जिस चीज ने उसका स्वागत किया वह बर्फ जैसी ठंडी करीपान रोशनी थी जो निर्दयतापूर्वक उसकी नाजुक गर्दन पर गिरी। दरार। ब्लेड के संपर्क में आने से यू हेताओ की गर्दन कट गई और उसका शरीर खून से लथपथ हो गया। उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वाह। यू हेताओ को मारने के बाद वांग ये तुरंत चले गए। वह जानता था कि यू हेताओ के पास कुछ अच्छी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि औषधि। वह विशेष लड़ाकू सूट से बता सकता था। रेड सन सेबर उसके पैर भी नहीं काट सका। दुर्भाग्य से अच्छे उपकरण अकेले ताकत में अंतर की भरपाई नहीं कर सकते। जहां तक सबूत नष्ट करने की बात है, यू हेताओ के अलावा एक भूखा उत्परिवर्तित राक्षस था। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। वांग ये जानता था कि यू हेताओ को मारने से उसे परेशानी हो सकती है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। सर्वनाशकारी दुनिया क्रूर थी। या तो एक मर गया या दूसरा। यदि उसने आज यू हेताओ को नहीं मारा, तो कल उसकी मृत्यु हो सकती है। कोमल हृदय होना वर्जित था। 27% मृत्यु दर के साथ नौसिखिया परीक्षण हड़ताल करने का सबसे अच्छा अवसर था। फिर भी वह भाग्य और भाग्य पर आशा नहीं रख सकता था। केवल जब कोई मजबूत होता है तो वह किसी भी खतरे का आसानी से सामना कर सकता है। यह पहाड़ों पर जाने का समय था। नौसिखिया मुकदमा अभी खत्म नहीं हुआ था। उसके जैसे नौसिखिया को परेशानी खड़ी करने दो। वेस्ट कैंप डेटा रिसर्च सेंटर। ओह, विभाग प्रमुख वांग, आपको यहाँ क्या लाया है? मुख्य प्रशिक्षक सन, जो ट्रायल रैंकिंग देख रहे थे, जब उन्होंने आए हुए व्यक्ति को देखा तो मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। आप पहले से ही जानते हैं।
बेशक मैं हमारे प्रभाग की भविष्य की प्रतिभाओं पर एक नजर डालने के लिए यहाँ आया हूँ, विभाग प्रमुख वांग ने हंसते हुए कहा। उन दोनों ने विनम्रता से हाथ मिलाया। एक वेस्ट कैंप का मुख्य प्रशिक्षक था और दूसरा बेस डिफेंस डिवीजन का विभाग प्रमुख था। उनके पद बराबर थे। मुख्य प्रशिक्षक सुन ने मुस्कुराते हुए कहा, जिरुई बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और वर्तमान में पहले स्थान पर है। हुआंग जिरुई विभाग प्रमुख हुआंग का भतीजा था, जिसके बारे में वह पहले से ही जानता था जब छात्र ने शिविर में प्रवेश किया था। हम 8वां, विभाग प्रमुख हुआंग ने रैंकिंग को देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। हम मुख्य प्रशिक्षक सन ने नजर डाली और 8वें स्थान पर यू शुएकिन नाम देखा। विभाग प्रमुख हुआंग, क्या आप यू शुएकिन को जानते हैं? मुख्य प्रशिक्षक सन थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। वह एक पुराने दोस्त की बेटी है, विभाग प्रमुख हुआंग ने हंसते हुए कहा। मैं देखता हूँ। मुख्य प्रशिक्षक सन ने पूछना जारी नहीं रखा। ऐसा लग रहा था कि यू शुएकिन की पारिवारिक पृष्ठभूमि उतनी सरल नहीं थी जितनी रजिस्टर में लिखी गई थी। हालांकि यह समझ में आया, एक विद्यार्थी जो विकास के तुरंत बाद एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में जागृत हो सकता है, वह एक सामान्य व्यक्ति कैसे हो सकता है? यह अभी भी जल्दी है, मुख्य प्रशिक्षक सन ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रत्येक नौसिखिया परीक्षण की रैंकिंग अक्सर दूसरे भाग में अचानक बदल जाती है। यू शुएकिन शायद अपनी ताकत वापस रख रही है और रात आने का इंतजार कर रही है। विभाग प्रमुख हुआंग मुस्कुराए और सिर हिलाया। पहाड़ी पर रात के आकाश में एक ब्लेड की रोशनी फैली हुई थी और 5 मीटर लंबे स्टेपी रैट स्नेक राक्षस का सिर काट दिया गया था। हफ, खतरनाक सांप राक्षस ने वांग ये का सिर काट लिया। लगभग सहज रूप से वांग ये ने हमले को रोकने के लिए सीमा तोड़ने के कौशल व्यापक करीपान तकनीक का इस्तेमाल किया। बचाव आक्रमण में बदल गया और पैशाचिक स्तर के सर्प राक्षस का सिर चकनाचूर हो गया। स्तर 1 सांप राक्षस मारा गया। संभावित बिंदु 5.56.5 पॉइंट। वह करीब था। वांग ये ने अपना हाथ लहराया। पैशाचिक स्तर के राक्षस से निपटते समय कोई वास्तव में लाप्रवाह नहीं हो सकता। वांग ये ने स्टेपी रैट स्नेक राक्षस की लाश पर अपनी नजर रखी और उसे चिन्हित किया और इसकी जानकारी कलेक्टरों को भेज दी। फिर उसने अपने आसपास का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करना जारी रखा। गांव के माहौल से भिन्न पहाड़ पर राक्षसों की संख्या विरल थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उत्परिवर्तित जानवरों को पैशाचिक स्तर के राक्षसों ने खा लिया है। इस स्थान पर जब तक कोई किसी राक्षस से टकराता है, वह एक राक्षस स्तर का राक्षस होगा। वह अभी भी पहाड़ के आधे रास्ते पर था और पहले से ही 3 राक्षस स्तर के राक्षसों का सामना कर चुका था। इस गति से उसके संभावित अंक संभवतः चरम पर पहुंचने से पहले अधिकतम हो जाएंगे। बीम, उसकी घड़ी कंपन करने लगी। वांग ये आश्चर्यचकित थे और हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सके। रैंक 99। सोचने के लिए शिविर ने उनकी वास्तविक समय रैंकिंग भी दिखा दी। क्या वे अराजकता को और अधिक अराजक बनाने की कोशिश कर रहे थे? मुझे पहले अधिसूचना नहीं मिली। ऐसा लगता है कि पहले शीर्ष 100 में प्रवेश करना होगा। वांग ये को नौसिखिया परीक्षण के उद्देश्य का एक मोटा अंदाजा था। प्रशिक्षण स्थल के वातावरण से कोई भी सुराग देख सकता था। गांवों में मूल रूप से केवल उत्परिवर्तित राक्षस थे, जबकि पहाड़ पैशाचिक स्तर के राक्षसों से भरे हुए थे। चयन, नौसिखिया परीक्षण में न केवल लड़ने में सक्षम संभ्रांत इवॉल्वरों की स्क्रीनिंग की गई, बल्कि सबसे मजबूत लड़ाई की भावना वाले बैच की भी स्क्रीनिंग की गई। यह सोचने के लिए कि मैं केवल 3 राक्षस स्तर के राक्षसों को मारकर शीर्ष 100 में प्रवेश कर गया हूँ। संभ्रांत वर्ग के छात्र बहुत अच्छे नहीं हैं। वांग ये ने अपनी खोज जारी रखी। दिन की तुलना में पैशाचिक स्तर के राक्षसों का घनत्व बहुत कम था और छात्रों की संख्या भी बहुत कम थी। अब शिकार करने का सबसे अच्छा समय था। 2000 वें स्थान पर, 2100 वें स्थान पर, 2200 वें स्थान पर। वह टॉप 50 में शामिल हो गए थे। वांग ये ने अपनी घड़ी की ओर देखा। इवोल्यूशन कैंप ने समय पर रैंकिंग की सूचना दी ताकि शीर्ष 100 नौसिखिए मोटे तौर पर अपनी रैंकिंग का अनुमान लगा सकें। वास्तविक समय की रैंकिंग वास्तव में मनोवैज्ञानिक रूप से काफी दबाव डालने वाली थी। वांग ये ने शिकार करना जारी रखा। 20 मिनट बाद स्तर 1 छिपकली राक्षस मारा गया। संभावित अंक 19.820.8 पॉइंट। वांग ये ने अपना इंटरफेस खोला और उसकी चेतना बिना किसी हिचकिचाहट के प्लस पर गिर गई। चेतना के क्षेत्र में उन्होंने अपनी बेसिक रेड सन सेबर तकनीक को बार-बार प्रशिक्षित किया। तीसरी चाल मैरियल लाइट में आश्चर्यजनक गति और असाधारण विस्फोटक शक्ति थी। उन्होंने वास्तविकता की तुलना में हजारों गुना तेजी से इसका अभ्यास किया और समय तेजी से बीत गया जब तक कि उन्होंने इसमें पूरी तरह से महारत हासिल नहीं कर ली। बुनियादी लाल सन सेबर तकनीक महारत। चील, रात्रि के आकाश में एक विशाल पैशाचिक स्तर का काले कान वाला चील राक्षस ग्लाइडर की भांति उड़ रहा था। इसकी काली काली पुतलियां तीव्र मारक इरादे का उत्सर्जन कर रही थीं। जो पंख फैले हुए थे वे 2 अविनाशी तेज ब्लेडों की तरह थे जो वांग ये को टुकड़ों में काटना चाहते थे। बूम, आमने सामने की टक्कर। रेड सन सेबर को तेज गति से लहराया गया। असंख्य प्रकाश विस्फोटक शक्ति से भरपूर था। इसने न केवल काले कान वाले ईगल राक्षस के हमले को रोका, बल्कि उसके तराजू को भी फाड़ दिया। वांग ये ने अपने सीने में जकड़न और हाथों में सुन्नता को दबा लिया, फिर काले कान वाले ईगल राक्षस को जमीन पर गिराने के लिए अचानक आगे बढ़े। एक और बार। इसके साथ ही राक्षस स्तर का काले कान वाला ईगल राक्षस, जो 4 मीटर लंबा था और अत्यधिक गति से उड़ने की क्षमता रखता था, करीपान द्वारा काट दिया गया था। मैं मजबूत हो गया हूँ। वांग ये अपनी ताकत में बदलाव महसूस कर सकते थे। उसकी युद्ध शक्ति कम से कम 20% बढ़ गई थी। ऐसा खासतौर पर आमने सामने लड़ने की उनकी क्षमता के लिए था। भले ही ताकत उसकी विशेषता नहीं थी, लेकिन महारत स्तर की रेड सन सेबर तकनीक उसकी आक्रामक शक्ति की कमी को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी। महारत स्तर की रेड सन इवोल्यूशन तकनीक द्वारा क्रियान्वित उनकी वर्तमान युद्ध शक्ति पहले से ही नौसिखियों के बीच शीर्ष पर थी। यह शीर्ष 10 या यहाँ तक कि शीर्ष 5 में शामिल होने का समय है। वांग ये पहाड़ से नीचे गिर गया। उनका अगला गंतव्य नौसिखिया परीक्षण में सबसे कठिन और खतरनाक पर्वत था, बोन बरीइंग माउंटेन। परीक्षणों का पहाड़ जहाँ अनगिनत वेस्ट कैंप नौसिखियों की हड्डियां दफन थीं। इस स्थान पर ट्रायल ग्राउंड में राक्षस स्तर के राक्षसों की सबसे बड़ी संख्या थी, साथ ही सबसे अधिक नौसिखिए भी थे जो रैंकिंग के लिए प्रतिस्पर्धा करने आए थे। कुछ गड़बड़ है। हुआंग जिरुई ने अपना चांदी का भाला पकड़ रखा था। उसकी चतुर निगाहें बोन बरीइंग माउंटेन पर काली पड़ी लाशों और क्षतविक्षत जमीन पर पड़ी। उसने सूखा और हल्की सी भौहें सिकोड़ी। एक बहुत ही हिंसक जहर। एक मध्यम श्रेणी का पैशाचिक स्तर का राक्षस। हुआंग जिरुई ने अपना सिर हिलाया। यह सही नहीं है। यदि जहर से भरा राक्षस स्तर का राक्षस मजबूत हो जाता है, तो केवल उसका जहर ही बढ़ेगा, जब तक कि यह एक दुःस्वप्न स्तर का राक्षस न हो। लेकिन ऐसे राक्षस का प्रकट होना असंभव है। क्या यह जागृत प्रकार का राक्षस स्तर का राक्षस हो सकता है? जोखिम लेने की कोई जरूरत नहीं है। बीम, हुआंग जिरुई ने अपनी घड़ी की ओर देखा। प्रातः 4:00 बजे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। नौसिखिया परीक्षण समाप्त होने में केवल 3 घंटे शेष थे। यह लगभग समय है। मेरे पास एक बड़ा फायदा है और वांग जून पकड़ में नहीं आ सकता। शेष समय में मैं बस पास के पहाड़ों से होकर गुजरूंगा। चौथा स्थान अभी भी उम्मीद है। यू शुएकिन युद्ध के पहले भाग में अपनी ताकत बरकरार रख रही थी। आनुवंशिक योद्धाओं के विपरीत, जिनके पास शक्तिशाली शरीर और पुनर्प्राप्ति क्षमताएं थीं, क्षमता उपयोगकर्ताओं के पास सीमित क्षमताएं थीं। यदि उन्होंने अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग कर लिया, तो उन्हें ठीक होने के लिए समय की आवश्यकता होगी। इसलिए वह पहले से ही पैशाचिक स्तर के राक्षसों से लड़ने के लिए एक आनुवंशिक योद्धा के रूप में अपनी ताकत का उपयोग कर रही थी।
एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में उसकी ताकत की तुलना में वह एक आनुवंशिक योद्धा के रूप में बहुत कमजोर थी। दूर से घास की सरसराहट की आवाज एक सक्षम उपयोगकर्ता की शक्तिशाली धारणा से बच नहीं सकती थी। यू शुइकिन ने अपने हाथ में क्रॉसबो गन उठाई और निशाना साधा। कोई तीर नहीं थे। अचानक धनुष की प्रत्यंचा कड़ी हो गई और उसकी क्षमता से संघनित एक ऊर्जा तीर प्रकट हुआ। झपट्टा मारकर वह तेजी से बाहर निकला। टकराना। क्षमता वाले तीर ने पैशाचिक स्तर के राक्षस को सिर पर मारा, जिससे वह तुरंत मर गया। पिताजी, मैं आपको साबित कर दूंगा कि रिलीज प्रकार की क्षमता सभी क्षमता वाले उपयोगकर्ताओं में सबसे मजबूत है, न कि मौलिक प्रकार की। वेस्ट कैंप डेटा रिसर्च सेंटर। मुख्य प्रशिक्षक सन ने रैंकिंग को देखा जो अचानक बदल गई और शोधकर्ता से कहा, मुझे 10वें स्थान का डेटा दिखाओ, वांग ये। हाँ, शोधकर्ता ने तुरंत डेटा निकाला। 6 बजे से पहले कोई अंक नहीं। मुख्य प्रशिक्षक सन आश्चर्यचकित दिखे। हाँ, शोधकर्ता ने आगे बढ़ने से पहले झिझकते हुए कहा, लेकिन वह अब तक 50 निम्न स्तरीय पैशाचिक स्तर के राक्षसों को मार चुका है। लड़का पहले क्या कर रहा था? मुख्य प्रशिक्षक सन अवाक रह गए। 6 बजे के बाद के परिणामों से वांग ये को हुआंग जिरुई और यू शुइकिन के बाद तीसरे स्थान पर भी रखा जा सकता है। जियू तीसरे स्थान से कितनी दूर है? विभाग प्रमुख हुआंग, जो किनारे पर झपकी ले रहे थे, ने अचानक पूछा। 5 अंक। मुख्य प्रशिक्षक सुन ने रैंकिंग पर नजर डाली और कहा, वह वांग जून से 9 अंक दूर है, जो दूसरे स्थान पर है। उसके पास पकड़ने का मौका है। क्या प्रथम स्थान की कोई आशा है? मंत्री हुआंग ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। मुख्य प्रशिक्षक सन ने मन ही मन कहा, भगवान जाने, तुम्हें अपने भतीजे की चिंता है या किसी और की बेटी की? नहीं, जिरुई बहुत आगे चल रहा है। उसका पहला स्थान बहुत स्थिर है। मुख्य प्रशिक्षक सन ने कहा, मौजूदा रुझान के आधार पर यू शुइकिन और वांग जून अंत में दूसरे और तीसरे स्थान पर होंगे। फिर ठीक है। विभाग प्रमुख हुआंग थोड़े निराश दिखे। सर्वोत्तम 3। वांग ये उत्साहित थे। उनकी सहनशक्ति बहुत प्रबल थी। पूरी रात लड़ने के बाद चोट लगना अपरिहार्य था, लेकिन इससे उन पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। इसके अलावा आपातकालीन स्थिति के लिए उनकी जेब में हीलिंग पोशन HF3 की एक ट्यूब थी, इसलिए उन्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। रैंकिंग थी पैसा 100% अतिरिक्त इनाम। उसने गिनती नहीं की कि उसने कितने राक्षसों को मारा है, लेकिन 50 से अधिक होने चाहिए। जिन 3 निचले स्तर के पैशाचिक स्तर के राक्षसों को उसने पहले मारा था, वे उसके कार्ड में 1280, 750 और 960 युआन में बदल गए थे। राक्षसों को मारने का औसत 1000 युआन था। चूंकि उसने उनमें से लगभग 50 को मार डाला था, अतिरिक्त इनाम सहित यह 100 युआन होगा। किसी को केवल नौसिखिया परीक्षण में ही इतना अच्छा अवसर मिलेगा। जंगल में निचले स्तर के पैशाचिक स्तर के राक्षसों का इतना घना जमावड़ा ढूंढना तो दूर, अगर किसी को मिल भी जाए तो भी 2 बार सोचना पड़ता है। क्या वहाँ मध्यम श्रेणी और उच्च श्रेणी के राक्षस स्तर के राक्षस होंगे, या यहाँ तक कि दुःस्वप्न स्तर के राक्षस भी होंगे? इवोल्यूशन कैंप के कई मध्यवर्ती प्रशिक्षकों के पास जंगल में मिशनों को अंजाम देने के दौरान दुःस्वप्न स्तर के राक्षसों द्वारा घायल होने के बाद सेवानिवृत्त होने और प्रशिक्षक बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसा कि कहा जा रहा है, जब तक कोई सावधान रहता है, तब भी एक शुरुआती स्तर के इवोल्वर के लिए प्रतिदिन 5000 या 10000 कमाना आसान था। हालांकि केवल मध्य स्तर के इवोल्वर ही प्रतिदिन 100,000 कमा सकते थे, जैसे वह अब नौसिखिया परीक्षण में कमा रहे थे। सुबह 5 बजे। बीम। उसकी घड़ी जल उठी। रैंक 7। वांग ये अभी भी ऊर्जा से भरपूर थे। बोन बरीइंग माउंटेन पर कोई अन्य नौसिखिया नहीं था और अधिकांश राक्षस स्तर के राक्षस मारे गए थे। आसपास की पहाड़ियों पर राक्षस स्तर के राक्षसों का भी लगभग सफाया हो चुका था। उनमें से केवल एक निश्चित संख्या ही बोन बरीइंग माउंटेन पर बची थी। जारी रखना। सुबह 6 बजे। सूरज उग आया और आसमान चमक उठा। वांग ये ने रैंकिंग पर नजर डाली और देखा कि वह 7वें से 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वह संतुष्ट था। उसने पहले ही शीर्ष 5 में प्रवेश करके अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है और इनाम बुरा नहीं होना चाहिए। हालांकि वह अभी भी अपने वर्तमान संभावित अंक 47 को पूर्ण संख्या बनाने के लिए अंतिम 3 पैशाचिक स्तर के राक्षसों से चूक रहा था। आधे घंटे बाद वांग ये ने अपना इंटरफेस खोला। 6 वांग ये। जीवन स्तर शुरुआती ग्रह उपस्तर का जीवन। साधना प्रणाली स्तर 1 आनुवंशिक योद्धा 56% जागृत क्षमता उपयोगकर्ता। साधना तकनीक मूल लाल सूर्य विकास तकनीक महारत जीवन विकास तकनीक पूर्णता। युद्ध तकनीक बुनियादी लाल सन सेबर तकनीक महारत बुनियादी सेबर तकनीक के 9 रूप सीमा तोड़ कौशल व्यापक सेबर तकनीक। संभावित अंक 50.2। अब उसके पास 3 विकल्प थे। रेड सन इवोल्यूशन तकनीक और रेड सन सेबर तकनीक दोनों को पूर्णता स्तर तक पहुंचने के लिए प्रत्येक में 50 संभावित अंकों की आवश्यकता होती है। लाइफ इवोल्यूशन तकनीक को भी अपग्रेड करने के लिए 50 संभावित बिंदुओं की आवश्यकता होती है। बिना किसी हिचकिचाहट के वांग ये के मन में पहले से ही अपग्रेड ऑर्डर था। ताकत पहले होनी चाहिए। जीवन विकास तकनीक का उन्नयन एक ब्लाइंड बॉक्स था। सब कुछ अज्ञात था। इसके विपरीत यदि रेड सन इवोल्यूशन तकनीक को पूर्णता तक बढ़ाया गया तो यह ताकत में वास्तविक वृद्धि होगी। हुश। जैसे कि उन्हें जीवन का बपतिस्मा मिल गया हो, जैसे ही रेड सन इवोल्यूशन तकनीक पूर्णता स्तर पर पहुंची, वांग ये का पूरा शरीर बदल गया। उनके शरीर की रेखाएं परिष्कृत और परिपूर्ण हो गईं और उनकी पहले से ही सुंदर उपस्थिति एक नए स्तर पर पहुंच गई। ऐसा लग रहा था मानो कोई तेज लाल सूरज उसके शरीर में गर्मी छोड़ रहा हो। उसका सार अधिकतम था। जहां तक लेवल 2 जेनेटिक योद्धा बनने की उनकी प्रगति का सवाल है, यह 56% से बढ़कर 96% हो गई है। इसका मतलब यह था कि उनकी शारीरिक फिटनेस 500 अंक के करीब थी, जो लेवल 2 आनुवंशिक योद्धा बनने से केवल एक कदम दूर थी। उनकी ताकत, गति और चपलता में भी काफी सुधार हुआ। उसकी 6 इंद्रियां स्पष्ट हो गईं और वह अपने चारों ओर हवा और घास को महसूस कर सका। उसके मस्तिष्क की गहराइयों में अव्यवस्था पर छाई धुंध की परतें साफ हो गईं। सभी पहलुओं को मजबूत किया गया, लेकिन दुष्परिणाम। किसी भी तरह नौसिखिया परीक्षण समाप्त होने में केवल आधा घंटा बाकी था। वह डॉक्टर शू से बाद में छुट्टी लेने के लिए कहेंगे। आज उन्हें काफी चोटें लगी थीं। हम दूर से कुछ हलचल सुनकर वांग ये के कान हिल गए। क्या कोई और पैशाचिक स्तर का राक्षस था? वह प्रति व्यक्ति 2000 युआन कमा सकता था। यह पैसा था। वांग ये तेजी से चला गया। फुटकार। दूर से उसने एक काले और सफेद सांप को अपने भयानक मुंह से जहर उगलते हुए देखा। चांदी की अंगूठी वाला सांप राक्षस? नहीं। वांग ये ने आज बहुत सारे राक्षस स्तर के सांप राक्षसों को मार डाला था। वे आमतौर पर मजबूत और मांसल होते थे, उनकी शल्कें मोटी होती थीं। उनके हमले के तरीके मुख्य रूप से काटने और कोड़े मारने वाले थे। यह काली रोशनी से चमक रहे इस चांदी के छल्ले वाले सर्प राक्षस से बिल्कुल अलग था। यह छतों से छलांग लगा सकता है, दीवारों पर चढ़ सकता है और जहर छिड़क कर हमला कर सकता है। जागृत प्रकार का राक्षस? वांग ये को तुरंत उत्तर मिल गया। इंसानों की तरह राक्षस भी जाग उठेंगे। उन्होंने जो जागृत किया वह बुद्धि और विशेष योग्यताएं थीं, जो उपयोगकर्ताओं की मानवीय क्षमताओं के समान थीं। जागृत प्रकार के राक्षस सीमाओं को तोड़ने और सुपर राक्षसों में विकसित होने के बाद वे विशाल शरीर और भयानक ताकत वाले विशाल जानवर नहीं बन पाएंगे। इसके बजाय वे ऐसे राक्षस बन जाएंगे जो रूपांतरित हो सकते हैं। वर्तमान में इन्हें राक्षस कहा जाता था। सापदानव। वांग ये ने चुपचाप उत्तर दिया। उसे उस लड़की के प्रति थोड़ी सहानुभूति महसूस हुई जिस पर चांदी की अंगूठी वाला सापदानव हमला कर रहा था। उसने सर्प राक्षस को क्यों उकसाया? क्या वह जीत सकती है? वह भी एक क्षमता उपयोग करता थी।
चांदी की अंगूठी वाले सांप दानव से लड़ने वाला व्यक्ति नहीं, सांप द्वारा तबाह किया जा रहा था। 401 नौसिखियों के बीच एकमात्र क्षमता उपयोगकर्ता यू शुएकिन स्वर्ग की बेटी थी। एक हाथ में खंजर और दूसरे में क्रॉसबो के साथ वह उसी स्थान पर चक्कर लगा रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वांग ये की नजर यू शुएकिन के पैरों पर पड़ी। उसे जहर दिया गया था। उसके शरीर पर चमकदार और चिकने तकनीकी कपड़ों का रक्षात्मक प्रभाव अच्छा लग रहा था, लेकिन यह स्पष्ट था कि उसने सिल्वर रिंग स्नेक दानव के जहर को कम करके आंका था। जमीन पर छिड़के गए जहर ने युद्ध के जूतों को खराब कर दिया था और यू शुएकिन को जहर दे दिया था। जागृत प्रकार के राक्षसों के बारे में सबसे भयानक बात उनकी विशेष क्षमताएं नहीं बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता थी, जो मनुष्यों से कमतर नहीं थी। यह चांदी की अंगूठी वाला सांप दानव अपने फायदों का उपयोग करना जानता था। एक रिलीज प्रकार की क्षमता। यह वांग ये का पहली बार था जब उसने किसी सक्षम उपयोगकर्ता की लड़ाई देखी। चांदी की अंगूठी वाले सांप दानव ने बेहद तेज गति से यू शुएकिन की परिक्रमा की और संक्षारक जहर के माध्यम से उस पर हमला किया, लेकिन सभी जहर को विशेष क्षमता वाले जाल द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया जो पतली हवा से बाहर आया था। रिलीज प्रकार की क्षमता वाले उपयोगकर्ता अपने विचारों के माध्यम से अपनी लगातार बदलती क्षमताओं को नियंत्रित कर सकते हैं। वे हमला कर सकते थे, बचाव कर सकते थे और अमल में ला सकते थे। वह अब भी मदद नहीं मांगेगी। वांग ये को यह मनोरंजक लगा। उसने बहुत समय पहले उसे स्पष्ट रूप से देखा था, लेकिन फिर भी उसने उसे न देखने का नाटक किया और जिद करके अकेले ही लड़ती रही। उसके पास एक लौकी नहीं थी, जिसका मतलब था कि वह संभवतः एक सांप दानव को नहीं हरा सकती थी। जब उसकी क्षमता समाप्त हो जाएगी तो यह यू शुएकिन की मृत्यु होगी। वह गलत था। उसकी प्रतिक्रिया पहले ही धीमी हो चुकी थी। जहर फैल गया है। वांग ये ने तुरंत ध्यान केंद्रित किया। जागृति प्रकार के राक्षसों की विशेष योग्यताएं अक्सर वही थीं जिनमें वे अच्छे थे। यह स्पष्ट था कि इस चांदी की अंगूठी वाले सांप राक्षस की क्षमता जहर थी। सिल्वर रिंग सांप का जहर पहले से ही बहुत तेज था और विशेष क्षमता से परिवर्तित होने के बाद यह और भी भयानक हो गया। क्या वह राक्षस को हरा सकता था? जरूर। किसी को अधर में छोड़ना उनकी शैली नहीं थी। हालांकि यह दूसरी बात होगी यदि वह राक्षस को हरा नहीं सका। जहर को रोकने में मेरी मदद करें। वांग ये ने यू शुएकिन पर चिल्लाया, अपना करीपान निकाला और ध्यान केंद्रित किया। ज्यादा मौके नहीं थे। एक बार जब यू शुएकिन बेहोश हो गया तो वह केवल बच सका। अपने मानक लड़ाकू सूट के साथ वह सिल्वर रिंग सांप के जहर को बिल्कुल भी नहीं रोक सका, बल्कि वह करीब आने से पहले ही खत्म हो जाएगा। निसंदेह यदि वास्तव में ऐसा हुआ तो चांदी की अंगूठी वाला सांप दानव जीवित नहीं रह पाएगा। योग्यता, प्रयोक्ता और जागृति प्रकार के राक्षस एक ही थे। उनके शरीर कमजोर थे। नजदीकी लड़ाई ही उनसे निपटने का सबसे अच्छा तरीका था। वांग ये ने रक्षा का जिम्मा यू शुएकिन पर छोड़ दिया। दरअसल वह अपना बचाव नहीं कर सका। यहाँ तक कि सीमा तोड़ कौशल, कॉम्प्रिहेंसिव सेबर तकनीक भी हर जगह से आने वाले जहरीले तरल को नहीं रोक सकी। वाह! सिल्वर रिंग स्नेक दानव ने गुस्से में जो जहर उगला वह वांग ये पर नहीं उतरा। इसके बजाय इसे क्षमता जाल की एक परत द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। मजबूत संक्षारण ने केवल क्षमता नेट की ऊर्जा की खपत की। यू शुएकिन का अपनी क्षमता पर नियंत्रण लगभग सही था। उगता सूरज। वांग ये ने मौके का फायदा उठाया और तुरंत अपनी करीपान चाल का इस्तेमाल किया। यह चाल पहली चाल थी और सबसे तेज आक्रमण भी। इसने सिल्वर रिंग स्नेक दानव के दूसरे विष स्प्रे को बाधित कर दिया और उसकी आक्रमण शक्ति विस्फोटित हो गई। पूर्णता स्तर की रेडसन इवोल्यूशन तकनीक के साथ वांग ये की शारीरिक फिटनेस में जबरदस्त वृद्धि हुई थी और वह पहले ही लेवल 2 आनुवंशिक योद्धा की दहलीज तक पहुंच चुके थे। करीपान तकनीक की शक्ति आश्चर्यजनक थी। शक्तिशाली बल ने चांदी की अंगूठी वाले सांप दानव को उड़ते हुए भेजा। क्रूर, लेकिन यह विच्छेदित नहीं था। वांग ये की पुतलियां तुरंत फैल गईं। न केवल राक्षस जागृत हो गया था, बल्कि यह एक मध्यम श्रेणी के पैशाचिक स्तर के राक्षस के रूप में जागृत हो गया था। वांग ये को यू शुएकिन के लिए बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ। यह सामान्य बात थी कि वह सर्प दानव को नहीं हरा सकती थी। वे दोनों क्षमता उपयोगकर्ता थे, लेकिन सांप दानव की प्रतिभा उससे कहीं बेहतर थी। दुर्भाग्य से सर्प दानव का उससे सामना हो गया। वांग ये बिल्कुल भी नहीं घबराए। उनकी ब्लेड तकनीक स्वाभाविक थी और दूसरी चाल, ड्रोन ब्लेड, पूरी तरह से निष्पादित की गई थी। यह 1000 बिल्लियों जितना भारी था। स्लैश ने सिल्वर रिंग स्नेक दानव के तराजू को चकनाचूर कर दिया, जिससे यह एक खूनी गंदगी बन गई। हालांकि इसने सिल्वर रिंग स्नेक दानव की क्रूरता को भी उत्तेजित किया। सचमुच आसमान से जहर बरस रहा था। यू शुएकिन ने अपने दांत पीस लिए और अपनी सारी शक्ति लगा दी। उसने एक ऊर्जा ढाल को संघनित किया जिसने वांग ये की रक्षा की और उसकी सारी शेष क्षमता तुरंत समाप्त हो गई। चर्चा, चर्चा, चर्चा। जहर वांग ये को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। यू शुएकिन पतन के कगार पर था। वह अब जहर के फैलाव को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसकी चेतना धुंधली हो गई थी और उसकी पलकें भारी थीं, लेकिन वह जानती थी उसके सामने नवागंतुक बहुत मजबूत था, बहुत मजबूत। वह अवश्य जीतेगा। उसने सही दांव लगाया था। बूम! करीपान की रोशनी इंद्रधनुष की तरह चमक रही थी। तीसरी चाल, असंख्य प्रकाश। वांग ये ने अपना सबसे मजबूत हमला बोला। चांदी की अंगूठी वाले सांप दानव ने एक दर्दनाक फुसफुसाहट निकाली। इसकी आंखें उसी तरह अनिच्छा और निराशा से भरी थीं जैसी उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े होने से पहले इंसानों की होती थीं। वांग ये की आंखों के सामने रोशनी चमकने के साथ ही खून बिखर गया। स्तर 2 सांप दानव मारा गया। संभावित अंक 0.26.2 पॉइंट। यह वास्तव में एक मध्यम स्तर का पैशाचिक राक्षस था। एक और क्रॉस लेवल हत्या। वांग ये ने सिल्वर रिंग स्नेक दानव के फटे हुए शरीर में एक बैंगनी काले दानव का कोर देखा। यह सभी जागृति प्रकार के राक्षसों के लिए ऊर्जा का स्रोत था। यह अत्यंत मूल्यवान था। चूंकि नौसिखिया परीक्षण से उसे अपने लाभ का 100% मिलेगा, वांग ये इसे लेने की योजना नहीं बना रहा था। उसने बस अपनी घड़ी का निशाना सांप पर लगाया और उस पर निशान बना दिया। वास्तव में वह इसे भी नहीं ले सका। सिल्वर रिंग स्नेक दानव का दानव कोर बहुत जहरीला था। हे उठ जाओ! वांग ये ने यू शुएकिन के बेदाग चेहरे को जोर से थपथपाया। उसका चेहरा लाल हो जाने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। फिर उसने अपना हाथ उसके बाएं स्तन के नीचे रखा। चांदी के रंग का तकनीकी सूट रेशमी और लोचदार था और वह उसके दिल की धड़कन को हल्के से महसूस कर सकता था। वह अभी भी जीवित थी। वांग ये ने तुरंत अपने लड़ाकू जूते उतार दिए। उसके नाजुक पैर बिल्कुल काले पड़ गए थे। अब उसका अंग काटा जा सकता है। वांग ये ने अपनी पैंट ऊपर की ओर देखा कि उसके पैर धीरे-धीरे बैंगनी काले हो रहे थे। हालांकि सूट बहुत टाइट था और केवल उसकी पिंडलियों तक ही लपेटा जा सकता था। बिना किसी विकल्प के वांग ये ने यू शुएकिन की चिकनी तकनीकी पैंट उतार दी। साफ था कि थोड़ी ही देर में जहर उसकी जांघों तक फैल गया था। तुम्हारी उम्र क्या है? तुमने अभी भी बिल्ली के बच्चे के पैटर्न वाली पैंटी क्यों पहनी हुई है? वांग ये ने अपना टेक सूट उठाया और देखा। उसकी बर्फ जैसी सफेद त्वचा और स्तनों पर बैंगनी काले धब्बे दिखाई देने लगे थे। जहर उसके रक्त परिसंचरण और परिसंचरण तंत्र के माध्यम से पहले ही उसके पूरे शरीर में फैल चुका था। यह आपके भाग्य पर निर्भर करता है। वांग ये ने तुरंत जेडी6 सर्वोद्देशीय मारक औषधि निकाली। उसने यू शुएकिन के चेरी होठों में 2 उंगलियां डाली, उसका मुंह खोला और उसे मारक दवा खिलाई। मैं अंत तक एक अच्छा इंसान बनूंगा। वांग ये ने अपने शरीर की रिकवरी और प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए यू शुएकिन को हीलिंग पोशन HF भी खिलाया। एवोल्वर्स के पास एक मजबूत जीवन शक्ति थी, इसलिए औषधि की 2 ट्यूबें उसकी मदद करने में सक्षम होनी चाहिए। फिर उसने नरम यू शुएकिन राजकुमारी शैली को उठाया और पहाड़ से नीचे गिर गया। वेस्ट कैंप डेटा रिसर्च सेंटर।
धीरे धीरे समय बीतता गया और सुबह 7:00 बजे तक पहुंच गया। यह खत्म हो गया। मुख्य प्रशिक्षक सन ने राहत की सांस ली। नौसिखिया परीक्षण बहुत क्रूर था, लेकिन यह एक ऐसा चरण था जिससे हर नौसिखिए को गुजरना पड़ता था। इवॉल्वर के रूप में राक्षसों से लड़ना और उनके घरों की रक्षा करना उनका कर्तव्य था। कुछ हुआ है? प्रशिक्षक शोधकर्ताओं में से एक डर के मारे उछल पड़ा और उसने स्क्रीन और डेटा की ओर इशारा करते हुए कहा, यह एक छात्र के निशान द्वारा भेजा गया एक दृश्य संदेश है। कंप्यूटर विश्लेषण के बाद यह एक मध्यम श्रेणी का पैशाचिक स्तर का राक्षस है। आप हंगामा क्यों कर रहे हैं? एक वरिष्ठ शोधकर्ता ने अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर कहा, हालांकि नौसिखिया परीक्षण में मध्यम श्रेणी के पैशाचिक स्तर के राक्षस का सामना करने की संभावना अधिक नहीं है, वे 10 में से एक बार दिखाई देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। नौसिखिया शोधकर्ता चौंक गया। यह एक जागरित प्रकार का राक्षस है। यह एक जागरित प्रकार का मध्यम श्रेणी का राक्षस स्तर का राक्षस है। क्या? मुख्य प्रशिक्षक सन की अभिव्यक्ति बदल गई और उनकी नजर बड़े स्क्रीन पर पड़ी। इस समय दृश्य बड़ा हो गया था। सभी शोधकर्ताओं ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और अपनी सांसें रोक लीं। चांदी की अंगूठी वाला सापदानव। यहाँ बड़ा करें। मुख्य प्रशिक्षक सन ने बड़ी स्क्रीन की ओर इशारा किया। जी श्रीमान। बड़ी स्क्रीन पर एक धब्बा तेजी से बड़ा हो गया, जिससे बैंगनी काली रोशनी से संघनित गेंद का एक छोटा सा आधा हिस्सा दिखाई देने लगा। स्तर 2 दानव कोर और सांप में जहर जैसी क्षमता थी। मुख्य प्रशिक्षक सन की अभिव्यक्ति बेहद गंभीर थी। इस प्रकार का जागृति प्रकार का सापदानव निश्चित रूप से आखिरी चीज थी जिसका वे जंगल में सामना करना चाहते थे। वे इसके बिल्कुल करीब नहीं पहुंच सके। नौसिखिया परीक्षण में यह एक बुरा सपना था, लेकिन यह मर चुका था। उसे अनगिनत टुकड़ों में काटा गया था। करीपान भाव। क्या शक्तिशाली करीपान तकनीक है। उसकी काया भी बहुत ऊंची है। मुख्य प्रशिक्षक सन ने अपने समृद्ध अनुभव से निर्णय लेने की उसकी क्षमता की प्रशंसा की। किस नौसिखिए ने छाप छोड़ी? IDW 10122323 वांगिए। परीक्षण मैदान के बाहर एम्बुलेंस और अस्थायी चिकित्सा केबिन पहले से ही मौजूद थे। सुबह 7 बजे के बाद बड़ी संख्या में नौसिखिए सामने आए। वे सभी घायल थे, लेकिन उनके चेहरों पर मुस्कान थी। इवोल्यूशन दवा का इंजेक्शन लगाने और नौसिखिया परीक्षण में जीवित रहने के बाद वे अब सच्चे इवॉल्वर थे। वे इवॉल्वर थे जिनका रुतबा अन्य लोगों से ऊंचा था। भले ही उन्हें जीन पार्क में एक नागरिक पद पर काम करना पड़े, फिर भी उन्हें वह दर्जा और व्यवहार मिलेगा जिससे बेस सिटी में हर कोई ईर्ष्या करता है। वह लोहे का चावल का कटोरा नहीं, बल्कि सोने का चावल का कटोरा था। लुयोंग जमीन पर स्तब्ध होकर मूर्खतापूर्वक हंसता हुआ बैठा रहा। वह उन कुछ नौसिखियों में से एक था जो घायल नहीं हुए थे। उसने वांग ये की बात सुनी और रात में लकड़ी की बाड़ के पास छिप गया। हालांकि उस पर अभी भी एक उत्परिवर्तित राक्षस द्वारा हमला किया गया था, फिर भी वह पूरी तरह से स्वस्थ था और सुबह होने तक जीवित रहा। मुझे आश्चर्य है कि भाई ये कैसे कर रहे हैं। लुयोंग दरवाजे की ओर देखता रहा। अचानक उसकी नजर एक परिचित व्यक्ति पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी और वह तुरंत उठ खड़ा हुआ, उसका स्वागत करना चाहता था। वह किसी को क्यों ले जा रहा था? वांग ये बवंडर की तरह आगे बढ़े। जब वह सामने आए तो हंगामा मच गया। ऐसा नहीं था कि वह प्रसिद्ध था, बल्कि वह बैच 101 की देवी को ले जा रहा था। जियोकिन में क्या खराबी है? अपनी पीठ पर चांदी का भाला लेकर सुंदर हुआंग जिरुई भीड़ के बीच से निकल गया। उसने बेहोश यू शुएकिन को देखा और भौहें चढ़ा लीं। उसे जहर दिया गया है, वांग ये ने संक्षेप में कहा, फिर पूछा, डॉक्टर, क्या सिल्वर रिंग स्नेक का जहर संक्रामक है? क्या आप कहीं भी असहज महसूस करते हैं? डॉक्टर ने ऊपर देखा। मेरे हाथ दुख रहे हैं, वांग ये ने कहने से पहले इसके बारे में सोचा। हालांकि यू शुएकिन भारी नहीं थी, केवल लगभग 45 किलोग्राम थी, फिर भी उसके शरीर पर उपकरण के साथ कुछ वजन था। इसका मुख्य कारण यह था कि वह बोनबरीइंग माउंटेन से पूरे रास्ते तेजी से दौड़ा था और उसके हाथ उसी स्थिति में थे। उसे काफी दर्द महसूस हुआ। यदि आप आश्वस्त नहीं हैं, तो आप रक्त परीक्षण करा सकते हैं, डॉक्टर ने कहा। एक इवॉल्वर का शरीर एक साधारण सिल्वर रिंग सांप के जहर को झेल सकता है, इसलिए यह इतना गंभीर नहीं होना चाहिए। वांग जिरुई ने यू शुएकिन की चोटों को देखा, फिर वांग ये की ओर देखा। यह एक जागृत सिल्वर रिंग स्नेक दानव है। वांग ये ने अपने हाथ हिलाए। एक जागृत पैशाचिक स्तर का राक्षस। आसपास के सभी नौसिखिए अवाक रह गए। वांग जिरुई भी दंग रह गए। बोनबरीइंग माउंटेन पर उसने जो जहर और हड्डियां देखी, वह उसके दिमाग में आ गई और रहस्य सुलझ गया। यह लेवल 2 का राक्षस था। जहर बहुत तेज था। वांग ये आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ऐसे राक्षस से मिलने में सक्षम होने के लिए लड़की की किस्मत वाकई अच्छी थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह एक क्षमतावान उपयोगकर्ता थी। लेवल 2, एक मध्यम दर्जे का पैशाचिक स्तर का राक्षस, एक जागृत विषैला सापदानव। नौसिखिए सभी अवाक रह गए। क्या वे उसी नौसिखिया परीक्षण में भाग ले रहे थे? जरा ठहरिए। फिर आपने जियोकिन को कैसे बचाया? वांग जिरुई ने वांग ये को देखा। उसके पास एक अस्पष्ट विचार था, लेकिन यह बहुत चौंकाने वाला था। मैं राक्षस को मारता हूँ। वांग ये उठे और लापरवाही से कहा, मैं रक्त परीक्षण कराने जा रहा हूँ। सुरक्षित रहना बेहतर था। वह विकास के दौरान अपने शरीर में किसी भी उत्परिवर्तित राक्षस रक्त क्रिस्टल को छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता था। मार डालो। कैसे? वह एक जागृत मध्यम श्रेणी का राक्षस स्तर का राक्षस था। नौसिखिए पूरी तरह से स्तब्ध थे। वांग जिरुई की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उनका अनुमान पक्का हो गया। जाते समय वांग ये की पीठ को देखते हुए और फिर यू शुएकिन को देखते हुए, जो आपातकालीन उपचार के बीच में था, वांग जिरुई ने जल्दी से अपनी घड़ी खोली और कॉल किया। रक्त परीक्षण के बाद वांग ये बैठ गए, फिर उनके घावों को कीटाणुरहित किया और पट्टी बांधी। लंबे समय तक लगभग हर दिन घायल होने के बाद उन्होंने खुद को एक अच्छा डॉक्टर बना लिया था। प्रतिदिन डॉक्टर शू से इंजेक्शन लगवाने के बाद वह उपचार प्रक्रिया से परिचित हो गए। चूंकि वहां बहुत सारे घायल नौसिखिए थे, इसलिए वह मौजमस्ती में शामिल नहीं होना चाहता था। वैसे भी उसे केवल सतही चोटें लगी थीं। धन्यवाद। वांग जिरुई उसकी तरफ चला गया। मुझ पर आपका एहसान है। वह ठीक है। वांग ये ने उसकी ओर देखा। हाँ, सौभाग्य से उसे समय पर वापस भेज दिया गया। अन्यथा वांग जिरुई ने लंबे समय तक डर के साथ अपना सिर हिलाया। भगवान का शुक्र है कि आपने उसे जहर के प्रसार में देरी करने के लिए समय पर JD6 सर्वउद्देशीय एंटीडोट दिया। मैंने बस वह सब कुछ करने की कोशिश की जो मैं कर सकता था। उस समय उसकी जांघें पहले से ही बैंगनी थीं और उसका ऊपरी शरीर विभिन्न आकारों के काले धब्बों से ढका हुआ था। यहाँ तक कि क्षमता वाले उपयोगकर्ता भी लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। वांग ये को यह सुनकर राहत मिली कि यू शुएकिन सुरक्षित है। कम से कम उसके प्रयास और औषधि की 2 ट्यूबें बर्बाद नहीं हुई। कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं हुई? वांग ये ने वांग जिरुई को देखा और महसूस किया कि वह उसे अजीब तरह से देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कहना चाहता था लेकिन रुक गया। यह सिर्फ एक डॉक्टर के दिल से निकला था। वांग ये तुरंत समझ गए। वह मुस्कुराया, फिर तुरंत वहां से खिसकने से पहले खुद को एक सूजनरोधी इंजेक्शन लगाया। क्या मुझे दिखावा करना चाहिए कि मैंने कुछ नहीं सुना? वांग जिरुई कड़वाहट से मुस्कुराया। सुबह 9:00 बजे ट्रायल ग्राउंड के बाहर एक ऑफरोड वाहन रुका और 2 बड़े शॉर्ट कार से बाहर निकले। मुख्य प्रशिक्षक सन के अलावा बेस डिफेंस डिवीजन से विभाग प्रमुख वांग भी थे। नौसिखिए बातें करने लगे। सामान्य अभ्यास के अनुसार नौसिखिया परीक्षण के प्रत्येक बैच की रैंकिंग की घोषणा मुख्य प्रशिक्षक सन द्वारा की जाएगी और पुरस्कार दिए जाएंगे। यह विकास शिविर का पारंपरिक समारोह था। विभाग प्रमुख वांग की उपस्थिति बेहद खास थी। संभ्रांत वर्ग के सभी छात्र वांग जिरुई की ओर देखते थे, जो उदासीन दिख रहे थे।
सभी ने कड़ी मेहनत की है। मुख्य प्रशिक्षक सन ने सभी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो, आज से आप सच्चे इवॉल्वर बन गए हैं। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में आप देश की रक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे और अन्य छात्रों के लिए एक आदर्श बनेंगे। हाँ, प्रशिक्षक, नौसिखियों ने एक स्वर में कहा। इसके बाद मैं इस नौसिखिया परीक्षण की शीर्ष 100 रैंकिंग की घोषणा करूंगा। वू मिंगक्सुन, ली येक्सुआन, चेन जी। जिन नौसिखियों के नाम पुकारे गए उन्हें ट्रायल एलिट्स का स्मारक बैच और साथ ही हेड इंस्ट्रक्टर ली से हुआक्सिया विशेषताओं वाला एक लाल लिफाफा मिला। उसमें पैसे नहीं थे, सिर्फ एक कोड था। यह एक उन्नत रैंक इवॉल्वर की ओर से एक शुभकामना उपहार है जिसने विस्ट कैंप से स्नातक किया है। यह इवॉल्वर बाजार के लिए एक नकद वाउचर है। हेड इंस्ट्रक्टर ली ने भ्रमित भीड़ को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कोटा छोटा नहीं है। कितना? नौसिखियों ने उत्सुकता से पूछा। मुख्य प्रशिक्षक ली मुस्कुराए और 5 उंगलियां फैलाई, न्यूनतम 10,000 युआन है। नवागंतुकों को सुख आश्चर्य हुआ। इवॉल्वर बाजार इवॉल्वर्स के लिए एकमात्र आधिकारिक बाजार था। इवॉल्वर के लगभग सभी हथियार, उपकरण, औषधि और अन्य सहायक वस्तुएं वहां खरीदी गईं। नकद वाउचर पैसे के समान था। यदि भविष्य में आपकी कोई उपलब्धि है तो शिविर और देश को वापस देना याद रखें। मुझे आशा है कि आप पूर्वी बेस सिटी में पहले पूर्णता स्तर के इवॉल्वर बन सकते हैं। हेड इंस्ट्रक्टर ने भीड़ से यह कहते हुए मुस्कुराते हुए कहा। कितना साहसिक सपना है। नौसिखियों ने प्रमुख प्रशिक्षक ली के साथ हंसी मजाक किया। परीक्षण पास करने और आधिकारिक तौर पर स्नातक होने के बाद छात्र शिक्षक संबंध नहीं रह गया था। इस समय मुख्य प्रशिक्षक सन शीर्ष 30 की घोषणा करना शुरू कर रहे थे। रैंकिंग में प्रत्येक वृद्धि के साथ कैश कूपन का कोटा बढ़ने के अलावा 3 प्रमुख इवॉल्वर संस्थानों में प्रवेश की संभावना भी बढ़ गई। 10वां स्थान ली फेंगियन। मुख्य प्रशिक्षक सन ने एक उत्कृष्ट रूकी बैज निकाला और उसे सौंप दिया। धन्यवाद प्रशिक्षक। ली फेंगियन को सुख आश्चर्य हुआ। शीर्ष 10 में प्रवेश करने का मतलब था कि वह निश्चित रूप से 3 विशेष विभागों में से एक में प्रवेश करने में सक्षम होगा। वह बचाव दल में शामिल होना चाहता था, शरणार्थियों को बचाने में योगदान देने के लिए। उसका लाल पैकेट अलग था। नकद कूपन के अलावा एक उपकरण कूपन भी था। इस कूपन के साथ वह लड़ाकू सूट की 4 श्रेणियों, पतले, हल्के, मध्यम और भारी में से एक को चुन सकता था। हालांकि लड़ाकू सूट की कीमत 100,000 युआन से कम होनी थी। विशेष विभागों में प्रवेश करने के बाद आपको अधिक जिम्मेदारियां लेनी होंगी और अधिक खतरों का सामना करना होगा। अपनी सुरक्षा करना याद रखें। प्रमुख प्रशिक्षक ली ने उसे कंधे पर थपथपाया। मैं करूंगा। ली फेंगनियन आभारी थे। 9वां स्थान यूशु। 8वां स्थान हान जिंगबेंग। एक-एक करके विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक अपना पुरस्कार प्राप्त किया। शेष कुछ स्थानों का मूलतः निपटारा कर लिया गया। चौथा स्थान वांग जून। वांग जून, जिसका नाम पुकारा गया था, का चेहरा अविश्वास से भरा था, लेकिन फिर भी उसने उत्कृष्ट रूकी स्मारक बैच ले लिया। नौसिखिया परीक्षण के अंत से पहले आखिरी घंटे तक वह अभी भी दूसरे स्थान पर था। क्या हुआ? इस नौसिखिया परीक्षण के शीर्ष 3 अगले हैं। मुख्य प्रशिक्षक सन ने नहीं रोका। युशुइकिन। उसका आपातकालीन उपचार चल रहा है, इसलिए मैं अस्थायी रूप से उसके लिए उसका बैच रखूंगा। दूसरा स्थान हुआंग जिरुई। नवागंतुकों में हंगामा मच गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि हुआंग जिरुई, जो आधे साल तक वेस्ट कैंप में पहले स्थान पर था, नौसिखिया परीक्षण में असफल हो जाएगा और केवल दूसरा स्थान प्राप्त करेगा। धन्यवाद। हुआंग जिरुई ने बहुत ही सज्जनतापूर्ण तरीके से असाधारण रूकी का स्मारक बैच प्राप्त किया, लेकिन वह प्रमुख प्रशिक्षक ली की ओर नहीं बढ़े। इसके बजाय वह घूम गया और वांग ये की ओर चल दिया। वह मुस्कुराया और हाथ बढ़ाकर कहा, बधाई हो। नौसिखिए अवाक रह गए। लंबे लुयोंग ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और अपना मुंह बंद नहीं कर सका। झाओ जियाओयू, जिसे कोई पुरस्कार नहीं मिला, ने सदमे में अपने होंठ ढक लिए। उसकी आंखें जटिल भावनाओं से भर गईं। दूर से परिचित लेकिन अपरिचित आकृति को देखते हुए उसे आश्चर्य हुआ कि वह इतना ऊपर आ गया था कि वह अब उसे छू नहीं सकती थी। मुख्य प्रशिक्षक सन की तेज और स्पष्ट आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। प्रथम स्थान वांग ये। प्रथम स्थान? क्या उसे प्रथम स्थान ऐसे ही मिल गया? सच कहूं तो जब वांग जिरुई को दूसरा स्थान मिला तो वांग ये को पहले से ही पता था कि वह पहले स्थान पर है। जागृत सिल्वर रिंग स्नेक दानव को मारने के बाद वांग ये ने अनुमान लगाया कि वह शीर्ष 3 में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पहले स्थान पर पहुंचने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन तीसरे स्थान के लिए इनाम बहुत बेहतर लग रहा था। ओह धन्यवाद। वांग ये ने हुआंग जिरुई से हाथ मिलाया, फिर मुख्य प्रशिक्षक सन से एस रूकी बैच लिया, जो नौसिखिया परीक्षण में सर्वोच्च सम्मान का प्रतिनिधित्व करता था। उसकी आंखें चमक उठीं। सोना, वह बुरा नहीं था। जब उसके पास पैसे नहीं होते तो वह इसे बेच सकता था। बहुत बढ़िया। मुख्य प्रशिक्षक सन ने प्रशंसा के शब्द कहे, जो दुर्लभ थे। आपका नेक चरित्र शिविर की बचाव टीम के लिए बहुत उपयुक्त है। क्या आप इवोल्यूशन कैंप में रहने और हुक्सिया में बेघर शरणार्थियों को बचाने के लिए बचाव दल में शामिल होने में रुचि रखते हैं? महान। क्या यह शब्द वास्तव में मुझ पर इस्तेमाल किया जा सकता है? मुझे आश्चर्य है कि प्रशिक्षक को कैसा लगेगा अगर उसे पता चले कि मैंने यू ताऊ को मार डाला है। वांग ये ने मन ही मन जवाब दिया, मैंने अभी तक निर्णय नहीं लिया है। मुख्य प्रशिक्षक को व्यक्तिगत रूप से अस्वीकार करना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वांग ये ने रुकने का फैसला किया। नौसिखिया परीक्षण के शीर्ष 3 छात्र स्वतंत्र रूप से उस विभाग का चयन कर सकते हैं जिसमें वे शामिल होना चाहते हैं। बेस डिफेंस डिवीजन में आए। विभाग प्रमुख हुआंग मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। आप एक विशिष्ट प्रतिभा होंगे जिसे अभिभावक विभाग पोषित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। हम आपको संसाधन उपलब्ध कराएंगे और मैं गारंटी देता हूं कि आप आधे साल के भीतर इंटरमीडिएट रैंक इवोल्वर बन जाएंगे। साथ ही आपको उप विभाग प्रमुख की उपाधि भी प्राप्त होगी। आपका भविष्य उज्जवल है। मुख्य प्रशिक्षक सन ने कहा, आनुवांशिक बंधनों को तोड़ने की कोई 100% संभावना नहीं है, भले ही किसी की शारीरिक फिटनेस 2000 की सीमा तक पहुंच जाए। मध्यवर्ती रैंक विकास फल को अवशोषित करने की सफलता दर केवल 50% है। क्या होगा अगर यह जागृति का फल है? विभाग प्रमुख वांग मुस्कुराए। मुख्य प्रशिक्षक सुन ने पूछा, क्या वांग ये इतना उत्कृष्ट है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कड़ी मेहनत करता है या नहीं और कितनी प्रतिभा दिखा सकता है। विभाग प्रमुख वांग अभी भी मुस्कुरा रहे थे। मुख्य प्रशिक्षक सन ने उपहास करते हुए कहा, तो आप बस एक बड़ी तस्वीर चित्रित कर रहे हैं। जब छात्र 2 बड़े शॉट्स की लड़ाई देख रहे थे तो वे ईर्ष्यालु और उत्सुक थे। अगर जीन पार्क से कोई बड़ा शॉट जुड़ जाए तो यह और भी रोमांचक होगा। भाई वांग ये, आपकी क्या योजनाएं हैं? वांग जिरुई मुस्कुराए। सोने के लिए अपार्टमेंट में वापस जाओ। वांग ये ने हाल ही में हेड इंस्ट्रक्टर ली से इवोल्वर मार्केट का कैश वाउचर और इक्विपमेंट एक्सचेंज कूपन लिया था। वांग जिरुई ने कहा, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। क्या हमारे पास विचार करने के लिए 3 दिन नहीं है? मैं इसके बारे में ध्यान से सोचूंगा। वांग ये इस प्रक्रिया से बहुत परिचित थे। क्या आप एक साथ बेस डिफेंस डिवीजन में जाने में रुचि रखते हैं? वांग जिरुई ने उन्हें आमंत्रित किया। क्या उसने तुम्हें यहाँ एक पैरवीकार के रूप में भेजा था? वांग ये ने विभाग प्रमुख वांग और वांग जिरुई को सुबह सुबह खुशी से बातें करते हुए देखा था। चूंकि उन दोनों का उपनाम हुआंग था, इसलिए उनका रिश्ता स्वयं स्पष्ट था। भले ही वे पिता पुत्र न हों, पर रिश्तेदार अवश्य थे। हुआंग जिरुई ने अपना सिर हिलाया। जीन पार्क अनुसंधान पर केंद्रित है और इवोल्यूशन कैंप जिम्मेदारी पर केंद्रित है। आधार रक्षा प्रभाग अधिक व्यावहारिक है। इससे खेती में देरी नहीं होगी और भविष्य में विकास की संभावनाएं बेहतर होंगी। आंतरिक संघर्ष अधिक तीव्र है। वांग ये ने सिर पर कील ठोक दी। हुआंग जिरुई ने मुस्कुराते हुए कहा, गहन प्रतिस्पर्धा लोगों को प्रशिक्षित करेगी नहीं। इसके अलावा जहां भी लोग हैं वहां प्रतिस्पर्धा होगी।
उस स्थिति में उच्चतम सीमा वाली जगह क्यों नहीं चुनी जाती? आपने मुझे आश्वस्त किया है, वांग ये हुआंग जिरुई की सुंदर उपस्थिति के तहत वही महत्वाकांक्षा महसूस कर सकते थे, लेकिन मैं अभी भी इसके बारे में सोचना चाहता हूँ। मैं आपसे 3 दिन बाद मिलूंगा। इतना कहने के बाद उन्होंने मुख्य प्रशिक्षक सन, प्रमुख प्रशिक्षक ली, विभाग प्रमुख हुआंग और अन्य को अलविदा कहा। फिर वह वेस्ट कैंप के ऑफरोड वाहन में चढ़ गया और कैंप में लौट आया। 1330 इवोल्वर का अपार्टमेंट। रेड सन इवोल्यूशन तकनीक के दुष्प्रभावों को खत्म करने के बाद वांग ये ने दोपहर की एक छोटी सी झपकी ली, फिर एक वीडियो कॉल किया। बड़े भाई, क्या आप सफल हुए? वीडियो में 2 चोटियों वाली एक अंडाकार चेहरे वाली लड़की दिखाई दी। यह उनकी छोटी बहन वांग शिनचेन थी, जो 12 साल की थी और उसने अभी-अभी मिडिल स्कूल का पहला वर्ष शुरू किया था। यह और क्या हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि यह कोई भूत है जो आपसे बात कर रहा है? वांग ये ने मुस्कुराते हुए पूछा, माँ कहाँ है? उन्होंने वीडियो कॉल क्यों नहीं उठाई? उसे जल्द ही वापस आना चाहिए, वांग शिनचेन ने उस समय देखा। क्या वह फिर से अंशकालिक काम पर गई? वांग ये ने अपनी बहन की अभिव्यक्ति से अपनी माँ के बारे में जान लिया, माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उन्हें और आराम करने दो। उन्हें बताओ कि मैं पहले ही एक इवोल्वर बन चुका हूँ और मैं भविष्य में परिवार का समर्थन करूंगा। ठीक है। आप कब वापस आ रहे हैं? वांग शिनचेन ने सिर हिलाया और खुशी से मुस्कुराए और 2 डिंपल दिखाए। परसों रात। कॉल खत्म करने से पहले उन दोनों ने कुछ देर तक खुशी से बातचीत की। मेरी माँ भी वैसी ही है। वह घर बसा नहीं सकती, शुमेंगो ने उसके बगल में धीरे से कहा, वे हमेशा अपने बच्चों को बेहतर जीवन देने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं। माँ। वांग ये ने आह भरी। अगर 5 साल पहले हुई तबाही और इस शरीर के असली मालिक पिता का गायब न होना होता तो परिवार इतना गरीब नहीं होता। भविष्य में आप जैसे एक अच्छे नौसिखिए के साथ आपके परिवार को अंततः एक अच्छा जीवन मिलेगा। शुमेंगो ने वांग ये को उज्ज्वल आंखों से देखा। जब वांग ये वापस आई और उसे इसके बारे में बताया, तो वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। जब वह होश में आई तो उसकी आंखें गीली हो चुकी थीं। उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था कि वांग ये ने पर्दे के पीछे कितना त्याग किया है। वह लगभग हर दिन घायल होता था, लेकिन वह कभी पीछे नहीं हटता था। यह उसका आदमी था। अगर तुम मुझे इसी तरह देखते रहे, तो तुम्हें परिणाम भुगतना होगा, वांग ये ने चिढ़ाया। डॉक्टर शू आज सामान्य से थोड़े अलग थे। शायद वह वर्दी खेल को अनलॉक करने में सक्षम होना चाहिए। चलो फिर, शुमेंगो आकर्षक ढंग से मुस्कुराया। आधे घंटे बाद हुआक्सिया इवोल्वर प्रबंधन केंद्र। वांग ये ने अपने लैपटॉप पर कैमरा चालू किया और चेहरे की पहचान शुरू की। सत्यापन पारित। उसने सुबह ही नौसिखिया परीक्षण पास कर लिया था और उसकी पहचान की जानकारी दोपहर में ही दर्ज कर ली गई थी। यह काफी कुशल है। वांग ये ने एक नया पृष्ठ दर्ज किया कि केवल सच्चे इवोल्वर ही बाध्य आईडी के माध्यम से प्रवेश करने के योग्य थे। प्रति व्यक्ति केवल एक आईडी थी। पेज में 3 मॉड्यूल शामिल थे। प्रकाश से टिमटिमाता तरंगित दर्पण मूनवेव के डी संस्करण जैसा दिखता था। इवोल्वर जानकारी, इवोल्वर बाजार, इवोल्वर फोरम। उन्होंने इवोल्वर सूचना पर क्लिक किया और देखा कि वहां कई उपश्रेणियां थीं। इसमें आनुवंशिक योद्धाओं और क्षमता उपयोगकर्ताओं का परिचय, राक्षस प्रकारों का वितरण, साथ ही जंगल में विभिन्न प्रशिक्षण वीडियो और अनुभव शामिल थे। मूल रूप से इसे इवॉल्व्ड कैंप के इंट्रानेट का उन्नत संस्करण माना जा सकता है। इसके बारे में सबसे खास बात यह थी कि 10 ब्रह्मांडीय राक्षसों की नवीनतम गतिविधियों पर वास्तविक समय के अपडेट थे। ब्रह्मांडीय राक्षस पारलौकिक अस्तित्व थे जो वर्ष 2045 में लाल रोशनी के साथ पतली हवा से प्रकट हुए थे। उन्होंने दुनिया को नष्ट कर दिया, कहर और आतंक फैलाया और वे जहां भी गए जीवन संकट में डूब गया। कोई भी इवॉल्वर उनका विरोध नहीं कर सका। 10 ब्रह्मांडीय राक्षस पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। उन्होंने अपनी ताकत से अनगिनत देशों और आधार शहरों को नष्ट कर दिया है। इसके अलावा वे 10 पूरी तरह से अलग प्रकार के थे। वहां अच्छी तरह से विकसित छाती की मांसपेशियों वाली सुंदर दानव राजकुमारी थी। वहां समुद्र का राजा मरमन था, जिसका शरीर मानव और पूंछ मछली की थी। वहां एक दानव बच्चा था जिसके बाल अभी भी पूरी तरह से नहीं बढ़े थे और जिसकी हंसी भयानक थी। वहां एक विशाल वृक्ष था जो गगनचुंबी इमारतों जितना ऊंचा था और उस पर अजीब फल लगे थे। वहां एक विशालकाय कछुआ था जो एक द्वीप के आकार का था और अज्ञात आयु का था। प्रकाश के 10 लाल बिंदु 10 मृत्यु शगुन के समान थे। अब तक एक भी आधार शहर उनके द्वारा नष्ट होने की संभावना से बच नहीं सका। हुआक्सिया के सबसे करीब 3 है। वांग ये ने गहरी सांस ली। निकटतम हुक्सिया से केवल 775 किलोमीटर दूर था और पूर्वी बेस सिटी 7000 किलोमीटर से भी कम दूर था। सौभाग्य से यह विशाल कछुआ था जो धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था और वह समुद्र के पार था। हुआक्सिया के अपेक्षाकृत निकट दूसरा ब्रह्मांडीय राक्षस उत्तर पश्चिमी बेस सिटी से 1800 किमी दूर था और दूसरा दक्षिण बेस सिटी से 2700 किमी दूर था। फिलहाल वे कोई बड़ा खतरा नहीं थे। ऐसा कहा जा रहा है, यदि मनुष्य ने ऐसे इवोल्वर्स का उत्पादन नहीं किया जो उन ब्रह्मांडीय राक्षसों से मेल खा सकें, तो सर्वनाश और भी बदतर हो जाएगा। मुझे अपनी ताकत बढ़ानी होगी, अन्यथा जब ब्रह्मांडीय राक्षस पूर्वी बेस सिटी पर हमला करेंगे, तो खुद को बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। वांग ये के लिए युवताओं को मारना उसके पक्ष में एक छोटा सा कांटा निकालने जैसा था। सर्वनाश ही वास्तविक संकट था, संपूर्ण मानव जाति के लिए एक संकट। उन्होंने इवोल्वर बाजार जाकर देखा और महसूस किया कि गरीबी ने उनकी कल्पना को सीमित कर दिया है। HF1 हीलिंग पोशन की एक बोतल 10000 युआन। फाइबर से बना सबसे सस्ता पतला लड़ाकू सूट 35000 युआन का था। नौसिखिया परीक्षण में शीर्ष 10 को दिए गए उपकरण विनिमय कूपन का आदान प्रदान केवल एक रक्षा के साथ लड़ाकू सूट के लिए किया जा सकता है, जिसे मुश्किल से मानक माना जा सकता है। वांग ये ने एक-एक करके वस्तुओं को स्कैन किया और जल्द ही पता चला कि युवताओं ने जो फ्लोइंग लाइट कॉम्बैट सूट पहना था, उसकी कीमत 250000 युआन थी। जहां तक हुआंग जिरुई द्वारा पहने गए कपड़े की बात है, तो वह उसे नहीं मिला। हथियारों की कीमत लड़ाकू सूट से भी अधिक थी। सामग्रियों में अंतर और इस तथ्य के कारण कि हथियारों को अधिक विस्तृत डिजाइन और तड़के की आवश्यकता होती है, कीमत अक्सर लड़ाकू सूट की तुलना में दोगुनी होती थी। वांग ये को अब समझ आया कि उसका इनाम कितना महंगा था। उन्हें जीन पार्क की प्रयोगशाला से निजी उपकरणों का एक सेट मिलेगा। उनके मोटे अनुमान में एक पूर्ण लड़ाकू सूट और हथियारों की कीमत शायद 3 मिलियन से अधिक थी, या शायद इससे भी अधिक। इवोल्वर फोरम पर देखने के लिए कुछ खास नहीं था। यह इवोल्वर्स के लिए संवाद करने का एक मंच था। 10 बेस शहरों के इवोल्वर्स ने यहाँ बातचीत की और अपनी व्यक्तिगत राय और सुझाव व्यक्त किए। बहुत उपयोगी जानकारी नहीं थी। वांग ये ने इसके माध्यम से स्कैन किया, फिर अपना कंप्यूटर बंद कर दिया और खेती करना शुरू कर दिया। ताकत परम सत्य थी। दुनिया भर में ब्रह्मांडीय राक्षस कहर बरपा रहे थे और मानवता गिर रही थी, जिससे उसे खतरे का तीव्र एहसास हो रहा था। यह असली सर्वनाश था। सुबह-सुबह खेती के कमरे में वांग ये ने पूरी रात की साधना समाप्त की। उनके लिए कड़ी मेहनत करना एक ऐसी चीज थी जो लंबे समय से उनके डीएनए में अंकित थी। यह बढ़ गया है। वांग ये ने उसके इंटरफेस को देखा। एक दिन के प्रशिक्षण के बाद वह स्तर 1 आनुवंशिक योद्धा 96% से स्तर 2 आनुवंशिक योद्धा 2% तक आगे बढ़े। केवल उसके शरीर में सुधार हुआ था, अन्य कई परिवर्तन नहीं थे। यह उनके जीवन स्तर में कोई छलांग नहीं थी। स्तर 1 से 3 तक आनुवंशिक योद्धाओं को शुरुआती रैंक इवॉल्वर माना जाता था और उनके पास कोई बाधा नहीं होती थी। दूसरे शब्दों में, पूर्णता स्तर की बेसिक रेड सन इवोल्यूशन तकनीक किसी की शारीरिक फिटनेस को प्रतिदिन लगभग 20 अंक तक बढ़ा सकती है। वांग ये ने कुछ गणनाएं की। यह बहुत ऊंचा था।
सीधे शब्दों में कहें तो जब तक उसने अपनी वर्तमान साधना गति को बनाए रखा, वह 1 महीने के भीतर ही सफल हो जाएगा और लेवल 3 का आनुवंशिक योद्धा बन जाएगा। जैसा कि पूर्णता स्तर की अपेक्षा थी, यह एक ऐसा स्तर था जिस तक अधिकांश इवॉल्वर अपने पूरे जीवन में नहीं पहुंच सके। वह सचमुच बेहद प्रतिभाशाली था। बेस डिफेंस डिवीजन, बाहरी गश्ती डिवीजन, उप विभाग प्रमुख का कार्यालय। दस्तक दस्तक, अंदर आए। ग्लो कॉम्बैट सूट पहने यूएनबो चमड़े की कुर्सी पर बैठे थे। उसने अपनी उंगलियां मोड़ ली और अपनी कोनिया डेस्क पर टिका दी। जैसे ही उसने उस व्यक्ति को देखा जो आया था, उसकी बात जैसी आंखें ठंडी रोशनी से चमक उठी। बोलना। ताऊ का शब्द नहीं मिला। यह संभव है कि उसे राक्षसों ने खा लिया हो। केवल उसकी घड़ी मिली है। बाहरी गश्ती दल ने उप विभाग प्रमुख पर नजर डाली, जिसकी अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया। मैं देख रहा हूँ, यू हानचाओ की आवाज ठंडी थी। उनकी नजर कंप्यूटर स्क्रीन पर पड़ी, जहां बैच 101 के लिए वेस्ट कैंप के नौसेखिया परीक्षण की समग्र रैंकिंग दिखाई गई थी। जाओ और कक्षा 23 में ताऊ के सहपाठियों को देखो। देखो कि क्या उसने नौसेखिया परीक्षण के दौरान कुछ कहा या किया। यू हानचाओ ने आदेश दिया। हाँ, विभाग प्रमुख। बाहरी गश्तीकर्ता खड़ा हो गया। रुको। यू हानचाओ ने बाहरी गश्ती दल को रोका जो जाने वाला था। इसके अलावा जाओ और वांग ये को भर्ती करो, जिसने नौसेखिया परीक्षण में पहला स्थान हासिल किया है। हम बेस डिफेंस डिवीजन में केवल दूसरे स्तर के विभाग हैं। वह शायद हम पर विचार नहीं करेगा। बाहरी गश्तीकर्ता झिझक गया। उसे बताएं कि यदि वह बाहरी गश्ती विभाग में शामिल हो जाता है, तो उसकी स्थिति लगातार 2 स्तरों तक बढ़ जाएगी। उसे तुरंत एक मध्यवर्ती गश्ती दल की उपाधि और उपचार प्राप्त होगा। उसे प्रशिक्षण योजना का उच्चतम मानक भी दिया जाएगा और वह जो भी शर्तें बता सकता है, उन्हें पूरा किया जाएगा। यू हानचाओ ने कहा। यह नियमों के विरुद्ध है। बाहरी गश्तीकर्ता की आवाज बहुत धीमी थी। नियम मर चुके हैं। यूएनबो की आंखों में चमक आ गई। जब तक आप उसे यहाँ नहीं लाते, तब तक मैं वह भुगतान करूंगा जो कवर नहीं किया गया है। इवॉल्वर का अपार्टमेंट, कमरा 714। रिंग। पूरी रात खेती करने के बाद वांग ये, जो नाश्ता कर रहे थे, को एक संदेश मिला। उसकी आंखें चमक उठी। आपकी डिजिटल मुद्रा खाता आय 175200 युआन। सोने की उनकी पहली बाल्टी। आखिरकार उसके पास पैसा था। ऐसा लगता है कि सिल्वर रिंग स्नेक दानव का दानव कोर बहुत मूल्यवान है। वांग ये ने कुछ गणनाएं की। उसने नौसेखिया परीक्षण में 60 से अधिक निम्न श्रेणी के राक्षस स्तर के राक्षसों को मार डाला था। 100% शेयर के आधार पर उसे लगभग 120000 से 130000 की कमाई होनी चाहिए। केवल चांदी की अंगूठी वाला सांप दानव ही बचा था। पूरे 50000 युआन। मैं इसे केवल औषधि की 2 ट्यूबों के रूप में मानूंगा। वांग ये ने यू शुएकिन से पैसे मांगने के बारे में नहीं सोचा। कोई आदमी ऐसा काम नहीं करेगा। वह अब लेवल 2 जेनेटिक योद्धा था, इसलिए पैसा कमाना मुश्किल नहीं था। नौसेखिया लाभ के बिना भी 50% कटौती का मतलब है कि वह प्रति राक्षस स्तर के राक्षस के लिए 1000 युआन के औसत के लिए प्रति दिन 20000 से 30000 कमाने में सक्षम होगा। घंटी। दरवाजे की घंटी बजी। वांग ये आश्चर्यचकित थे। उसने डॉक्टर शू की ओर देखा, जो नाश्ता बनाने और अपने सुबह के व्यायाम से थक जाने के बाद सो गए थे। फिर दरवाजा खोलने के लिए उठे। खड़खड़ाहट। उसने दरवाजा खोला और एक परिचित व्यक्ति को देखा। लड़की ने अपने बालों को पोनीटेल में बांध रखा था और वह शुद्ध और सुंदर लग रही थी। कैंप का स्टैंडर्ड कॉम्बैट सूट उस पर गीला और आरामदायक लग रहा था। उसके हाथ उसके शरीर के सामने थे, नाश्ते का थैला थामे हुए। जब उसने उसे अपनी ओर देखते हुए देखा, तो उसने एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरी। सुप्रभात, वांग ये। झाओ जियाओयू ने हल्का मेकअप किया था, जिससे लड़कियों जैसा माहौल मिल रहा था। मैंने नाश्ता खरीदा। क्या आप? जब झाओ जियाओयू ने दरवाजे की दरार से मेज पर नाश्ता देखा तो उसकी मुस्कान ठिठक गई। हालांकि वह तुरंत संभल गई। क्या आपके पास बाद में समय है? क्यों? वांग ये ने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। झाओ जियाओयू ने अपने गुलाबी होंठ काटे। क्या हम कमरे में बात करें? क्या वह झाड़ी के आसपास घूम रही थी? क्या आपने इसके बारे में सोचा है? वांग ये ने सीधे अपनी पूर्व प्रेमिका, इस शरीर के पहले प्यार की असली मालिक, की ओर देखा। झाओ जियाओयू को तुरंत ऐसा महसूस हुआ मानो उसे देख लिया गया हो। वह उसकी नजरों से बच गई और गर्दन से कान तक शर्मा गई। नहीं, मैंने नहीं किया। क्या ऐसा है? फिर जब आप इस पर विचार कर लें तो वापस आए। वांग ये ने कहा। झाओ जियाओयू की अभिव्यक्ति कई बार बदली जब उसने अपनी उंगलियों को एक साथ रगड़ा। उसकी आवाज मच्छर की तरह नरम थी। लेकिन अगर आप वास्तव में इसे चाहते हैं, तो यह है। यह असंभव नहीं है। इतना कहने के बाद उसने अपना सिर नीचे कर लिया और वांग ये की ओर देखने की हिम्मत भी नहीं की। आप कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता। वांग ये ने शांति से अपने सामने लड़की की ओर देखा। उसकी शर्म तुरंत गुस्से में बदल गई। उसका चेहरा लाल हो गया और वह पैर पटकते हुए भागी। कुछ महीने पहले इस शरीर के मूल मालिक की उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करने की छवि वांग ये के दिमाग में उभरी। बदले में उसे ठंडी हिंसा और एक तरफा ब्रेकअप का सामना करना पड़ा। क्या ऐसी औरत इसके लायक थी? जंगल में प्रस्थान करने का समय। वांग ये ने डार्क लाइट कॉम्बैट सूट पहना था जो उसने कल इवोल्वर बाजार से खरीदा था। यदि उसने उपकरण कूपन का उपयोग नहीं किया तो यह बर्बादी होगी। जीन पार्क के निजी उपकरणों को अनुकूलित करने की आवश्यकता थी, इसलिए यह उतना तेज नहीं था। यह कहना होगा कि डार्क लाइट कॉम्बैट सूट की रक्षा शिविर के मानक लड़ाकू सूट से काफी बेहतर थी। इससे उनकी चोट की दर बहुत कम हो गई। लेवल 1 कुत्ते राक्षस को मार डाला। संभावित बिंदु 6.2 to 6.72 पॉइंट। वांग ये ने अपना ब्लेड उठाया और आसानी से एक निम्न स्तरीय पैशाचिक राक्षस को मार डाला। लेवल 2 आनुवंशिक योद्धा की शारीरिक फिटनेस और निपुण स्तर की रेडसन सेबर तकनीक के साथ उसकी आक्रमण शक्ति निम्न स्तर के राक्षसों को आसानी से कुचल सकती है। जैसा कि अपेक्षित था, यह केवल 0.5 है। वांग ये आश्चर्यचकित नहीं थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस बिंदु पर उसने उत्परिवर्तित राक्षसों को मारने के बाद केवल 0.02 संभावित अंक अर्जित किए थे। अपने से एक स्तर नीचे के राक्षस को मारने से उसे मानक संभावित अंकों का केवल 50% मिलेगा और अपने से 2 स्तर नीचे के राक्षस को मारने पर उसे केवल 20% मिलेगा। इसने उसे अपने से कहीं कमजोर राक्षसों को मारकर संभावित अंक अर्जित करने के लिए शॉर्टकट अपनाने से रोका। यह उसके युद्ध अनुभव की वृद्धि के लिए लाभदायक नहीं था। स्थान बदलने का समय। वांग ये बहुत स्पष्टवादी थे। उन्होंने सदैव कार्यकुशलता का अनुसरण किया था। चूंकि उत्तर में काम नहीं हो रहा था, इसलिए वह पश्चिम की ओर चला गया। हालांकि यह पश्चिम में अपेक्षाकृत अधिक खतरनाक था। मध्यम श्रेणी के राक्षस स्तर के राक्षसों की संख्या उत्तर की तुलना में बहुत अधिक थी। 3 घंटे बाद डॉन ब्लेड। वांग ये की करीबान आग की तरह चमक रही थी और रेडसन सेबर तकनीक अतुलनीय रूप से भयंकर थी। हालांकि उसे अभी भी खरोंचें आई थीं, डार्क लाइट कॉम्बैट सूट की रक्षा ने उसे केवल कुछ सतही चोटों का सामना करने की अनुमति दी। स्तर 2 चूहे राक्षस को मार डाला। संभावित अंक 15.78 15.78 पॉइंट। 2 अंक। वांग ये ने सिल्वर रिंग स्नेक दानव को याद किया जिसे उसने नौसेखिया परीक्षण के दौरान मार डाला था। उसने तब 6 संभावित अंक प्राप्त किए थे, लेकिन उस समय वह अभी भी स्तर 1 आनुवंशिक योद्धा था। मेरे स्तर से ऊपर की हत्या से प्राप्त संभावित अंक 150% है, इसलिए उसी स्तर पर जागृति प्रकार के राक्षस दोगुने संभावित अंक प्रदान करते हैं। वांग ये ने पैटर्न का लगभग पता लगा लिया था। सीधे शब्दों में कहें तो मजबूत और दुर्लभ राक्षसों को मारने से उसे अधिक संभावित अंक मिलेंगे और इसके विपरीत
अगर मैं सावधान रहूं तो मध्यम श्रेणी के पैशाचिक स्तर के राक्षसों का शिकार करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यह मेरे युद्ध के अनुभव को बेहतर बनाने का एक अच्छा अवसर है। हालांकि एनकैंपमेंट नंबर 3 के पश्चिम में पैशाचिक स्तर के राक्षसों की संख्या बहुत बढ़ गई थी, फिर भी यह नौसेखिया परीक्षण के दौरान घनत्व से बहुत दूर थी। तुलनात्मक रूप से कहें तो यह अधिक सुरक्षित था। रात में वांग ये ने चुपचाप स्वयं पूर्णतास्तरीय रेडसन इवोल्यूशन तकनीक विकसित की। डॉक्टर शु फिर से थक गए थे। एक रात में लेवल 3 जेनेटिक योद्धा बनने की दिशा में उनकी प्रगति 2% से बढ़कर 6% हो गई। उनकी शारीरिक फिटनेस के सुधार में कोई बाधा नहीं आई। वह अभी भी अपनी सीमा से कोसों दूर था। वह अपनी सीमा के जितना करीब पहुंचेगा, उसके शरीर को बेहतर बनाना उतना ही कठिन होगा। एक शुरुआती रैंक इवोल्वर की भौतिक सीमा 2000 के आसपास थी। स्तर 2 500 से स्तर 3 1000 तक खेती का मार्ग सुगम था। उसे बस कड़ी मेहनत करने की जरूरत थी। आज की शिकार दक्षता कल से अधिक होनी चाहिए। वांग ये ने डार्क लाइट कॉम्बैट सूट पहना, रेड सन सेबर लिया और जंगल में जाने के लिए तैयार हो गए। कल वह पश्चिम में नए वातावरण की खोज और अनुकूलन कर रहा था। उन्होंने मध्यम श्रेणी के पैशाचिक स्तर के राक्षसों के खिलाफ युद्ध के अनुभव को जमा करने पर ध्यान केंद्रित किया था और पूरी तरह से बाहर नहीं गए थे। फिर भी उसे अभी भी 20 संभावित अंक प्राप्त हुए। आज उनका लक्ष्य 30 संभावित अंक था। लेकिन उससे पहले उन्होंने बेसिक रेड सन सेबर को समतल करने का निर्णय लिया। युद्ध शक्ति बढ़ाना उनकी प्राथमिकता थी। दरार। वांग ये ने दरवाजा खोला और दंग रह गए। यू शुएकिन, जो दरवाजे के बाहर था, भी स्तब्ध रह गया। वह 10 मिनट पहले ही वहां थी, लेकिन वह दरवाजे पर ही रुकी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वांग ये को कैसे धन्यवाद दिया जाए। जब वांग ये ने दरवाजा खोला तो दोनों ने अवाक होकर एक दूसरे को देखा। जियाओ लुंगबाओ। नहीं। वांग ये ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और सुंदर यू शुएकिन से कहा, आप ठीक हो गए हैं। हाँ धन्यवाद। यू शुएकिन ने एक अप्राकृतिक मुस्कान बिखेरी। ओह, ऐसा लग रहा था जैसे वह सुंदर नहीं थी। उसे बस सामाजिक संपर्कों का डर था। वांग ये ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, आपका स्वागत है। क्या कुछ और है? यू शुएकिन को नहीं पता था कि कैसे उत्तर दूं। उसने केवल अवचेतन रूप से अपना सिर हिलाया। अगर और कुछ नहीं है तो मैं चला जाऊंगा। वांग ये ने यू शुएकिन की ओर हाथ हिलाया और तेजी से चले गए। वांग ये के जाते ही उसकी पीठ को देखते हुए यू शुएकिन का तनावग्रस्त दिल शांत हो गया और उसके दिल पर उसकी अच्छी छाप छूट गई। मुख्य प्रशिक्षक सही थे। वह एक महान चरित्र के व्यक्ति थे। हालांकि उसने उसकी जान बचाई थी, लेकिन वह उसका पैसा या उसका शरीर नहीं चाहता था। इसके अलावा जब वह उठी तो उसका कॉम्बैट सूट बरकरार था और उसके शरीर में कोई खराबी नहीं थी। वह सचमुच एक सज्जन व्यक्ति थे। वह वास्तव में सुंदर है। उसकी त्वचा बहुत नरम और चिकनी है। मैं वास्तव में एक एसपीए करना चाहता हूँ। वांग ये को खूबसूरत महिलाएं पसंद थीं, लेकिन वह जानबूझकर उन्हें खुश करने की कोशिश नहीं करता था। इसके अलावा उनके अनुभव के आधार पर जिस व्यक्ति को सामाजिक मेलजोल से डर लगता हो, उसके साथ सामान्य संबंध बनाए रखना सबसे अच्छी दूरी होगी। जरूरी नहीं कि वे दूसरों के साथ बातचीत करने से डरते हों, लेकिन अगर शुरुआत में अपरिचित लोग उनके बहुत करीब होते तो उन्हें दबाव महसूस होता, भले ही वह उसके शरीर के लिए तरसता हो। एक दोस्त के रूप में रिश्ता शुरू करना सबसे अच्छा था। उसे धैर्य रखना होगा। छावनी संख्या 3 बहुत जीवंत थी क्योंकि ऑफरोड वाहन आते और जाते थे। वांग ये, हम फिर मिलेंगे। हुआंग जिरुई अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ आगे बढ़े। क्या आपके पास मेरे बारे में कोई विचार है? वांग ये ने हुआंग जिरुई को देखा। क्या ये सभी अमीर बच्चे इतने आजाद थे? एक उसका दरवाजा बंद कर रहा था, जबकि दूसरा पड़ाव नंबर 3 पर उसका इंतजार कर रहा था। हमें कल आवेदन जमा करना है। क्या आपने सोचा है कि आप कहाँ जा रहे हैं? हुआंग जिरुई मुस्कुराए। मुझे बहुत सारे प्रस्ताव मिले हैं, इसलिए मुझे सावधानी से विचार करना होगा। वांग ये को पिछले 2 दिनों में 3 प्रमुख संगठनों से कई निमंत्रण मिले थे। उनमें से कुछ तो उनसे मिलने भी आए। हुआंग जिरुई ने सिर हिलाया और पूछा, ठीक है, क्या आपने जियोकिन को देखा? मुझसे क्यों पूछें? वांग ये ने उत्सुकता से पूछा। हुआंग जिरुई ने वांग ये की ओर देखा। जागने के बाद उसने सबसे पहले जो काम किया वह तुम्हें ढूंढना था। कम से कम उसके पास दिल तो है। वांग ये ने सिर हिलाया। लेकिन जानबूझकर नहीं। उसने इनाम के रूप में एक भी तांबे के सिक्के का उल्लेख नहीं किया। क्या उसे कम से कम औषधि की उन 2 ट्यूबों की प्रतिपूर्ति नहीं करनी चाहिए? वांग ये ने अपने दिल में शिकायत की। इंतजार पूर्ण भेद से आता है। वांग ये की अचानक मुस्कुराहट ने हुआंग जिरुई को अनजाने में एक छोटा कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वह जो शब्द कहना चाहता था, उसने उसे दबा दिया। तुम क्या करना चाहते हो? आपने क्या कहा कि जंगल में नौसेखियों के लिए आवश्यक वस्तुएं होनी चाहिए? वांग ये ने बहुत सोचा। उपचार, औषधि और मारक। हुआंग जिरुई ने संकोच नहीं किया। मैं उन्हें लाना भूल गया। वांग ये अच्छे मूड में थे। वह सुबह सुबह पैसे कमा रहा था। अपने मौजूदा वित्तीय संसाधनों के साथ उनके पास पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन घाटा सहना कोई आशीर्वाद नहीं था। किसी को बचाने के लिए अपनी जेब से भुगतान करने का कोई कारण नहीं था। अगर इस बार उन्होंने अपनी जेब से भुगतान किया, तो क्या अगली बार उन्हें अपनी किडनी से भुगतान करना पड़ेगा? डिंग। उसके फोन पर एक मैसेज आया। आपके डिजिटल मुद्रा खाते को 28580 युआन प्राप्त हुए हैं। वांग ये ने संदेश पर नजर डाली और उसका दिल शांत हो गया। ये तो बस थोड़ा सा पैसा था। उसने कल नौसेखिया मुकदमे में क्रूर राक्षसों को मारकर 175200 कमाए थे। उन्होंने 100,000 युआन का नकद कूपन और 100,000 युआन का उपकरण एक सचेंज कूपन भी प्राप्त किया। अमूल्य व्यक्तिगत लड़ाकू वर्दी पुरस्कार के अलावा यह माना जा सकता है कि उसने गरीबी का दौर पार कर लिया है। मेरी तुलना अभी भी किसी सेलिब्रिटी से नहीं की जा सकती। वांग ये ने सेलिब्रिटी की वैन को देखा जो जंगल में फिल्म बना रही थी। उन्हें वास्तव में केवल पैसों की परवाह थी, अपनी जान की नहीं। हालांकि वे छावनी संख्या 3 के पास थे, पैशाचिक स्तर के राक्षस भी प्रकट हो सकते थे। चलो आज नानहू पार्क चलते हैं। वांग ये ने गति बढ़ानी शुरू की। लक्ष्य 30 संभावित बिंदु। नन्हू पार्क लेनक्सिन झील के दक्षिण में स्थित था। झील का किनारा पैशाचिक स्तर के राक्षसों से भरा हुआ था और उच्च श्रेणी के राक्षसों की कोई कमी नहीं थी। वांग ये नानहू पार्क के बाहरी किनारे पर गए। इससे पहले हुआंग जिरुई ने उन्हें शिकार के लिए यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया था। वहाँ बहुत सारे पौधे थे। झील के पानी में मौजूद इवोल्यूशन पदार्थ की मात्रा लगभग इवोल्यूशन औषधि के बराबर थी। हालांकि इसकी तुलना रक्त सागर के पानी से नहीं की जा सकती, लेकिन दूर से कोई भी लाल रोशनी देख सकता है। इसका विकास पदार्थ लाल बारिश की तुलना में बहुत अधिक सघन था। पैशाच स्तर का छिपकली राक्षस। वांग ये की धारणा उत्कृष्ट थी। एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में जागृति ने न केवल उसकी चेतना को मजबूत किया, बल्कि आसपास के वातावरण के बारे में उसकी धारणा को एक आनुवंशिक योद्धा से कहीं अधिक बेहतर बना दिया। हालांकि पैशाचिक स्तर का छिपकली राक्षस बहुत अच्छी तरह से छिपा हुआ था, उसकी आंखें रडार की तरह थीं। जी। स्तर 2 छिपकली राक्षस मारा गया। संभावित अंक 26.88 to 8.88 पॉइंट। यह एक अच्छी शुरुआत थी, जैसी नानहू पार्क की अपेक्षा थी। वांग ये को कल केवल 3 मध्यम श्रेणी के पैशाचिक स्तर के राक्षस मिले थे, लेकिन आज उन्हें पहले ही एक मिल गया था। मुझे इसे आराम से लेना चाहिए, ऐसा न हो कि मैं बाद में बहुत गहराई में चला जाऊं। लेनक्सिन झील जितनी करीब पहुंची, वह उतनी ही खतरनाक थी। अपनी मौजूदा ताकत के साथ अगर उसका सामना किसी उच्च श्रेणी के पैशाचिक स्तर के राक्षस से होता तो वह एक मुश्किल स्थिति में होता। 3 घंटे बाद वांग ये हुआंग जिरुई से टकराया, जो प्रशिक्षण के लिए भी आया था।
कुछ अनुभवों का आदान प्रदान करने के बाद वे अपने अपने रास्ते चले गए। वह पहले से ही लेवल 2 आनुवंशिक योद्धा है। वांग ये वांग जिरुई की ताकत से आश्चर्यचकित नहीं थे। स्नातक परीक्षा में शीर्ष छात्र के रूप में जिसके पास समर्थन के लिए एक मजबूत पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, वांग जिरुई की निचली सीमा एक इंटरमीडिएट रैंक इवोल्वर थी। भविष्य में वह बैच 101 में सबसे अधिक उपलब्धि हासिल करने वाला व्यक्ति बन सकता है, अर्थात यदि वह अस्तित्व में नहीं था। दोपहर 4 बजे वांग ये ने एक मध्यम श्रेणी के पैशाचिक स्तर के भेड़िया राक्षस को मार डाला जो कहीं से प्रकट हुआ था। झील की विशेष प्रकृति के कारण इसने कई पैशाचिक स्तर के राक्षसों को आकर्षित किया। मेरे संभावित अंक 50 से अधिक हो गए हैं। वांग ये ने कुछ गणनाएं की। आज की दक्षता मूल रूप से प्रति घंटे 3 संभावित बिंदुओं पर बनी रही, जो कल की तुलना में 30% अधिक थी। आय के लिए भी यही बात लागू होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज बिना किसी खरोंच के एक और दिन था। उसने इंटरफेस खोला और उसकी चेतना प्लस चिन्ह पर आ गई। चेतना के क्षेत्र में उन्होंने दिन रात रेड सन सेबर तकनीक का अभ्यास किया। उन्होंने राइजिंग सन, डॉन ब्लेड और मैरियल लाइट की 3 चालों में लंबे समय तक महारत हासिल की थी। वे पूरी तरह से जुड़े हुए थे और उनका सहयोग बेहद मौन था, जिससे बुनियादी करीपान चालों का एक पूरा सेट तैयार हुआ। हजारों अभ्यासों के बाद अंततः उसने करीपान चालों के पूरे सेट में महारत हासिल कर ली। बेसिक रेड सन सेबर तकनीक, महारत पूर्णता। उसकी आंखों के सामने एक फीकी रोशनी आ गई और उसकी युद्ध क्षमता दूसरे स्तर तक बढ़ गई थी। वांग ये ने रेड सन सेबर लहराया और एक अलग एहसास हुआ। एक रूढ़िवादी अनुमान यह है कि मेरी युद्ध क्षमता 20% से अधिक बढ़ गई है। वांग ये अपनी वर्तमान स्थिति से बहुत संतुष्ट थे। विशेष विभाग में शामिल होने से पहले उसने पहले ही अपनी युद्ध शक्ति को सीमा तक बढ़ा लिया था। अगला कदम हमत। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके परिवेश में कुछ गड़बड़ है। यह भयानक रूप से शांत था। वांग ये ने लगभग अवचेतन रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसकी 6 इंद्रियां तेज थीं और वह तुरंत पीछे हट गया। हवा से कुछ टकराया। पिताजी। वह उसी स्थान पर गिरा जहां वह अभी खड़ा था और एक चौकोर चट्टान पूरी तरह से टूट गई। एक वृक्ष राक्षस। वांग ये जल्दी से पीछे हट गए। कोड़ा एक बार फिर बरसा। उसके हमले की गति भयानक थी। इस बार वह इसे पूरी तरह से चकमा देने में कामयाब नहीं हुए। अपने रेड सन सेबर से रोकने के बाद चाबुक की शेष शक्ति डार्क लाइट कॉम्बैट सूट पर गिरी। जैसे कोई चाकू उसे काट रहा हो, सूट में एक छेद दिखाई दिया और वह तुरंत लहूलुहान हो गया। वांग ये के दिल से खून बह रहा था। उनका 100,000 युआन का लड़ाकू सूट। अभी तो दूसरा ही दिन था। वांग ये धीमे नहीं हुए। उसने गति का अनुसरण किया और उनके बीच की दूरी बढ़ाने के लिए जमीन पर लात मारी। अभी पेड़ के चाबुक की शक्ति को देखते हुए जिस पेड़ राक्षस ने उस पर हमला किया था, वह संभवतः उच्च श्रेणी का राक्षस स्तर का राक्षस था। विकास के बाद राक्षस सभी प्राणियों का सामूहिक नाम था। कोई भी जीवित प्राणी विकसित होने के लिए रक्तसागर के पानी या लाल बारिश को अवशोषित कर सकता है। पौधों के जीवन रूपों का विकास इसलिए कठिन था क्योंकि उनकी बुद्धि बहुत कम थी। हालांकि झील के किनारे कुछ पौधे झील के पानी में बड़ी मात्रा में विकास पदार्थ को अवशोषित करने के बाद सफलतापूर्वक विकसित हुए थे। कपूर वृक्ष राक्षस। वांग ये ने दूर स्थित 20 मीटर ऊंचे कपूर के पेड़ को देखा। उसका तना लोहे के समान मोटा था। अभी जिस चीज ने उस पर हमला किया वह उसकी शाखाएं थीं। वे तंबू और चाबुक की तरह हवा में लहराए। इस वृक्ष राक्षस में एक परपीड़क के रूप में बहुत अधिक संभावनाएं थीं। लड़ो। लड़ाई नहीं। पहल उनके हाथ में थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि पैशाचिक स्तर के वृक्ष राक्षस की आक्रमण सीमा सीमित थी। यह हिल नहीं सका। वांग ये ने हुआक्सिया इवोल्वर सेंटर की इवोल्वर सूचना श्रेणी में कुछ क्षेत्रीय अनुभव साझा करते हुए देखा था। मैं अपने करीपान कौशल का अभ्यास कर सकता हूं। वांग ये ने तुरंत निर्णय लिया। पेड़ के राक्षस के हमले की दूरी की गणना करने के बाद उसने अपने दाहिने पैर से एक कदम आगे बढ़ाया, जिससे कपूर के पेड़ पर फिर से हमला हो गया। फिर वह पीछे हट गया और अपनी करीपान का प्रयोग किया। उगता सूरज। रेड सन सेबर तकनीक की शुरुआती चाल बाद की 2 चालों का संपर्क बिंदु भी थी। इसकी आक्रमण गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। टकराना। पूर्णता स्तरीय करीपान तकनीक ने अपनी ताकत दिखाई और कपूर वृक्ष राक्षस की शाखाओं को चकनाचूर कर दिया। वह वृक्ष राक्षस से लड़ सकता था। वांग ये पीछे हट गए और कैंफर वृक्ष राक्षस के हमले से बच गए। इसके बाद उसने दोबारा हमला कर दिया। ची ची ची। करीपान के बाद करीपान को काट दिया गया और वांग ये के हमले तेज थे। वाह। हमलों के बवंडर के बाद शाखाएं और पत्तियां पूरी जमीन पर बिखर गईं। केवल 5 मिनट में मूल रूप से हरा भरा कैंफर पेड़ राक्षस एक गंजा पेड़ बन गया था। यदि आप में क्षमता है तो दौड़ें। वांग ये ने अपनी करीपान पकड़ रखी थी और बिना किसी रोक टोक के पास आ गया। पेड़ काटना। एक के बाद एक ब्लेड। पूर्णता स्तर की रेड सन सेबर तकनीक की शक्ति उजागर हुई। यहाँ तक कि रक्षा में विशेषज्ञता रखने वाला एक उच्च श्रेणी का राक्षस स्तर का राक्षस भी इसका सामना नहीं कर सका। टकराना। गंजा पेड़ जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों के सामने रोशनी चमक उठी। स्तर 3 वृक्ष राक्षस मारा गया। संभावित अंक 0.126.12 पॉइंट।